vibe acelerada, no Prada, no Prada, no vibe acelerada. Gatinha rebola. अध्याय 201 ये बच्चा तो पटाखे भी जला सकता है। ये देखकर जियाओयान चौंक गया और उसने डर के भाव से ये मिंग को घूरना शुरू कर दिया। इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है जिसका पूरा शरीर आग की तरह चमक रहा है और जो गोलियां चला रहा है। मैंने तो सिर्फ राक्षसों के आत्मा बनने के बारे में ही सुना है, लेकिन क्या मशीन गन भी आत्मा में परिवर्तित हो सकती है। शिशोधन क्षेत्र में बचा हुआ अधेड़ उम्र का व्यक्ति हौंकते हुए डर के मारे पीछे हट गया। आधुनिक आग्नेयास्त्र इन मार्शल आर्टिस्टों के लिए डरावने नहीं है, लेकिन ये बच्चा किस तरह का राक्षस है जो स्पष्ट रूप से एक इंसान है, फिर भी आग की लपटों से घिरा हुआ है और गोलियां चला रहा है। शिशोधन क्षेत्र में मौजूद अधेड़ उम्र के व्यक्ति को यह बात समझ नहीं आई, इसलिए वह सावधानीपूर्वक पीछे हट गया। ये देखकर ये मिंग ने पीछा करना छोड़ दिया और शेन होंगे से एक सवाल पूछने के लिए मुड़ गया। बूढ़े शेन, क्या तुम ठीक हो? युवक, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर शेन होंगे ने अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त की। वहां मौजूद कई लोगों में से काफी लोग उनके पुराने परिचित थे, लेकिन डोंगलू और जिंदुतान के विशेषज्ञों के सामने उन्होंने एक सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं की। उन्हें बचाने की पेशकश करना तो दूर की बात थी। इससे शेन होंगे बेहद निर्दयी महसूस करने लगा और साथ ही वह ये मिंग के प्रति और भी अधिक कृतज्ञ हो गया। ऐसा लगता है कि ये मिंग के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। परिवार के बाकी मुखिया डर से कांप रहे थे। डोंगलू और जिंदाओतांग ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें नाराज करना वे बर्दाश्त कर सके। अब जब ये मिंग ने जिंदाओतांग के एक विशेषज्ञ को मार डाला था तो हालात निस्संदेह और भी ज्यादा पेचीदा हो गए थे। ये देखकर ली चेंगमिंग और सोन चांग ने आह भरी और फिर अचानक हमला कर दिया, जिससे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे जिंदाओतांग के विशेषज्ञ खदेड़ दिए गए। जब हालात इस मुकाम पर पहुंच गए थे तो ली चेंगमिंग और सोन चांग के पास अपनी पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पहले वे विरोध करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी भी उनके पास कुछ विकल्प मौजूद है, लेकिन अब जब ये मिंग ने कार्रवाई कर दी है तो भले ही वे आत्मसमर्पण कर दें, अंत में उनका अंजाम अच्छा न हो। चौंकने के बाद शियाओयान जल्दी ही होश में आ गया। ये बच्चा अपने पूरे शरीर से गोलियां चला सकता है। यह अविश्वसनीय है, लेकिन अभी जो हुआ उसे देखते हुए ये गोलियां ची रिफाइनिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी गोलियां ज्यादा से ज्यादा ची रिफाइनिंग दायरे से नीचे के मार्शल आर्टिस्टों को ही मार सकती है। ये सोचते हुए शियाओयान ने अपना हाथ हिलाया। ची रिफाइनिंग क्षेत्र के सभी योद्धा, हमला करो, इस बच्चे को मार डालो। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के ब्रोकेड ब्लेड हॉल के कई विशेषज्ञों ने अपने सिकाडा विंग ब्लेड निकाले और ये मिंग पर जमकर वार किए। अगर ची रिफाइनिंग क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके शियाओयान जैसे मार्शल आर्टिस्ट भी इस समस्या को देख सकते हैं, तो ची इंडक्शन क्षेत्र के विशेषज्ञ इसे कैसे नहीं देख पाएंगे। अब जब उन्हें पता चल गया है कि ये मिंग की गोलियां उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है। ये मिंग पर 4 या 5 शिशोधन क्षेत्र के विशेषज्ञों को तुरंत हमला करते हुए देखकर, हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर लोग जानते थे कि ये मिंग काफी काबिल है, फिर भी वे उसके बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि शेन होंगे ने जिंदाओतांग योद्धाओं को चाकू लहराते और ये मिंग पर वार करते हुए देखकर उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। ची रिफाइनिंग क्षेत्र कुछ भी नहीं है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। शेन होंगे को शियाओयान और उसके सामने खड़े बाकी लोगों से दिल से नफरत थी। वह चाहता था कि ये मिंग उन सबको मार डाले। 1 2 3 4 5 विशाल कछुए। ये मिंग खिलखिलाकर मुस्कुराई, अपना हाथ उठाया और आग की एक तेज लपट फूट पड़ी। धमाका। तुरंत ही एक रॉकेट दागा गया जो दाढ़ी वाले जिंदाओतांग योद्धा को हिंसक रूप से उड़ा ले गया। एक जोरदार धमाके के साथ दाढ़ी वाला जिंदाओ हॉल योद्धा सबकी आंखों के सामने ही हवा में गायब हो गया। जिंदाओ हॉल के सभी योद्धा जो अपनी तलवारों से हमला करने ही वाले थे अचानक रुक गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और हर कोई कांपने लगा। उन्होंने सोचा था कि बच्चा सिर्फ गोलियां चला सकता है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह तोपें भी चला सकता है। इसके अलावा ये तोप के गोले ची शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी मार सकते हैं। अध्याय 202 हिडन ड्रैगन सोनिक वेव तकनीक। हमला करो, तुम सब हमला करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह छोटा बदमाश तोपें दागता रह सकता है। शियाओयान हैरान और गुस्से से भर उठी और झुंझलाहट में दहाड़ उठी। ये सुनकर ची शोधन क्षेत्र के जिंदाओ हॉल के योद्धाओं के पास अपने दांत पीसकर ये मिंग पर फिर से तलवारें चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वे शियाओयान के आदेश का कड़ा विरोध कर रहे थे। उनके सामने खड़ा बच्चा बहुत डरावना था। भला एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति गोलियां कैसे चला सकता है और तोपें कैसे दाग सकता है। इन ची रिफाइनिंग दायरे के मार्शल आर्टिस्टों को लगातार हमला करते देख ये मिंग ने अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा और नाक सिकोड़ी। उसने अपना छोटा सा मुंह खोला और एक झटके के साथ मुंह भर आग उगल दी। जिंदाओ हॉल का वह योद्धा जो सबसे आगे बढ़कर हमला कर रहा था अचानक हमले की चपेट में आ गया और समाधि की सच्ची अग्नि से पल भर में जलकर राख हो गया। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, ये मिंग ने धमाके के साथ एक और रॉकेट दाग दिया। एक तेज सरसराहट की आवाज गूंजी और सभी ने दहशत से देखा कि जिंदाओ हॉल के बचे हुए योद्धा रॉकेट द्वारा मीठे कांटेदार झाड़ियों की माला की तरह उड़ा ले जाए गए और फिर टुकड़ों में बिखर गए। सभी लोग हैरानी से हौंफने लगे। ये तो बहुत डरावना है। यह आग उगलता है, अपने शरीर से गोलियां चलाता है और हाथ के इशारे से तोपें दाग सकता है। भला दुनिया में ऐसा विचित्र बच्चा कैसे हो सकता है? क्या वह इंसान भी है? इस समय यहाँ तक कि कुछ ऐसे परिवार के मुखिया भी जो ये मिंग को कुछ हद तक जानते थे, संदेह करने लगे। आखिरकार जियाओयान के गठबंधन आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये मिंग एक युवा दानव जानवर था। वे यह नहीं बता सकते थे कि ये मिंग इंसान था या कोई दानव, लेकिन गठबंधन में कई शक्तिशाली लोग थे, तो वे गलत कैसे हो सकते थे। केवल लियू झांग, ओल्ड मिंग, फैटीजियांग और कुछ अन्य लोग ही अब भी दृढ़ता से मानते हैं कि ये मिंग एक राक्षस नहीं है। शियाओयान ने मुश्किल से अपनी बात कही, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। ची शोधन स्तर के 5 मार्शल आर्टिस्ट यूं ही गायब हो गए। शियाओयान के पीछे चेहरे पर गाढ़ा मेकअप लगाए 50 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा और एक तीखी आवाज सुनाई दी। शियाओ बाइवेई, अगर तुम इस छोटी सी बात को भी नहीं संभाल सकते, तो भविष्य में बड़े लोग तुम्हें इससे भी महत्वपूर्ण कार्य कैसे सौंपेंगे। ये सुनकर जियाओयान चौंक गया और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा।
मास्टर लुओ सही है। हालांकि वह टीम लीडर था, फिर भी उसने मास्टर लुओ के सामने किसी भी तरह का घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह व्यक्ति वांग आन का सच्चा विश्वास पात्र लुओ यी था, जिसे वांग आन के 8 वफादार कुत्तों में से एक के रूप में जाना जाता था। ये सुनकर लुओ यी ने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन दुश्मनों से निपटते समय तुम्हें तेज, सटीक और निर्दयी होना चाहिए। यीजिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ का उपयोग करने के बजाय तुम किसी मामूली आदमी को मौत के मुंह में भेजने पर अड़े हो। क्या तुम खुद मुसीबत मोल नहीं ले रहे हो? जैसे ही लुओ यी ने बात की, उसने अपने बगल में 2 यीजिंग क्षेत्र विशेषज्ञों की ओर इशारा किया। डिंग रेन पू जियू। डिंग रेन और पाक गू सहमत हुए, एक दूसरे की ओर देखा और फिर पाक गू आगे बढ़ी। उसने भावहीन होकर ये मिंग को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर चल पड़ा। पाक गू की चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ वह जमीन पर अपने पैरों के निशान छोड़ता जा रहा था। अचानक हवा में एक गूंजती हुई कंपन फैल गई। पाक गू के 3-4 कदम चलने के बाद ही भिनभिनाहट की कंपन बेहद तेज हो गई। यह आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोगों को चक्कर आने लगे, मानो वे नशे में हो, और वे लड़खड़ाने और अस्थिर रूप से डगमगाने लगे। ली चेंगमिंग, सोंग चांग, शेन होंगे और अन्य लोग भी सीधे खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके शरीर अस्थिर रूप से डगमगा रहे थे। अनचैन के लोगों में सबसे शक्तिशाली साधना शक्ति वाले वे शियांगरों भी बड़ी मुश्किल से अपनी शारीरिक शक्ति बनाए रख पा रहे थे। कुछ क्षण तक पू जियू को घूरने के बाद वे अचानक आश्चर्य से चिल्ला उठे। छिपी हुई ड्रैगन सोनिक वेव तकनीक। अध्याय 203। क्या ये सिर्फ एक चक्कर आने वाला प्रभाव नहीं है? आपकी नजर वाकई अच्छी है। पाक गू के चेहरे पर हैरानी के भाव झलक रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि एनचेंग जैसी छोटी जगह में भी कोई उसकी हिडन ड्रैगन सोनिक वेव टेक्निक को पहचान लेगा। हे बुरे वे, हिडन ड्रैगन सोनिक वेव तकनीक क्या है? वहां मौजूद सभी लोगों में से केवल ये मिंग ही पूरी तरह से अप्रभावित था, जिसने उत्सुकता से वे जियांगरों से पूछा। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमला करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है, जिससे लोगों के दिमाग में चक्कर आने लगते हैं और इस प्रकार वे पूरी तरह से अक्षम हो जाते हैं। वे शियांगरों ने समझाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। वे शियांगरों को भी हारा हुआ देखकर पाक जियू के होठों पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई। लेकिन जब उसकी नजर ये मिंग पर पड़ी, जो बिल्कुल अप्रभावित लग रही थी, तो उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। ये बच्चा ध्वनि तरंगों से पूरी तरह अप्रभावित क्यों प्रतीत होता है? जब पाक गू अभी भी सोच ही रही थी, ये मिंग ने पहले ही अपने आप से कुछ बुदबुदा लिया था। ये तो बस एक चक्कर आने जैसा प्रभाव है, इसमें खास बात क्या है? मुझे भी ऐसा ही होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ये मिंग ने अपना हाथ हिलाया। अगले ही क्षण दिव्य राक्षस ग्रासनिमा, शियाओ यान, लुओ यी, पू जियू और अन्य लोगों के सामने प्रकट हो गया। यह क्या है? शियाओ यान और बाकी लोग उस विचित्र जानवर को देखकर अचंभित रह गए, जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया था, जिसका हास्यास्पद रूप न तो घोड़े जैसा था और न ही भेड़ जैसा। यह मुझसे कहें। ये मिंग ने अल्पाका को थपथपाया और अल्पाका तुरंत खुशी से मुस्कुरा उठा। चहचहाहट, चीख पुकार की आवाज सुनते ही शियाओ यान और बाकी लोग तुरंत चक्कर महसूस करने लगे और अनायास ही गिर पड़े। प्रहार प्रहार, एक के बाद एक, शियाओ यान और पूर्वी टावर और ब्रोकेड ब्लेड हॉल के सभी योद्धा जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि यीजिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ जैसे कि लुओ यी, पू जियू और डिंग रेन भी इससे अछूते नहीं रहे। जैसे ही पाक गू जमीन पर गिरा, हिडन ड्रैगन सोनिक वेव टेक्निक तुरंत ही निष्क्रिय हो गई। ली चेंगमिंग और बाकी लोग तुरंत होश में आ गए और उनके दिमाग में चल रहा चक्कर अचानक गायब हो गया। वे झटपट अपने पैरों पर खड़े हुए, फिर जमीन पर पड़े शियाओ यान और अन्य लोगों को पूरी तरह से अचंभित होकर घूरने लगे। डोनलू और जिंदाओटान के इतने सारे विशेषज्ञ ये मिंग से इतनी आसानी से हार गए। हालांकि ये मिंग की अद्भुत क्षमताओं के बारे में सोचने के बाद ली चेंगमिंग और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि यह सब इतना अविश्वसनीय नहीं था। ली चेंगमिंग और बाकी लोग अभी भी सदमे में थे, जबकि पाक गू, जिसमें ध्वनि तरंगों के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता थी, पहले ही जाग चुका था। वह अचानक उछल पड़ा और ये मिंग को गुस्से से घूरने लगा। तुम छोटे बदमाश, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। हिडन ड्रैगन सोनिक वेव टेक्निक पाक गू की खास कला है, जो हमेशा से अजय रही है। हालांकि इस बार वह अपने प्रतिद्वंदी की सोनिक तरंगों से सचमुच स्तब्ध हो गया, जिससे उसकी अपनी सोनिक वेव टेक्निक टूट गई। पाक गू इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वह दहाड़ा और अचानक ये मिंग के सामने प्रकट होकर उसे एक मुक्का मारा। यीजिंग जिंग मांसपेशी कंडरा परिवर्तन क्षेत्र के उस्ताद द्वारा किया गया एक साधारण प्रहार भी कोई मामूली बात नहीं है। जैसे ही उसने मुट्ठी बाहर फेंकी, हवा में एक सरसराहट की आवाज गूंज उठी। मुक्के की ताकत इतनी तेज थी कि कुछ ही इंच दूर पड़ी कुर्सी पल भर में चकनाचूर हो गई। ये देखकर ली चेंगमिंग और बाकी लोग सदमे से हौंफने लगे। पाक गू की मार्शल आर्ट की कला असाधारण है। चाहे अभी अभी की हिडन ड्रैगन सोनिक वेव तकनीक हो या अभी का यह मुक्का, सभी में वह जुबान स्तर तक पहुंच चुकी है। जुबान स्तर की मार्शल कला में वृद्धि के साथ वह शायद उसी क्षेत्र के किसी दानव जानवर से भी अधिक भयानक हो सकता है। जैसे ही मुक्का ये मिंग पर पड़ने वाला था, पाक गू के चेहरे पर एक भयंकर भाव प्रकट हो गया। उसका मानना था कि उसके सामने खड़ा बच्चा चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसका एक मुक्का उसे पल भर में टुकड़े टुकड़े कर देगा। यीजिंग जिंग मांसपेशी कंडरा परिवर्तन क्षेत्र के एक उस्ताद का हमला ऐसा होता है जिसका सामना ची प्रेरण क्षेत्र, ची प्रेरित करने वाला क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं कर सकता। मरना। जैसे ही पाक गू ने ये मिंग पर मुक्का मारा, वह जोर से घमंडी हंसी हंस पड़ा। अध्याय 204 यीजिंग क्षेत्र के व्यक्ति की तत्काल मृत्यु। आप किस पर हंस रहे हो? पाक गू को जोर से हंसते देख ये मिंग ने अपना सिर झुकाया और पूछा। आह! पाक गू की मुस्कान पल भर में जम गई। बच्चा मरा नहीं। उस घूंसे के बाद भी उसे कोई चोट नहीं आई। असंभव। पाक गू को विश्वास नहीं हो रहा था। ची शोधन स्तर का एक मार्शल आर्टिस्ट इतना शक्तिशाली कब बन गया? पाक गू के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर ये मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम मुझसे एक मुक्का भी खा सकते हो। ये शब्द सुनते ही ये मैंगू ने एक मुक्का मार दिया। किसान के 3 मुक्के ने पाक गू पर प्रहार किया और पाक गू ने पल भर में अपने शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। पलक झपकते ही इस शक्तिशाली बल के कारण उसके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए। फुफ! मुंह से खून का फव्वारा निकला। पाक गू की आंखें चौड़ी हो गईं और वह धीरे धीरे गिर पड़ा। अपनी मृत्युशैया पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक दिन उनकी मृत्यु ची शोधन क्षेत्र के एक मार्शल आर्टिस्ट के हाथों होगी, और वह भी मात्र 5 या 6 साल के बच्चे के हाथों। ये मिंग और पाक गू के बीच लड़ाई चल ही रही थी कि शियाओ यान और बाकी लोग होश में आ गए।
लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने देखा कि ये मिंग ने एक ही मुक्के से पाकगु को मार डाला। फुफकार, लुओ यी और बाकी सब लोग सदमे से हौंफने लगे, उनके दिल बुरी तरह कांप रहे थे। केवल शियाओ यान का चेहरा अचानक बेहद विकृत हो गया। उसके सामने खड़े बच्चे ने इसी चाल का इस्तेमाल करके उस राक्षस को मार डाला, जिसे वश में करने के लिए उसने अनगिनत प्रयास किए थे। इस समय लुओ यी और अन्य लोग ये मिंग को कम आंख न बंद कर चुके थे। यदि ये मिंग ने गैटलिंग बंदूक और रॉकेटों की मदद से चिशोदन और चीप्रेरन स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को मार डाला होता, तो लुओ यी और अन्य लोग केवल थोड़ा ही आश्चर्यचकित होते। अब जबकि पाक गु को ये मिंग ने एक ही मुक्के से मार डाला है, इसने लुओ यी और अन्य लोगों को इसे बहुत गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया है। यी जिनजिंग क्षेत्र का एक स्वामी भी पल भर में मारा जा सकता था, यहाँ तक कि स्वयं लुओ यी ने भी स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। जाओ, तुम सब जाओ, मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि इस नन्हे शैतान के 3 सिर और 6 हाथ हैं। शांत न रह पाने के कारण लुओ यी ने झुंझलाहट में दहाड़ मारी। फिर शाओ यान की आवाज सुनाई दी, अगर तुम इस छोटे बदमाश को मार डालोगे तो मैं तुम्हारा रक्षक भगवान के सामने तुम्हारी ओर से गवाही दूंगा। एक बड़ा इनाम निश्चित रूप से बहादुर पुरुषों को आकर्षित करेगा। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जिन दाओ हॉल के एक योद्धा ने अपनी सिकाडा विंग ब्लेड को झंझनाहट के साथ निकाला, फिर दहाड़ते हुए ये मिंग पर वार किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तलवारें खींचे जाने की आवाजें एक के बाद एक गूंजती रही और लोग लगातार ये मिंग की ओर दौड़ते रहे। आकाश में तलवारों जैसी चमकती रोशनी फैली हुई थी, एक चकाचौंध भरी सफेद चादर जिसने आंखें खोलना लगभग असंभव बना दिया था। जिन दाओ तान के सभी विशेषज्ञों ने अपनी चाल चल दी है। पूर्वी टावर के मार्शल आर्टिस्ट भला कैसे धैर्य रख सकते हैं। तुरंत ही पूर्वी टावर के मार्शल आर्टिस्टों में से एक ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। एक तेज आवाज के साथ ठंडी रोशनी के कई बिंदु चमकते हुए गुजरे और बिजली की तरह ये मिंग पर जा गिरे। ली चेंगमिंग और बाकी लोगों को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई और वे ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। उसके सामने कम से कम 20 या 30 जिन दाओतांग योद्धा हैं, साथ ही डोंग लू योद्धा परिधि में छिपे हुए हैं और कड़ाई की सुइयां चला रहे हैं। क्या ये मिंग उनका सामना कर पाएगा? इस स्थिति का सामना करते हुए भले ही ली चेंगमिंग और अन्य लोगों ने हमेशा ये मिंग पर भरोसा किया था, फिर भी वे थोड़ा असहज महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर उन्हें ये पता ना होता कि लड़ाई में शामिल होने से ये मिंग को ही नुकसान होगा, तो वे अब तक अपना कदम उठा चुके होते। अरे तुम सब नीच कमीने हो, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? ये मिंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी कलाई घुमाई और तुरंत अल्ट्रामैन टिगा और लिटिल लुबान को बुला लिया। ये जिन लोक में 2 कठपुतलियों के अचानक प्रकट होने से सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन क्या ये मिंग उन्हें एक और मौका देगी? टिगा, लिटिल लुबान, मेरे लिए इन सभी बदबूदार कछुओं को मार डालो। अध्याय 205 भयानक कठपुतली। नमस्ते। अल्ट्रामैन टिगा ने सिर हिलाया, अपनी बाहों को क्रॉस की तरह बांध लिया और फिर उसकी बाह के किनारे से एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी निकली। यह अल्ट्रामैन टिगा की सिग्नेचर मूव में से एक है, क्रॉस रे। जैसे ही प्रकाश चारों ओर फैला, जिन दाओ हॉल के कई योद्धाओं को झटका लगा और फिर सभी की आंखों के सामने ये लोग पल भर में गायब हो गए। ऐसा लगता है मानो ये लोग कभी थे ही नहीं। जिन दाओ हॉल के शेष योद्धाओं को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई और उनके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। एक पल के लिए ये लोग अनायास ही थम गए। लाल और नीले फूलों के पैटर्न वाले कपड़े पहने ये कठपुतली सचमुच बहुत शक्तिशाली थी। आपको पता ही होगा कि अभी मरने वालों में यीजिंग क्षेत्र के दूसरे स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति भी था। यीजिंग क्षेत्र के दूसरे स्तर का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी कठपुतली के सफेद प्रकाश का विरोध नहीं कर सका, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह सफेद प्रकाश कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी मशीनी आवाज सुनाई दी। देखो, आकाश में हवाई जहाज। आवाज शांत होते ही अचानक एक और जोरदार धमाका हुआ। धमाका, आग की बौछार के बीच बचे हुए जिन दाओ तांग योद्धा अचानक एक तोप के गोले से पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। पलक झपकते ही उनमें से 20 या 30 को अल्ट्रामैन टिगा और लिटिल लुबान ने खत्म कर दिया। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। क्या ये मिंग सच में इतनी अद्भुत है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या ये सब सच है? ब्रोकेड ब्लेड हॉल के विशेषज्ञ इतने असुरक्षित कब हो गए? उन्हें मारना संतोषजनक था, लेकिन ये मिंग ने इस बार खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। उसने ब्रोकेड ब्लेड हॉल के इतने सारे विशेषज्ञों का सफाया कर दिया है। क्या डोंगलू और ब्रोकेड ब्लेड हॉल इसे ऐसे ही जाने देंगे? अब मुझे समझ में आया कि लियूजान और एल्डर मिंग ये मिंग के साथ इतना सम्मान से क्यों पेश आते थे। असल में ये मिंग नाम का ये बच्चा एक हत्यारा है। ऐसे शक्तिशाली कठपुतली के आसपास होने पर लोग डरेंगे क्यों नहीं? वहां मौजूद कुछ परिवार प्रमुख आश्चर्य से विस्मय व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि शियाओ यान, लुओ यी और डोंगलू के विशेषज्ञ अभी भी वहीं मौजूद थे, फिर भी वे आश्चर्य से चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। शियाओ यान का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वांग आन को पता चल जाए कि इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप इतने सारे विशेषज्ञों की जान चली गई है, तो वह किस तरह के भयंकर क्रोध का इजहार करेगा। टीम के नेता के रूप में शियाओ यान पूरी तरह से दोषी है। भगवान लुओ, आपको मेरे लिए गवाही देनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं अक्षम हूँ, बस वह बच्चा बहुत डरावना था। घबराहट में जियाओ यान ने लुओ यी से विनती करने से खुद को नहीं रोका। लुओ यी वांग आन का सच्चा विश्वास पात्र है। अगर वह शियाओ यान के पक्ष में गवाही दे दे तो वांग आन शायद आंखें मूंद ले। शियाओ यान की बातें सुनकर लुओ यी ने भावहीन होकर सिर हिलाया। सच कहूं तो वह खुद भी डरा हुआ था। वह अभी भी डर से कांप रहा था और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। पूर्वी टावर के बचे हुए योद्धाओं ने फिर से हिलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका भी वही हश्र होगा जो ब्रोकेड ब्लेड हॉल के योद्धाओं का हुआ था। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। केवल कुछ परिवार के मुखिया ही बेकाबू होकर चिल्ला रहे थे। ली चेंगमिंग और सोन चांग जैसे लोग शांत रहने में सक्षम थे, लेकिन वे जियांगरों बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाए। अब वे जियांगरों को आखिरकार समझ आ गया कि ये मिंग कितना भयानक था। तो ये मिंग इतनी शक्तिशाली है। जब वे शियांगरों ने इस बारे में सोचा तो उसे अचानक उस दिन चिड़ियाघर में ये मिंग को चुनौती देने के अपने व्यवहार पर शर्म महसूस हुई। ये मिंग यीजिंग क्षेत्र के उस्ताद को भी आसानी से हरा सकता था। ये मिंग की नजर में वे शियांगरों शायद एक चींटी मात्र था। शियाओ यान, लुओ यी और अन्य लोग अस्त व्यस्त और घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन टिगा और लिटिल लुबान के रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। जिन दाओ तांग योद्धाओं को पराजित करने के बाद उन्होंने डोंग लू योद्धाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। WTRLAB
दिव्य बालक प्रणाली 206/3886 5.3%। 206 बेन बेबी को अभी भी उससे संतुष्टि नहीं मिली है। अध्याय 206। इस बच्चे ने अभी तक उसके साथ पर्याप्त मस्ती नहीं की है। टीगा और लिटिल लुबान की निगाहें अपनी ओर पड़ते देख पूर्वी टावर के सभी योद्धा तुरंत घबरा गए। ऐसे भयावह पुतले का सामना करते हुए उनमें से कोई भी निशाना नहीं बनना चाहता था। विज्ञान पर विश्वास करो। छोटे लुबान ने एक अजीब सी यांत्रिक आवाज निकाली और फिर अपना हाथ उठाया। दा दा दा, गोलियों की बौछार हुई, चिंगारियां उड़ने लगी, गोलियां चलने लगी और हवा में धुआं भर गया। चीखें उठती गिरती रहीं, लगातार गूंजती रहीं। लिटिल लुबान की भीषण गोलाबारी के बीच पूर्वी टावर के विशेषज्ञ एक के बाद एक शहीद होते चले गए। ये देखकर टीगा ने फिर से अपनी बाहों को क्रॉस के आकार में बांध लिया और तुरंत ही एक भयानक सफेद प्रकाश की किरण निकली। भगवान लुओ, हमें क्या करना चाहिए? शाओ यान के पैर कांपने लगे। उसने सोचा था कि डोंगलू और जिंदुतान के इतने सारे विशेषज्ञों के होते हुए अनचैन के कुछ गंवारों से निपटना तो बहुत आसान होगा। हालांकि ये मिंग ने दिन के दौरान यीजिंग क्षेत्र में एक राक्षस को पल भर में मार गिराने की ताकत दिखाई, लेकिन शियाओ यान ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार ये मिंग का साधना स्तर सतही तौर पर केवल शोधन स्तर का था। वो यीजिन स्तर के एक राक्षस को मारने में सक्षम था, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि उसने किसी शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक का प्रयोग किया था। शियाओ यान को विश्वास नहीं था कि ये मिंग लगातार इसका प्रयोग कर सकता है। लेकिन अब हालात इस तरह बदल गए हैं जो शियाओ यान की उम्मीदों से बिल्कुल परे हैं। ये मिंग, ये वही बच्चा ये मिंग है जो फिर से अपना अच्छा काम बिगाड़ रहा है। शियाओ यान की घबराहट भरी बातें सुनकर लुओ यी ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। हम और क्या कर सकते हैं? भागो। लुओ यी बेहद असहाय था। शियाओ यान इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? डोंगलू और जिंदाओतान के इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट मारे जा चुके थे, क्या वह भी उस लड़के से लड़ना चाहता था? ये शब्द सुनते ही लुओ यी तुरंत पीछे हट गई और बिना पीछे देखे तेजी से बाहर निकल गई। शियाओ यान स्तब्ध रह गया। वह कुछ पल तक खाली निगाहों से देखता रहा जब तक कि लुओ यी की आकृति पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। तब अचानक उसे समझ आया कि क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश जब तक जियाओ यान को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये मिंग ने उसे जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। लुओ यी बच निकला और डोंगलू और जिंदाओतान पूरी तरह से नष्ट हो गए। अब केवल शियाओ यान बचा है और उसे दुर्भाग्यवश ये मिंग ने पकड़ लिया है। मैं गलत था, कृपया मुझे मत मारो। शियाओ यान सदमे और भय दोनों से ग्रस्त थी और वह गिड़गिड़ाते हुए रोने से खुद को रोक नहीं पाई। ये देखकर वे शियांगरो को डर था कि ये मिंग का दिल पिघल जाएगा और वह इस उपद्रवी शियाओ यान को जाने देगी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, ये मिंग, कृपया इस दरिंदे को भागने मत दो। हमारे पूरे वेई परिवार को इस दरिंदे ने बेरहमी से मार डाला है। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, ये मिंग। अरे नहीं, उसने पूरे वेई परिवार को मार डाला। क्या सिस्टर सीयू ठीक है? ये मिंग आधी नींद में था और उसने वेई निवास पर हुए नरसंहार की खबर नहीं सुनी थी, इसलिए जब उसने ये खबर सुनी तो उसने आश्चर्य से वेई शियांगरो की ओर देखा। वेई शियांगरो ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से कहा, सौभाग्य से मैंने नान एर और सीयू को पहले ही रवाना होने का इंतजाम कर दिया था, वरना मेरा वेई वंश सचमुच मिट जाता। ये कहने के बाद वेई शियांगरो ने ये मिंग की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। ये मिंग, इस जानवर को मेरे हवाले कर दो। मैं अपने पूरे वेई परिवार के लिए न्याय चाहता हूँ। कभी शक्तिशाली रहा वेई परिवार अब सिर्फ 3 सदस्यों तक सिमट गया है। वेई शियांगरो के मन में अब कोई नैतिकता नहीं बची है। चाहे शियाओ यान पूर्वी टावर के 1000 या 10,000 रक्षकों में से एक ही क्यों न हो, वह इस दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? मुझे अभी तक उसके साथ उतना मजा नहीं आया है। झांग सीयू के ठीक होने पर ये मिंग ने राहत की सांस ली। फिर उसने अपना सिर घुमाकर वेई शियांगरो से कहा। यह सुनकर वेई शियांगरो बेहद प्रसन्न हुई और उसने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, तो धन्यवाद बूढ़े। जाओ और उसके साथ खिलवाड़ करो, ये सुनिश्चित करो कि वह अधमरा हो जाए। उनकी बातचीत सुनकर जियाओ यान को गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा और उसने मुंह भरकर खून उगल दिया। क्या आपको लगता है कि मैं, शियाओ यान पूर्वी भवन का एक सम्मानित रक्षक, आपके लिए एक खिलौना हूँ? अध्याय 207। जियाओ यान फुटबॉल में बदल जाता है। शाओ यान की आंखों में विषैली दृष्टि देखकर ये मिंग तुरंत क्रोधित हो गया। ठीक है, तो अब भी तुम मुझसे दुश्मनी रखने की हिम्मत रखते हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ये मिंग ने अपने हाथ हिलाए और एक बचकानी आवाज गूंज उठी। बलाला परियो, रूप बदलो। अगले ही पल पूर्वी टावर के शक्तिशाली संरक्षक सबकी आंखों के सामने एक फुटबॉल में बदल गए। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? शियाओ यान कहाँ है? शियाओ यान कहाँ चली गई? वह तो मानो फुटबॉल में ही बदल गया है। सभी लोग कृपया शांत रहें। हम अभी जो देख रहे हैं वह एक भ्रम है। मैं गारंटी देता हूँ कि यह एक भ्रम है। कुछ पल के आश्चर्य के बाद सभी लोग खुशी से झूम उठे। ली चेंगमिंग, सोन चांग और ये मिंग को अच्छी तरह जानने वाले अन्य लोग भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये मिंग ने वेई शियांगरो को एक छोटी लड़की में बदल दिया था, जिससे वे पहले ही काफी हैरान थे। लेकिन अब ये मिंग ने एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति को फुटबॉल में बदल दिया है, जिसने सभी के मूल्यों को पूरी तरह से उलट दिया है। वेई शियांगरो सामने रखी फुटबॉल को खाली निगाहों से घूर रहा था, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। हा, ये तो कमाल है। ऐसे खेलते हैं उस जानवर से। लेकिन ये मिंग ने भीड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और फिर शियाओ यान को लात मारी, जो फुटबॉल की तरह उछल पड़ी थी। टकराना। फुटबॉल की गेंद ने शियाओ यान को हवा में उछाल दिया, जबकि ये मिंग पूरे मैदान में दौड़ती हुई जोर जोर से जयकार कर रही थी। वाह, गोल! वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ये मिंग वाकई असाधारण थी। क्या उसने सचमुच शियाओ यान के साथ फुटबॉल जैसा व्यवहार किया? जबकि शियाओ यान इस समय एक फुटबॉल ही है। कुछ ही क्षणों बाद फुटबॉल तेजी से नीचे गिर गई। सभी को शियाओ यान की दर्द भरी चीखें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। कृपया मुझे जाने दो। उन्हें पता नहीं था कि यह मतिभ्रम था या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से शियाओ यान की आवाज हल्की हल्की सुन सकते थे। एक पल में ही सब लोग हैरानी से हौंफने लगे। कई लोगों को पहले से ही संदेह था कि ये मिंग द्वारा शियाओ यान को फुटबॉल में बदलना महज एक छलावा था, लेकिन अब जब उन्होंने खुद फुटबॉल से शियाओ यान की आवाज सुनी तो वे भयभीत क्यों नहीं होंगे। कुछ देर तक शियाओ यान को लात मारने के बाद ये मिंग उब गया। अकेले गेंद को लात मारना उसे उतना दिलचस्प नहीं लगा। ये मिंग ने फुटबॉल को थपथपाया और अचानक एक जादुई रोशनी चमक उठी।
इसके तुरंत बाद फुटबॉल गायब हो गई और जियाओयान जो अपने सिर को हाथों में लिए जमीन पर बैठी थी, सबके सामने फिर से प्रकट हो गई। सभी लोग कुछ कदम पीछे हट गए। हालांकि उन्हें अपने मन में पहले से ही यकीन था, फिर भी जब उन्होंने फुटबॉल को वापस शियाओयान में बदलते देखा तो वे चौंक गए। जब वे जियांगरोग ने देखा कि ये मिंग ने शियाओयान को फिर से मानव रूप में बहाल कर दिया है, तो उसे कुछ हद तक नाराजगी महसूस हुई। ये मिंग, क्या तुमने इस तरह का भरपूर आनंद ले लिया है? वह शाओयान से बेहद नफरत करता था और चाहता था कि ये मिंग शाओयान को जितना हो सके उतना कष्ट दे। ये सुनकर ये मिंग ने अपना सिर झुकाया और कुछ पल सोचा, फिर अपना छोटा हाथ हिलाया। बलाला परियों, रूप बदलो। जादुई प्रकाश फिर से प्रकट हुआ और शियाओयान पर छा गया। शियाओयान फिर से गायब हो गया है, वह एक छोटी सी कुर्सी में बदल गया है। ये मिंग अचानक बैठ गया, ऊपर देखा और ली चेंगमिंग और अन्य लोगों से बात करने लगा। मैं पहले थोड़ी देर आराम करूंगा, आप लोग जल्दी करो और जरूरी मामलों पर चर्चा करो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जैसा कि ये मिंग ने कहा, ली चेंगमिंग और अन्य लोगों को वास्तव में एक गंभीर चर्चा करने की जरूरत है। अब जबकि जिन दाओतांग और डोंग लू के इतने सारे योद्धा ये मिंग के हाथों मारे जा चुके हैं, इस मामले को अब और छुपाया नहीं जा सकता। विशेषकर लुओ यी, जिसने ये सब देखा फिर भी भाग निकलने में कामयाब रहा। अब स्वाभाविक रूप से ली चेंगमिंग और अन्य लोगों को आगे क्या करना है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। अध्याय 208 निर्णय। अनचैन के सभी प्रमुख परिवारों के मुखिया समझदारी से वहां से चले गए, केवल सोंग चांग और शेन होंगे जैसे कुछ ही लोग वहां रह गए। हालांकि ये सभी लोग नगर स्वामी के गुट से संबंधित थे, लेकिन ली चेंगमिंग को अब गठबंधन द्वारा नगर स्वामी के पद से हटा दिया गया है और ये मिंग ने भी पूर्वी टॉवर और ब्रोकेड ब्लेड हॉल से कई योद्धाओं का सफाया कर दिया है। ये व्यावहारिक रूप से राजद्रोह था, इसलिए स्वाभाविक रूप से विभिन्न परिवारों के मुखियाओं ने ली चेंगमिंग और अन्य लोगों के साथ आगे किसी भी तरह का संबंध रखने की हिम्मत नहीं की। यही वास्तविकता है। जब ली चेंगमिंग नगर प्रमुख थे, तब सभी परिवार उन पर भरोसा करते थे। लेकिन जब उनका प्रभाव कम हुआ, तो स्वाभाविक रूप से उन परिवारों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। कोई भी ली चेंगमिंग के लिए अपने पूरे परिवार को खतरे में नहीं डालेगा और उसके प्रति वफादार नहीं रहेगा। ली चेंगमिंग और अन्य लोग प्रतिष्ठित परिवारों से आए थे और इस बात से भलीभांति परिचित थे, इसलिए जब उन्होंने विभिन्न परिवारों के मुखियाओं को विदा लेते देखा, तो उन्होंने उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की। सबके चले जाने के बाद ली चेंगमिंग ने एक हल्की सी आह भरी। हालात इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, अब हमें फैसला लेने का समय आ गया है। सोंग चांग ने भौहें चढ़ा ली और चुप रहा। फैसला करना इतना आसान नहीं था। एनचेन के 4 प्रमुख परिवारों में से आधे अपन डू परिवार को छोड़कर बाकी 3 परिवार डोंगलू की वांछित सूची में है। इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा है। कृपया एक पल रुकिए, मैं कुलपति से संपर्क करके पता लगाता हूं कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हम सभी को पूर्वी टावर द्वारा गिरफ्तार किया गया। सभी को चुप देखकर ली चेंगमिंग खड़ा हुआ और बोलने लगा। जब सबने ली चेंगिंग को जल्दी में जाते देखा तो सबके मन को सुकून मिला। अगर उन्हें वजह पता चल जाए तो शायद हालात सुधरने की गुंजाइश हो। ली परिवार राजधानी का एक प्रतिष्ठित परिवार है जिसकी मजबूत साख और व्यापक संपर्क है। शायद उन्हें वाकई कुछ पता हो। कुछ देर बाद ली चेंगमिंग उदास चेहरे के साथ वापस लौटा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, हमें जल्दी निकलना होगा, वरना ईस्ट टावर के विशेषज्ञ शायद जल्द ही फिर से यहाँ आ जाएंगे। ली चेंगमिंग की बातें सुनकर सबका दिल तुरंत बैठ गया। अगर ली परिवार भी कुछ नहीं कर सकता तो वे और क्या कर सकते हैं। हालात हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पेचीदा है। गठबंधन के भीतर कुछ बड़ा घटित हुआ प्रतीत होता है। ईस्ट टावर, वेस्ट पवेलियन और ब्रोकेड ब्लेड हॉल के लोग अब विभिन्न कुलीन परिवारों का सफाया कर रहे हैं। राजधानी के सभी प्रमुख परिवार फिलहाल घर पर आराम कर रहे हैं। सोंग चांग और बाकी लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि यह तो बस शियाओयान का बदला लेने का तरीका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला बिल्कुल अलग है। चलो अभी के लिए पेंचेंग में लेई वानली के पास शरण लेते हैं। इस समय शायद वही पूरे ब्लू स्टार में इकलौता व्यक्ति है जो हमें शरण देने की हिम्मत करेगा। ली चेंगमिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ली चेंगमिंग द्वारा लेई वानली का नाम लेते ही ये मिंग ने अपना सिर उठाया। उसके छोटे से चेहरे पर थोड़ी सी उत्तेजना दिखाई दी। क्या हम अंकल फैटी के घर जा रहे हैं? हाँ, ली चेंगमिंग ने सिर हिलाया, फिर सोंग चांग और शेन होंगे की ओर मुड़कर पूछा, एल्डर सोंग, एल्डर शेन, आप क्या सोचते हैं? वे शियांगरों के बारे में तो ली चेंगमिंग ने पूछा तक नहीं। अब जब वे परिवार का सफाया हो चुका है, वे शियांगरों बिल्कुल अकेला है। वह पेंचेन के अलावा और कहां जा सकता है? सोंग चांग और शेन होंगे कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे खड़े हो गए। हालात इस मुकाम पर आ गए हैं, अगर हमने जरा भी देर की तो हमारा विनाश निश्चित है। ऐसे में चलिए इवाकी चलते हैं। अपना निर्णय लेने के बाद सोंग चांग और शेन होंगे ने जल्दी से वहां से प्रस्थान किया। उन्हें वापस जाकर कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी। पूरे कुल को स्थानांतरित करना अव्यावहारिक है, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों के प्रत्यक्ष वंशजों को साथ ले जाना आवश्यक है। जहां तक अन्य शाखाओं का सवाल है, वे एनचेंग में ही रह सकती हैं। अगर डोंगलू और जिंदुतांग दोबारा भी आ जाएं, तो भी वे उन लोगों के साथ कुछ नहीं करेंगे। वे परिवार की तरह ही वे शियांगरों के केवल सीधे वंशजों का ही नरसंहार किया गया। वे परिवार के बाकी सदस्यों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। WTRLAB दिव्य बालक प्रणाली च 209/3886 5.38%। #209 इवाकी के पक्ष में दल बदल लिया। अध्याय 209 इवाकी में शरण लेना। एज योर स्टार, राजधानी शहर। ब्लू स्टार दूतावास की पूर्वी इमारत के अंदर वांगान ने उदास भाव से लू ई को काफी देर तक घूरने के बाद धीरे धीरे बोलना शुरू किया। क्या आपने जिस अजीब बच्चे का जिक्र किया, वही ये मिंग है, वही जिसे उस अमीर आदमी ने मरवाने का आदेश दिया था? वांगान की आवाज सुनकर लू ई ने चैन की सांस ली। वांगान के बोलने का मतलब था कि वह उस पर विश्वास करता है। अन्यथा अगर वह चुप रहता तो स्थिति बहुत खराब हो जाती। जी हाँ महोदय, आपको अंदाजा भी नहीं है, वह बच्चा बिल्कुल भी इंसान नहीं है। वह न केवल आग उगल सकता है, बल्कि गोलियां और तोप के गोले भी दाग सकता है। उसके पास ही जिन क्षेत्र में 2 कठपुतलियां भी हैं, उसकी ताकत बेहद भयानक है। लुओ यी ने सिर हिलाया और सावधानी से कहा। यह सुनकर वांगान के चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला और तीखी आवाज में बोले, हमेशा से ही बहुत से प्रतिभाशाली और असाधारण लोग रहे हैं। हालांकि यह बच्चा अजीब है, मैं उसे गंभीरता से नहीं लेता। ली चेंगमिंग और उसके लोग जो अभी तक बाहर नहीं हुए हैं, भविष्य में समस्या बनेंगे।
वांग आन को ऐसा कहते देख लुओ यी ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप सुनती रही। शाओ यीजी, आपको क्या लगता है ली चेंगमिंग और उसके आदमी आगे क्या करेंगे? वांग आन ने अपनी पलकें थोड़ी सी उठाई और कहा। ये सुनकर लुओ यी ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, मेरे स्वामी ली चेंगमिंग और अन्य लोग गठबंधन द्वारा वांछित घोषित किए जा चुके हैं। उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। अनचैन के पास केवल लेई वानली ही उन्हें शरण देने का साहस कर सकता है। लेई वानली। वांग आन की आंखों में एक चमक सी कौंध गई। वह अचानक खड़ा हो गया और एक तीखी आवाज सुनाई दी। ब्लू स्टार पर तैनात जनरल मिंग को फोन करो। लेई वानली जैसा भेस बदला हुआ भेड़िया इतना उपद्रवी है कि हमारे पास बल प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही वांग आन और लुओ यी लेई वानली, ली चेंगमिंग और अन्य लोगों से निपटने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे, ये मिंग पहले ही नगर स्वामी के हेलीकॉप्टर में सवार हो चुका था और ली चेंगमिंग और अन्य लोगों के साथ पेंचेन की ओर रवाना हो रहा था। ये मिंग खिड़की से टिककर धीरे धीरे विमान को उड़ान भरते हुए और नीचे एनचेन को धीरे धीरे छोटा होते हुए देख रही थी और उसे एक तरह की मिली जुली भावना, ज्ञानकायिक भावना और चिंतन सहित मिश्रित भावनाओं की अनुभूति महसूस हुई। मुझे नहीं पता कि इस प्रस्थान के बाद मैं कब वापस आ पाऊंगा। ये मिंग के लिए एनचेन का विशेष महत्व है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे वहां से जाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है। वे लेई वानली के पास शरण लेने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल भाग रहे हैं। इसके अलावा लेई वानली ने अब स्वतंत्रता का झंडा बुलंद कर लिया है और असंख्य लोगों के गठबंधन से अलग हो गया है। गठबंधन के लिए लेई वानली निस्संदेह एक गद्दार है। अब वे एक विद्रोही समूह से जुड़ गए हैं और वह भी एक कमजोर विद्रोही समूह से, जिसे गठबंधन अगर जरा भी ध्यान दे तो पलक झपकते ही आसानी से खत्म कर सकता है। ये तो प्यास बुझाने के लिए जहर पीने जैसा ही है। लेकिन ली चेंगमिंग और बाकी लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पूरे ब्लू स्टार में एकमात्र व्यक्ति जिसने उन्हें शरण देने का साहस किया वह लेई वानली थी। हेलीकॉप्टर 10 मिनट से कुछ अधिक समय में इवाकी पहुंच गया। ये खबर मिलते ही लेई वानली अपने कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करने गए। डोंगलो के दबाव में ली चेंगमिंग और बाकी लोग यहां आ गए थे। उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, जिससे स्वाभाविक रूप से लेई वानली बहुत खुश हुई। इतना ही नहीं, ये मिंग नाम की बच्ची भी साथ आ गई, जिससे लेई वानली की खुशी और भी बढ़ गई। मोटे अंकल, ये मिंग ने खुशी से चिल्लाते हुए लेई वानली की ओर छलांग लगाई। ये देखकर लेई वानली का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। वाह वाह, ये मिंग कितनी अच्छी लड़की है। इसी समय ली चेंगमिंग और अन्य लोग भी हेलीकॉप्टर से उतर गए। भाई लेई, ली चेंगमिंग आगे बढ़ा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, हमें डोंगलू ने सताया है और इस विशाल दुनिया में हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें उम्मीद है कि भाई लेई हमें शरण देंगे। अध्याय 210 गठबंधन ने सेना तैनात कर दी है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। जब तक मैं लेई वानली यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं लगने दूंगी। लेई वानली दिल खोलकर हंसा और फिर हाथ हिलाकर सभी का अंदर आने का स्वागत किया। शहर के स्वामी के महल की ओर वापस जाते समय समूह ने पाया कि पेन सिटी की सुरक्षा अब बहुत कड़ी कर दी गई थी और सशस्त्र सैनिकों के दस्ते हर जगह गश्त कर रहे थे। ऐसा लगता है कि पेनचेंग और एलायंस के बीच युद्ध होना तय है। लेकिन पेनचेंग जैसा छोटा सा स्थान एलायंस से कैसे लड़ सकता है? सभी लोग मिली जुली भावनाओं से भरे हुए थे और भविष्य को लेकर निराशा का भाव महसूस कर रहे थे। दरअसल उन्होंने अभी अभी गौर किया था कि हालांकि लेई वानली मुस्कुराता हुआ दिख रहा था, लेकिन वह अपनी आंखों में गहरे दुख को छिपा नहीं पा रहा था। अगर इस बारे में सोचा जाए तो एक अकेले शहर का पूरे गठबंधन से लड़ना भला क्या साबित हो सकता है? बात सिर्फ इतनी है कि गठबंधन ने अभी तक लेई वानली को गंभीरता से नहीं लिया है। वरना अगर गठबंधन की सेना आगे बढ़ती है तो पान शहर पल भर में ही नष्ट हो जाएगा। जैसे ही लेई वानली नगर स्वामी के महल में दाखिल हुआ, इससे पहले कि वह ली चेंगमिंग और अन्य लोगों को ठीक से व्यवस्थित कर पाता, एक विश्वसनीय सलाहकार उसे सूचना देने आ गया। ये गठबंधन लेई वानली को खत्म करने के लिए सेना भेजने की योजना बना रहा है। ये सुनकर लेई वानली, ली चेंगमिंग और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। गठबंधन ने आखिरकार सेना भेज दी है। क्या पेन सिटी का अस्तित्व बरकरार रह पाएगा? हे, मुझे पता था कि ये दिन आएगा, लेकिन मुझे इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। लेई वानली कड़वाहट से हंसी, फिर नीचे बैठ गई। ली चेंगमिंग, सोन चांग और बाकी लोग चुप रहे। उन्होंने आखिरकार पंचेंग आने का फैसला कर लिया था, लेकिन पलक झपकते ही पंचेंग फिर से खो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग हमें नष्ट करना चाहता हो? ली चेंगमिंग ने आह भरी और आकाश की ओर देखा। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। ली चेंगमिंग और अन्य लोगों की तुलना में वे जियांगरोक सबसे शांत दिखाई दिए और उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, कमांडर इन चीफ कौन है? उसकी सेना की ताकत कितनी है? क्या इवाकी के आसपास की चौकियों को लामबंद किया जा सकता है? एक के बाद एक पूछे गए 3 सवालों ने तुरंत लेई वानली और बाकी सभी को होश में ला दिया। उन्हें अभी अभी पता चला है कि गठबंधन सेना भेजने की तैयारी कर रहा है और वे पहले से ही अव्यवस्था फैलाने लगे हैं। भला इसे कैसे होने दिया जा सकता है? लेई वानली ने गहरी सांस ली और अपने कर्मचारियों से धीमी आवाज में बात की। जारी रखें, सहायक ने हाँ कहकर जवाब दिया और फिर बोलना जारी रखा। गठबंधन से मिली खबरों के अनुसार इस अभियान का नेतृत्व लैंग ये और उनकी वाइल्ड वुल्फ रेजिमेंट मुख्य बल के रूप में कर रही है, जिसमें लिचेंग, युवानजियांग शहर और लुयांग शहर की टुकड़ियां भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 4 रेजिमेंट मेरे पेंचेंग को संयुक्त रूप से घेरने के लिए। लेई वानली, ली चेंगमिंग और बाकी सभी को ये सुनकर सिर में झंझनाहट महसूस हुई और शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। यहाँ तक कि वे शियांगरोक भी शांत नहीं रह सका। वाइल्ड वुल्फ रेजिमेंट ब्लू स्टार के जनरल मोंटेग के अधीन एक स्वतंत्र रेजिमेंट है, जिसकी युद्ध क्षमता असाधारण रूप से उच्च है। वे न केवल अच्छी तरह से सुसज्जित हैं, बल्कि उनके सैनिक भी बेहद अनुभवी और वीर योद्धा हैं। यद्यपि लिचेंग सहित तीनों शहरों में तैनात सैन्य टुकड़ियां थोड़ी कमजोर थीं, फिर भी प्रत्येक रेजिमेंट की ताकत लगभग पेंचेंग की सेना के बराबर थी। वाइल्ड वुल्फ रेजिमेंट के शामिल होने से कुल 4 रेजिमेंटों को लामबंद किया गया, जो खुलेआम लेई वानली को धमकाना था। ये ध्यान देने योग्य है कि इवाकी के पास वर्तमान में कुल मिलाकर लगभग 3000 सैनिक ही हैं और इसके उपकरणों में केवल लगभग 20 मुख्य युद्धक टैंक, 40 पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, 10 मोटर और 5 लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ये लगभग लेई वानली की पूरी ताकत थी, लेकिन 100 टैंक, 200 पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, 20 सशस्त्र हेलीकॉप्टर और रॉकेट लॉन्चर और टैंक रोधी बंदूकों जैसे शक्तिशाली उपकरणों से लैस एक विशिष्ट रेजिमेंट वाइल्ड वुल्फ रेजिमेंट की तुलना में ये समुद्र में एक बूंद के बराबर थी। दोनों पक्षों की ताकत में भारी अंतर देखकर लेई वानली का अहंकार जाग उठा।
वह अचानक खड़ा हो गया और ली चेंगमिंग और बाकी लोगों की तरफ देखने लगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं ली वानली वाइल्ड वुल्फ गैंग को करारा झटका दूंगी। अध्याय 211 ये मिंग तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही गठबंधन द्वारा सैनिकों की तैनाती की खबर फैली, पूरा पंचेंग शहर तुरंत तनावपूर्ण माहौल में डूब गया। लेंगे की जंगली भेड़िया रेजिमेंट बहुत जल्दी पहुंच गई। लिचेंग और अन्य स्थानों पर तैनात टुकड़ियों के रवाना होने से पहले ही जंगली भेड़िया रेजिमेंट पेंचेंग पहुंच चुकी थी। युद्ध आसन है। स्टील की धारा की तरह एमएम के मुख्य युद्धक टैंक निर्दयतापूर्वक इवाकी की ओर बढ़ते चले गए। टैंकों के पीछे पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों की कतारें थीं, जिनमें विशिष्ट सैनिक सवार थे और वाहनों पर पहले से ही तोपें लगी हुई थीं, जो एक ठंडी भयावह रोशनी से चमक रही थी। 20 से अधिक वाइपर सशस्त्र हेलीकॉप्टर आकाश से गरजते हुए आए। लेई वानली और बाकी सभी का चेहरा पीला पड़ गया, उनके दिल बैठ गए। हम इस तरह कैसे लड़ सकते हैं? बाकी सब छोड़ दे तो दुश्मन के सभी मुख्य युद्धक टैंक एमएम क्लास के हैं और पेंचेंग में मौजूद एकमात्र एमएम क्लास मुख्य युद्धक टैंक के मिंग द्वारा नष्ट किया जा चुका है। बाकी सभी अपेक्षाकृत पुराने टाइप 96 मुख्य युद्धक टैंक हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। पल भर में इवाकी पक्ष का मनोबल बुरी तरह गिर गया और हर कोई जानता था कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें उनकी हार निश्चित थी। तभी अचानक इवाकी की ओर स्थित टैंकों के समूह से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। देखते ही देखते टी-96 का एक मुख्य युद्धक टैंक सबके सामने धूल में मिल गया। आवाज सुनकर लेई वानली और अन्य लोगों ने उधर देखा और ये मिंग को घास के घोड़े पर सवार, हाथ में एक छोटा हथौड़ा लिए हुए आसपास की चीजों पर प्रहार करते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। महज कुछ ही क्षणों में उसने कई टैंकों को चूर चूर कर दिया। लेई वानली और बाकी लोग हैरान और गुस्से से भर उठे। ये मिंग आखिर करना क्या चाह रहा था? हमारे उपकरण पहले से ही दुश्मन के उपकरणों से काफी घटिया थे और ये मिंग के इस सब के चलते हमारे लिए लड़ना ही बेकार था। ये मिंग अभी रुक जाओ, ये खेलने का समय नहीं है। अरे बाप रे, ये बच्चा इतना उद्दंड क्यों है? आम दिनों में तो तुम्हारा नखरे करना ठीक है, लेकिन अभी कितना समय हो गया है और तुम अभी भी परेशानी खड़ी कर रहे हो। ये तो बस मेरा अंत है। ठीक है भाई लेई, चलो चलते हैं। सच कहूं तो ये मिंग पर ठीक से नजर न रखने की गलती मेरी ही है। मुझे मिस लियू को पहले ही उसकी देखभाल करने के लिए कह देना चाहिए था। लेई वानली, सोनचांग, वे शियांगरोग और अन्य लोग असहाय होकर ये मिंग को कई टैंकों को नष्ट करते और फिर पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों पर कहर बरपाते देख रोते रोते बचे। वे सब गुस्से से कांप रहे थे। ली चेंगमिंग दोषी महसूस कर रहा था। सुबह लियू फीफी को डर था कि ये मिंग कोई गड़बड़ कर देगा, इसलिए उसने ये मिंग के साथ जाकर उस पर नजर रखने की पेशकश की, लेकिन ली चेंगमिंग ने विनम्रता से मना कर दिया। अब पलक झपकते ही इस बिगड़ल ये मिंग ने एक बहुत बड़ी आपदा खड़ी कर दी है। हे भगवान, आपने ये मिंग को जंगली भेड़ियों के गिरोह पर कहर बरपाने क्यों नहीं दिया? इसके बजाय आपने उसे उनके ही उपकरण तोड़ने का काम सौंप दिया। ली चेंगमिंग मन ही मन विलाप कर रहा था। वहां केवल शेन होंगे ही मौजूद था, जो अभी भी ये मिंग को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, मानो वह सोच में डूबा हुआ हो। उसके चारों ओर मौजूद पेंचेंग के सैनिक ये मिंग को ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये मिंग के नीचे बैठा घास का घोड़ा लगातार हिनहिनाता रहा, जिससे सैनिक बार बार बेहोश हो जाते थे। वाइल्ड वुल्फ रेजिमेंट का अस्थायी कमान केंद्र 1000 मील के दर्पण के माध्यम से लैंग ये ने ये मिंग को लगातार टैंकों को नष्ट करते हुए देखा और आश्चर्य से तुरंत अपनी जीभ चटका दी। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया। अपने ही टैंकों को तोड़ना, ऐसा तो कोई कानून तोड़ने वाला ही कर सकता है। ये सुनकर उसके आसपास मौजूद कर्मचारी हंसने लगे। ये लड़ाई वाकई बेहद संतोषजनक थी। उनके एक भी कदम उठाने से पहले ही एक शरारती बच्चे की वजह से दूसरी तरफ की टीम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। लेई वानली शायद इतनी दुखी है कि रो भी नहीं पा रही है। क्या ये लड़का लेई वानली का बेटा है? यह अपने पिता को इस तरह नीचा दिखा रहा है। लेई वानली को हराने के बाद क्या हमें उसे श्रेय देने की सिफारिश करनी चाहिए? हाँ, अगर सच में ऐसा है तो लेई वानली शायद इतना गुस्सा हो जाएगा कि खून की उल्टी कर देगा। अध्याय 212 जनरल ये मिंग। अपने आसपास मौजूद कर्मचारियों की बेहिसाब हंसी सुनकर लेंगे ने संयमित मुस्कान दी। तो फिर अब हमारे लिए थोड़ा टहल लेने का समय आ गया है, वरना अगर उस बदमाश को सारा श्रेय मिल गया तो हमें अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्म आएगी। हाँ। लेंगे की आवाज खत्म होते ही आदेशों की एक श्रृंखला जारी कर दी गई। सभी टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, हेलीकॉप्टर आदि पेंचेंग की ओर तेजी से बढ़े। इवाकी अस्थायी कमान चौकी। लेई वानली ने आकाश की ओर देखा और आह भरी, उसका चेहरा उदास था। बस बहुत हो गया, चलो पीछे हटते हैं। ये भाग्य की इच्छा है मुझे नष्ट करने की। लेई वानली, मैं किसी और को दोष नहीं दे सकती। ये सुनकर ली चेंगमिंग, सोन चांग और वे शियांगरोग तीनों को अजीब तरह से दुख हुआ। पेंचेंग को अपना आश्रय खो देने के बाद अब शायद उन्हें दुनिया भर में भटकना पड़ेगा और फिर कभी शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। लेकिन उसी क्षण शेन होंगे अचानक चिल्लाने लगा, हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है, आप लोगों को देखना ही होगा। शेन होंगे की आवाज उत्साह से कांप रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह बदल गई हो। लेई वानली और बाकी सबने मुड़कर देखा और उसे देखते ही वे सब वहीं जम गए, मानो वे अपनी जगह पर ही जम गए हो। उन्होंने क्या देखा? जहां उनकी नजर पड़ी वहां टैंक घनी आबादी में जमा थे। एक नजर में ही कम से कम सैकड़ों टैंक दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा ये टैंक बेहद हाई टेक दिखते हैं, स्टील के दानवों की तरह, जो काफी डरावना है। हे भगवान, क्या हम सपना देख रहे हैं? ये सारे टैंक कहां से आ गए? ये सभी बिल्कुल नए प्रकार के टैंक हैं, जिनके बारे में पहले कभी सुना या देखा नहीं गया। यह अविश्वसनीय है। ये मिंग, मुझे पता है, ये मिंग ने ही किया होगा। उसने पुराने टैंकों को गिराकर नए टैंकों के लिए जगह बना दी। लेकिन उस जैसे लड़के को इतने सारे टैंक कहां से मिले? अगर आप इसका हल नहीं निकाल सकते तो इसके बारे में सोचना बेकार है। इतने सारे टैंक होने के बावजूद अगर हम ये लड़ाई नहीं जीत पाए तो बेहतर है कि हम मर ही जाएं। ये मिंग को घेरे हुए सैनिक पूरी तरह से अचंभित रह गए। ये टैंक मानो अचानक कहीं से प्रकट हो गए हो। पहले तो सब ठीक था, सिर्फ एक ही टैंक दिखाई दिया, लेकिन फिर हमारे सामने खड़े बच्चे ने अपना हाथ हिलाया और एक टैंक 2 में बदल गया। फिर ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 तक बढ़ता गया, जब तक कि यह लगभग भर नहीं गया और फिर यह रुक गया। ऐसा लग रहा था मानो बच्चे ने जादू से इतने सारे टैंक बना दिए हो। ये बच्चा अद्भुत है। नहीं, हम उसे ऐसा नहीं कह सकते। वो एक दिव्य बालक है, स्वर्ग द्वारा हमारे पैन सिटी को बचाने के लिए भेजा गया एक दिव्य बालक। हाँ, यही होना चाहिए।
आसपास के सभी सैनिक घुटने टेककर अत्यंत श्रद्धा भाव से ये मिंग के सामने झुक गए। इवाकी में हुए बदलाव स्वाभाविक रूप से लेंगे और उसके समूह की नजर से नहीं बच पाए। क्या हो रहा है? क्या कोई मुझे समझा सकता है कि ये सारे टैंक कहां से आए? क्या वे अचानक कहीं से प्रकट हो गए? लेंगे क्रोध से दहाड़ा। कुछ क्षण पहले तक वे आत्मसंतुष्ट थे, ये सोचकर कि वे छोटी सी सेना के साथ ही पेंचेन को हरा देंगे। लेकिन किसने सोचा होगा कि पलक झपकते ही दूसरी तरफ से सैकड़ों मील लंबी टैंकों की कतारें खड़ी हो जाएंगी। ये संख्या पहले से ही वाइल्ड वुल्फ गैंग की संख्या से 10 गुना से अधिक है। लड़ने का क्या फायदा? भले ही वाइल्ड वुल्फ रेजिमेंट सबसे विशिष्ट हो, फिर भी वे इतने भयानक टैंक गठन के सामने स्थिति को पलटने में असमर्थ होंगे। लेंगे जब सदमे और गुस्से से भरी हुई थी, तभी अचानक एक अजीब सा झंडा प्रकट हुआ। झंडे पर एक बेहद हास्यास्पद अल्पाका की कढ़ाई की गई है। अल्पाका के नीचे सोने के धागे से कढ़ाई की गई एक पंक्ति है। शिलालेख में लिखा है, महान और प्रभावशाली, आप आकाश के समान दीर्घायु हो, सभी के प्रिय हो और आपके लिए फूल खिले। जनरल ये मिंग। अध्याय 213 वाइल्ड वुल्फ लीजन समाप्त हो गया है। ये मिंग कौन है? भला कौन मुझे बता सकता है कि ये मिंग कौन है? जब लेंगे ने झंडा देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और लगभग मुंह से खून थूकने ही वाला था। यह इतिहास में अब तक का सबसे विचित्र युद्ध ध्वज है। उनके आसपास मौजूद सलाहकार एक दूसरे को देखने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेई वानली और बाकी लोग अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि ये मिंग ने उत्साह से झंडा निकाला और उसे लाल और नीले रंग के पैटर्न वाले सूट पहने अल्ट्रामैन टिगा के हाथ में थमा दिया। ये मिंग ने खुद घास के घोड़े को थपथपाया, अपनी छाती फुलाए और बचकानी आवाज में कुछ कहा। सभी सैनिक हमला करो। जैसे ही आवाज धीमी हुई, एक गर्जना गूंज उठी और सैकड़ों टैंक तुरंत आगे बढ़े और जबरदस्त ताकत के साथ वाइल्ड वुल्फ रेजिमेंट की ओर बढ़ गए। इतना ही नहीं, ये मिंग ने हाथ के एक इशारे से सैनिकों को ले जा रहे एक पैदल सेना के लड़ाकू वाहन को अचानक 2 वाहनों में बदल दिया। इसके तुरंत बाद 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो गए और पलक झपकते ही लेई वानली और उसके आदमियों के सामने सैकड़ों और पैदल सेना के लड़ाकू वाहन प्रकट हो गए। अद्भुत! क्या ये मिंग स्वर्ग से भेजा गया उद्धार करता है? ये तो बहुत डरावना है। ये मिंग दिन ब दिन और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। उसने ये सब कैसे कर लिया? अरे अरे, ध्यान से देखो, उन पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों पर मौजूद सैनिकों को ध्यान से देखो। क्या तुमने गौर किया? वे सब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हे भगवान, हर वाहन में बैठे सैनिक बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। क्या वे सभी क्लोन हैं? लेई वानली और बाकी लोग पागल हो रहे थे। क्या वास्तव में किसी जीवित व्यक्ति की भी प्रतिकृति बनाने की क्षमता जैसी कोई चीज होती है? एक पल के लिए लेई वानली, ली चेंगमिंग, सोन चांग, वी जियांगरोग और अन्य सभी उत्साहित और हैरान दोनों थे। ये मिंग इतना अद्भुत है, वह और क्या नहीं कर सकता। केवल शेन होंगे ही मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस रहा था। हे, ये तो बहुत बढ़िया है। ये मिंग तो कमाल का है, उसका साथ देना बिल्कुल सही फैसला है। अगर हम गठबंधन के खिलाफ भी चले गए तो क्या हुआ? आखिर में ये मिंग शायद गठबंधन को ही उखाड़ फेंके। शेन होंगे की मूर्खतापूर्ण मुस्कान और लेई वानली और अन्य लोगों के हैरान चेहरों के बीच ये मिंग अपने अल्पाका पर सवार होकर चली गई। उसके पीछे जनरल ये मिंग का युद्ध ध्वज लिए हुए अल्ट्रामैन टिगा था और उसके आगे सैकड़ों सुपर टैंक और सैनिकों से भरे अनगिनत पैदल सेना के लड़ाकू वाहन थे। आकाश में अनगिनत सशस्त्र हेलीकॉप्टर मक्खियों और मच्छरों की तरह गर्जना करते हुए वाइल्ड वुल्फ गैंग की ओर झुंड बनाकर बढ़ रहे थे। वाइल्ड वुल्फ्स का खेल खत्म हो गया। होश में आने के बाद लेई वानली और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे मुस्कान से भर गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ताकत में इतने बड़े अंतर और जीत की लगभग न के बराबर उम्मीदों वाली लड़ाई ये मिंग की नजरों में एक मजेदार खेल में बदल जाएगी। युद्ध को खेल की तरह लेना, शायद इस दुनिया में केवल ये मिंग ही ऐसा कर सकता था। ये मिंग एक युद्ध खेल खेल रहा था, लेकिन लेई वानली और अन्य लोग जरा भी ढिलाई करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और युद्ध के मैदान की स्थिति पर नजर रखने के लिए लगातार जासूस भेज रहे थे। रिपोर्ट, वाइल्ड वुल्फ लीजन की पूरी टैंक बटालियन नष्ट हो गई है। हमारा कोई हताहत नहीं हुआ। जासूसों का संदेश आया, उनकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। लेकिन सोचने पर बात समझ में आई। सैकड़ों टैंकों की एक साथ गोलीबारी के सामने वाइल्ड वुल्फ लीजन के लगभग 20 मुख्य युद्धक टैंक इतनी घनी तोपखाने की गोलाबारी के आगे कुछ भी नहीं कर सकते थे। रिपोर्ट, वाइल्ड वुल्फ लीजन की पूरी पैदल सेना लड़ाकू वाहन बटालियन नष्ट हो गई है। हमारा कोई हताहत नहीं हुआ है। रिपोर्ट, वाइल्ड वुल्फ लीजन की टैंक रोधी तोपखाना बटालियन हमारे सशस्त्र हेलीकॉप्टरों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई है। खबर, जंगली भेड़ियों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसके कमांडर लैंग ये को जनरल ये मिंग ने कुचलकर मार डाला। अध्याय 214 ये मिंग को एक सच्चा सेनापति बनाना। लेंगे की मृत्यु हो गई। जंगली भेड़ियों की सेना के सम्मानित कमांडर लैंग ये की मृत्यु यूं ही हो गई। उनकी मृत्यु अत्यंत अपमानजनक थी। ये मिंग के पैर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। ये मिंग का चेहरा लाल हो गया था और वह उत्साह से भरी हुई थी। ये खेल वाकई मजेदार है। दर्पण की जादुई शक्ति का उपयोग करके इतने सारे टैंक, पैदल सेना के वाहन, हेलीकॉप्टर आदि बनाने में उसने जो मेहनत की है वह पूरी तरह से सार्थक है। आखिरकार युद्ध तो ऐसी जबरदस्त शक्ति से ही लड़ा जाना चाहिए। चारों ओर देखते हुए ये मिंग ने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया और वाइल्ड वुल्फ गैंग के अस्थायी कमांड पोस्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, टिगा, इस टूटे हुए भेड़िए के झंडे को उतार दो और इसके स्थान पर मेरा युद्ध ध्वज लगा दो। नमस्ते। ये सुनकर अल्ट्रामैन टिगा ने आज्ञा का पालन किया और चला गया। कुछ ही क्षणों बाद ये मिंग का युद्ध ध्वज दुश्मन के कमांड पोस्ट के ऊपर दिखाई दिया, जो हवा में लहरा रहा था। शानदार और प्रभावशाली, दीर्घायु, सभी के प्रिय और फूलों द्वारा प्रशंसित और जनरल ये मिंग शब्द सुनहरे धागे से कढ़ाई किए गए हैं और सूर्य के प्रकाश में चमक रहे हैं। युद्ध ध्वज को धीरे धीरे ऊपर उठते देख पेंचेन के सभी सैनिक एक साथ घुटने टेक कर बैठ गए। एक परी बालक, हमारा महान सेनापति एक परी बालक है। ये सचमुच एक आशीर्वाद है कि स्वर्ग ने जनरल ये मिंग को हम पर बरसाया है। जनरल ये मिंग के यहाँ होने से पेंचेन कभी पराजित नहीं होगा। जनरल ये मिंग महान और शक्तिशाली हैं। ईश्वर उन्हें स्वर्ग के समान दीर्घायु होने की कामना करते हैं और ईश्वर उन्हें प्यार करे और उनके लिए फूल खिले। अंत में सभी सैनिक उन्माद में दहाड़ते हुए ये मिंग के युद्ध ध्वज पर लिखे नारे लगाने लगे, मानो वे पागल हो गए हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सैनिकों ने अपना संयम खो दिया। उनके पूर्वज पंचेन के मूल निवासी थे और वे पीढ़ियों से लेई परिवार के अधिकार क्षेत्र में थे। परिणाम स्वरूप ये मूल निवासी केवल लेई परिवार के बारे में जानते थे, गठबंधन के बारे में नहीं।
हालांकि आधुनिक समाज में प्रवेश करने के बाद से पेंचेन के स्थानीय लोगों पर लेई परिवार का नियंत्रण थोड़ा कम हो गया है, फिर भी वे एक ऐसी ताकत है जिनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। इसलिए जब उन सैनिकों ने वाइल्ड वुल्फ रेजिमेंट और अपनी सेना के बीच भारी अंतर देखा तो वे निराशा से भर गए। उन्होंने जीने की भी कामना नहीं की, उन्हें बस यही उम्मीद थी कि वाइल्ड वुल्फ रेजिमेंट द्वारा पेंचेन पर कब्जा करने के बाद उनके परिवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक 6 साल का बच्चा कहीं से प्रकट हुआ और उसके लगभग बचकाने व्यवहार ने इवाकी को बिना किसी प्रयास के युद्ध जीतने में मदद की। इसलिए इन सैनिकों की नजरों में ये मिंग एक दिव्य प्राणी का अवतार है, एक बाल सेनापति जिसे स्वर्ग द्वारा उनके पेंचेन को प्रदान किया गया है। लेई वानली, ली चेंगमिंग और अन्य लोगों ने पागलपन में डूबे हुए पेंचेन सैनिकों को देखा और उनकी आंखों में भय का गहरा भाव प्रकट हुआ। ये मिंग, ली चेंगमिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शुरुआती सदमे के बाद लेई वानली अचानक होश में आ गया और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। ये मिंग जन्मजात सेनापति है। मैंने ये मिंग को पेंचेन का ग्रैंड जनरल नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जो पेंचेन की सभी सेनाओं का कमांडर होगा। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। भाई लेई, ये तो बहुत बचकाना है। ये मिंग तो सिर्फ 6 साल का बच्चा है, वह भला सेना का नेतृत्व कैसे कर सकता है? ली चेंगमिंग ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। सेना ही पेंचेन की नींव है और साथ ही लेई वानली के जीवन का आधार भी। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पेंचेन और लेई परिवार दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है। ये सुनकर सोन चांग और वेई शियांगरोग भी लेई वानली को सांत्वना देने लगे। ली के स्वामी, कृपया पुनर्विचार करें। ऐसा नहीं है कि हमें ये मिंग पर भरोसा नहीं है, लेकिन सेना से जुड़े मामले बहुत महत्वपूर्ण है। ये मिंग अभी इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। जी हाँ लॉर्ड लेई, हम सभी ये मिंग को अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि वह शक्तिशाली है, फिर भी दिल से बच्चा है। उसे पैन सिटी की सेना की कमान सौंपना शायद उचित नहीं होगा। लेई वानली के सलाहकारों और सेनापतियों समेत सभी इसके खिलाफ थे। 6 साल के बच्चे को पेंचेन की सारी सेनाओं की कमान सौंपना सरासर बेतुका था। लेकिन शेन होंगे ने सबकी बातें सुनकर अचानक अपना सिर हिला दिया। अध्याय 215, टुकड़ों के ढेर से फसल काटना। शेन होंगे ने बार बार अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर उपेक्षा का भाव था। सज्जनों, आपकी सोच बहुत ही संकीर्ण है। ये युवक कौन है? सीधे शब्दों में कहें तो हम सब मिलकर भी उसके एक छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। उसके जैसे व्यक्ति को पैन सिटी की सेना की कमान संभालने में क्या बुराई है? वह तो एजोर स्टार की पूरी सेना की कमान भी संभाल सकता है। शेन होंगे को ये मिंग का पक्ष जीतने के प्रयास में बेतुकी बातें और बकवास करते देख सोन चांग और वेई शियांगरोग ने गुस्से से उसकी ओर देखा। शेन होंगे, तुम चापलूस बदमाश हो, बेशर्म बूढ़ा बदमाश शेन। हालांकि वे दोनों ये मिंग पर भरोसा करते थे, लेकिन वे शेन होंगे की तरह नहीं थे, जिसने ये मिंग की कृपा पाने के लिए अपने सभी सिद्धांतों का त्याग कर दिया था। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सैन्य मामले अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये मिंग चमत्कारिक रूप से हवा से बड़ी संख्या में हथियार और उपकरण प्रकट कर सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में सैन्य मामलों को समझता है। शेन होंगे ने सोन चांग और वेई शियांगरोग की ओर देखा, उनकी बातों से वह बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थी। तो क्या हुआ अगर तुम्हें सैन्य मामलों के बारे में कुछ नहीं पता, नौजवान? क्या लॉर्ड लेई की सेना के सभी अधिकारी मर चुके हैं? इसके अलावा तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए भला तुम्हें इन चीजों को संभालने का धैर्य कैसे होगा? आमतौर पर सभी स्तरों के अधिकारी इन्हें संभाल लेते हैं, तुम्हें तो बस नामात्र का मुखिया बनना है। शेन होंगे की बातें सुनकर सभी को अचानक एहसास हुआ कि वह ये मिंग को केवल एक नाम उधार दे रहा था। वास्तव में उन्होंने सोचा था कि वे पूरी सेना को इस 6 वर्षीय बच्ची के हवाले करने जा रहे हैं। लेई वानली ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरा मतलब बिल्कुल यही था। लेई वानली के ऐसा कहने पर बाकी लोगों ने आपत्ति करना बंद कर दिया। आखिरकार ये मिंग को सिर्फ सेनापति की उपाधि दी जा रही थी, ऐसा तो था नहीं कि वह सचमुच पेंचेन सेना का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि जब लोगों ने इस बात पर विचार किया कि कैसे एक 6 साल का बच्चा एक शहर का जनरल बन गया, तो वे हास्यास्पदता की भावना से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर कब से एक शरारती बच्चा भी सेनापति बन सकता है? ये मिंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लेई वानली ने उसे पहले ही जनरल के पद पर पदोन्नत कर दिया था और वह अभी भी युद्ध के मैदान में इधर उधर भटक रहा था। विभिन्न हथियारों के मलबे को देखकर वह अपने अल्पाका पर सवार हुआ, अपने वज्र हथौड़े को लहराया और दुश्मन पर वार किया। युद्ध क्षेत्र से लगातार गरजती हुई गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अनगिनत एमएम मुख्य युद्धक टैंक, वाइपर हेलीकॉप्टर, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, टैंक रोधी बंदूकें और अन्य हथियार जो क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके थे, ये मिंग के हथौड़े के नीचे चूर चूर हो गए। वाह, मैंने तो 100 से ज्यादा टैंक के टुकड़े जमा कर लिए हैं। अब मुझे आगे क्या बनाना चाहिए? युद्ध क्षेत्र को साफ करने के बाद ये मिंग ने 100 से अधिक टैंक के टुकड़े, 200 से अधिक पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के टुकड़े और हेलीकॉप्टर के टुकड़े एकत्र किए। इतने सारे टुकड़ों के साथ स्वाभाविक रूप से वह कुछ अच्छा संश्लेषित करना चाहता था। आखिरकार अभी अभी हुई लड़ाई में उसने मिरर मैजिक द्वारा कॉपी किए गए हथियारों के इस्तेमाल से वाइल्ड वुल्फ गैंग को आसानी से कुचल दिया। लेकिन वास्तविकता में पेंचेन के सभी हथियार और उपकरण पुराने हो चुके थे और जल्द ही चलन से बाहर होने वाले थे। अब जबकि ये मिंग पेंचेन पहुंच चुका है, वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता कि पेंचेन गठबंधन के हाथों नष्ट हो जाए। इसलिए लेई वानली की युद्ध शक्ति बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही ये मिंग विभिन्न टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहा था, लेई वानली और उसके सलाहकार युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। युद्ध क्षेत्र का जायजा लेने के बाद ली चेंगमिंग और लेई वानली ने एक दूसरे को देखा, निराशा से वे अवाक रह गए। वे अब भी युद्ध क्षेत्र को साफ करने और ये देखने के बारे में सोच रहे थे कि क्या उन्हें इससे कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन उन्हें सिर्फ बारूद के ढेर ही दिखाई दिए। वाइल्ड वुल्फ गैंग द्वारा छोड़ा गया एक भी साबुत हथियार या उपकरण नहीं मिला, यहाँ तक कि मलबे का भी कोई निशान नहीं था। ली चेंगमिंग और लेई वानली ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन बड़बड़ाए। यह जरूर ये मिंग होगा, उसने फिर से उन हथियारों को तोड़ दिया होगा। अध्याय 216, पंखों वाला टैंक। वो बदमाश, उसने मेरे लिए कुछ क्यों नहीं छोड़ा? कम से कम कुछ बंदूकें और तोपें तो छोड़ सकता था। लेई वानली को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो और उसने ये मिंग को घृणा भरी नजरों से देखा। लेई वानली की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए ये मिंग ने हड़बड़ी में विभिन्न टुकड़ों को संश्लेषण भट्टी में फेंक दिया। कुछ ही क्षणों बाद सिस्टम की सूची में तरह तरह के अजीब और असामान्य हथियार दिखाई देने लगे। हे, ये तो कमाल है, मैं तो जीनियस हूँ। ये मिंग अचानक खुशी से चिल्लाए और फिर अपना छोटा हाथ हिलाया।
अचानक सैकड़ों विचित्र और असामान्य हथियार सबकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। सभी लोग चौंक गए और अपने सामने प्रकट हुए हथियारों को देखकर अचंभित रह गए। उन्हें देखकर वे दंग रह गए। ये सब क्या बकवास है? पंखों वाला टैंक, एक पैदल सेना का लड़ाकू वाहन जिसके ऊपर प्रोपेलर लगा हो, पटरियों और तोप से लैस एक हेलीकॉप्टर। ये लेई वानली अपने सामने रखे हथियारों और उपकरणों को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बाकी लोग तो और भी ज्यादा अचंभित थे, अविश्वास से एक दूसरे को घूर रहे थे। आप यहाँ आओ, ये मिंग ने एक सैनिक को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सिपाही तुरंत चौंक गया और तेजी से आगे बढ़ा। ये मिंग को विस्मय और प्रशंसा की निगाहों से देखने लगा। क्या आप टैंक चला सकते हैं? ये मिंग ने सिर झुकाते हुए पूछा। हाँ हाँ, सिपाही ने जल्दी से सिर हिलाया। वह मूल रूप से एक टैंक सैनिक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह टैंक चलाना जानता था। यह सुनकर ये मिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर पंखों वाले एक टैंक की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और इस टैंक को चलाओ, मुझे इसकी शक्ति का परीक्षण करने दो। सिपाही ने उस दिशा में देखा जिधर ये मिंग इशारा कर रहा था और पल भर में जम गया। ये क्या हो रहा है? टैंकों के पंख कब उगाए? आगे बढ़ो, ये सारे हथियार मैंने ही बनाए हैं, ये वाकई कमाल के हैं। सिपाही के अचंभित चेहरे को देखकर ये मिंग ने तुरंत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यदि सिस्टम इन हथियारों को पहचान लेता है तो ये हथियार स्वाभाविक रूप से उपयोग करने योग्य हैं, ये केवल दिखने और कार्य करने में थोड़े अजीब हैं। जल्दी करो और जाओ, लेई वानली ने होश में आकर सैनिक पर चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर सैनिकों ने जरा भी देर नहीं की और सावधानीपूर्वक पंखों वाले टैंक की ओर चल पड़े। सैनिक के टैंक में चढ़ने के बाद उसने तुरंत उसे चलाना शुरू कर दिया। इसे उड़ाओ, ये मिंग की आवाज गूंज उठी। टैंक के पंखों से आग की एक बौछार निकली और फिर एक लड़ाकू विमान की तरह टैंक तेजी से आगे बढ़ा और ऊंचाई पर उड़ता चला गया। लेई वानली और अन्य लोग हवा में उड़ते हुए टैंक को हैरानी से देखते रह गए। चलो एक गोली चलाकर देखते हैं, ये मिंग ने उत्साह से ताली बजाई। धमाका, तोपखाने की गोलीबारी की आवाज गूंज उठी और अचानक टैंक की तोप की नली से एक सफेद चमक दिखाई दी। अगले ही पल पास ही स्थित एक पर्वत शिखर पर गोले से हमला हुआ और वह पल भर में धूल में तब्दील हो गया। हिस, लेई वानली और बाकी सब हौंफने लगे, उनके सिर में झंझनाहट होने लगी और उनके शरीर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। इस पंखों वाले टैंक में एक बेहद शक्तिशाली सिंगल शॉट है। ये टैंक अद्भुत है। जी हाँ, यह न केवल उड़ सकता है बल्कि इसकी मारक क्षमता भी कल्पना से परे है। हाँ, ऐसे टैंकों के होते हुए एमएम के मुख्य युद्धक टैंक क्या है? इनमें से एक टैंक आसानी से 10 एमएम टैंकों को नष्ट कर सकता है। जी हाँ, यहाँ कम से कम 10 पंखों वाले टैंक हैं जो 100 एमएम क्लास मुख्य युद्धक टैंकों के बराबर है। हे भगवान, मेरे पंचेन की सैन्य शक्ति कितनी बढ़ गई है। लेई वानली के कर्मचारी और पेंचेन के कई सेनापति खुशी से झूम रहे थे। इन विचित्र और असामान्य हथियारों के साथ गठबंधन को इवाकी को धमकी देने के लिए शायद कम से कम एक पूरी सेना तैनात करने की आवश्यकता होगी। क्या वे इवाकी को फिर से खत्म करने के लिए एक विशेष दस्ता भेजना चाहते हैं? ये तो बस कोरी कल्पना है। अध्याय 217 बूढ़े शेन, ये खरगोश तुम्हारे लिए है। टैंकों का परीक्षण करने के बाद ये मिंग ने सैनिकों को प्रोपेलर वाले पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों और ट्रैक वाले हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न हथियारों को आजमाने के लिए कहा। प्रत्येक हथियार में अकल्पनीय शक्ति थी जिससे लेई वानली और अन्य लोग पूरी तरह से अविश्वास की स्थिति में थे, मानो वे सपना देख रहे हो। उनका यह भी मानना था कि एक बार ये हथियार युद्ध के मैदान में आ जाएं, तो केवल इनकी उपस्थिति ही दुश्मन को भयभीत करने के लिए काफी होगी। लेई वानली ने अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव लिए सबकी ओर देखा। अब कौन सोचता है कि ये मिंग सेनापति बनने के योग्य नहीं है? ये सुनकर सभी कर्मचारियों और जनरलों ने अपने सिर झुका लिए, उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। ये मिंग के पास ऐसी अद्भुत क्षमताएं हैं कि भले ही वह सैनिकों का नेतृत्व न कर सके, फिर भी वह केवल अपने हथियारों से दुश्मन को कुचल सकता है। ली चेंगमिंग, सोन चांग और वेश यांगरोग ने एक दूसरे की ओर देखा, सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। ये मिंग दिन ब दिन और भी अजीब होता जा रहा है। मुझे सच में नहीं पता कि उसने ऐसे विचित्र और असामान्य हथियार कैसे बना लिए। केवल शेन होंगे ने ही अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव लिए सबकी ओर देखा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था, छोटे भाई, तुम गठबंधन में सेनापति बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हो। पेचेंग में सेनापति बनने की तो बात ही छोड़ो। जनरल शब्द सुनते ही ये मिंग के कान तुरंत खड़े हो गए। जो बच्चा सेनापति नहीं बनना चाहता, वह अच्छा बच्चा नहीं है। बूढ़ा शेन सच में ईमानदार है। वह जानता है कि मेरे लिए कैसे बोलना है। मैं उसे निराश नहीं कर सकता। सबकी बातें सुनकर ये मिंग का चेहरा उत्साह से चमक उठा और वह मन ही मन सोचने लगी। अचानक ही ये मिंग ने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया और शेन होंगे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। बूढ़े शेन, इधर आओ। युवक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर शेन होंगे ने वहां मौजूद सभी लोगों की तिरस्कारपूर्ण निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और एक पालतू कुत्ते की तरह तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गया। शेन होंगे अपनी बात का पक्का है। चूंकि उसने ये मिंग को खुश करने का ठान लिया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस छोटी राजकुमारी की हर तरह से सेवा करेगा। दूसरों की राय के लिए वह उसे सिर्फ ईर्ष्या मानता है। बूढ़े शेन, मुझे वे सभी अच्छे काम याद हैं जो आपने मेरे लिए किए हैं। ये मिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर हाथ हिलाया। शेन होंगे के सामने अचानक एक विशालकाय खरगोश प्रकट हो गया। ये खरगोश बिल्कुल सफेद है और हाथी जितना बड़ा है। यह एक बांस की कुर्सी पर बैठा है और कुर्सी के सामने एक लंबी मछली पकड़ने वाली छड़ी रखी है, जिससे एक बड़ी गाजर लटक रही है। ये तो, शेन होंगे ने खरगोश को आश्चर्य से देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी दहशत झलक रही थी। इस खरगोश में वास्तव में ये जिनकी ताकत है। ये स्पष्ट रूप से एक राक्षस है। लेई वानली और वहां मौजूद सभी लोग चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गए। हालांकि यह एक खरगोश जैसे दिखने वाला दानव था, फिर भी इसकी साधना का स्तर ये जिन के बराबर था। अगर यह अचानक हमला करके किसी को घायल कर दे तो वह इसका सामना नहीं कर पाएगा। बूढ़े शेन, मुझे लगता है कि आपके पास सवारी के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको ये खरगोश दे देता हूँ। ये मिंग ने खरगोश की ओर इशारा करते हुए कहा। ये खरगोश कई विचित्र जीवों का मिश्रण था, जिन्हें उसने चिड़ियाघर में हजारों राक्षसों का विच्छेदन करके बनाया था। हालांकि इनमें से कोई भी विचित्र जानवर अल्पाका की बराबरी नहीं कर सकता था, इसलिए ये मिंग ने उन सभी को सिस्टम के गोदाम में फेंक दिया था। अब उनका उपयोग करने और उन्हें शेन होंगे को खेलने के लिए देने का यह एक अच्छा अवसर था। ये मिंग की बातें सुनकर शेन होंगे को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या वो ये जिन क्षेत्र के इस जानवर को सवारी के रूप में इस्तेमाल करेगा?
हे भगवान, ये खुशी इतनी अचानक कैसे आ गई? चलो एक बार कोशिश करके देखो, ये मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शेन होंगे ने एक चूजे की तरह बार बार सिर हिलाया जैसे वह चावल चुग रहा हो, फिर सावधानी से एक उंगली बढ़ाकर खरगोश को छेड़ा। खरगोश ने अपनी आंखें घुमाई, उसकी निगाहों में तिरस्कार का भाव था। क्या इस गवार ने पहले कभी इतना सुंदर खरगोश का बच्चा नहीं देखा? अध्याय 218। क्या इतना बेशर्म होना वाकई जरूरी है? हे, इसने मुझे काटा नहीं। शेन होंगे ने मूर्ख की तरह ठहाका लगाया, लेकिन उस समय वहां मौजूद किसी ने भी उस पर नहीं हंसा। वे सभी शेन होंगे को टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनके सामने मौजूद खरगोश की आंखों में ईर्ष्या और जलन भरी हुई थी। बूढ़े शेन, जल्दी करो, ये मिंग ने मुंह बनाया। बूढ़ा शेन हर तरह से अच्छा है, लेकिन कभी कभी वह बेवकूफों जैसी हरकतें करता है जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। ओह ओह ओह, ये सुनकर शेन होंगे जल्दी से ऊपर चढ़ गया। वह बांस की कुर्सी पर बैठ गया और खरगोश की आभा अचानक बदल गई। फिर वह बिजली की तरह दौड़ पड़ा, इतनी तेजी से कि दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कार भी शायद उसकी धूल में ही सिमट जाती। कुछ देर बाद खरगोश शेन होंगे को एक चक्कर लगवाकर वापस लौट आया। शेन होंगे का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, युवक, ये खरगोश वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत तेज दौड़ता है। मुझे डर है कि यह बूढ़ा आदमी शायद इसका मुकाबला न कर पाए। बेवकूफ, क्या तुम उस छोटे खरगोश से बात करके उसे धीरे चलने के लिए नहीं कह सकते थे? ये मिंग ने अपना हाथ माथे पर रखा और बेबसी से कहा। लाओ, शेन का आईक्यू लगातार कम क्यों होता जा रहा है? आओ। खरगोश ने अपना सिर उठाया, शेन होंगे की ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा और टर्राया। जैसे ही वह आवाज निकली, लेई वानली, ली चेंगमिंग और अन्य लोगों को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो और उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया। सभी लोग भयभीत हो गए। खरगोश की चीख ने सचमुच उन्हें एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया था। ये देखकर शेन होंगे फिर से उत्साहित हो गया। ये खरगोश कमाल का है। इसकी चीख लोगों को सुन्न कर सकती है और यह स्पोर्ट्स कार से भी तेज है। साथ ही ये जिन स्तर की साधना कर रहा है, ये तो सचमुच परिपूर्ण है। बेशक ये तुम्हारे अल्पाका से तुलना नहीं कर सकता छोटे भाई, वह तो एक काल्पनिक जानवर है, लेकिन तुम मेरे प्रति बहुत दयालु हो छोटे भाई। तुमने मुझे इतना शानदार खरगोश दिया। शेन होंगे ने मन ही मन प्रसन्नता से सोचा, फिर विजयी भाव से सबकी ओर देखा। उसने अपने दो पुराने दुश्मनों सोंग चांग और वेई शियांगरो की ओर चुनौती भरे अंदाज में भौहें उठाई। देखा, यहाँ मौजूद सभी लोगों में से केवल मेरे पास, शेन होंगे के पास एक दानव पशु सवारी है। आप में से कोई भी इसके योग्य नहीं है। शेन होंगे के घमंडी चेहरे को देखकर सभी लोग घृणा से भर गए, खासकर सोंग चांग और वेई शियांगरो, जो इतने गुस्से में थे कि उन्हें लगभग खून की उल्टी आ गई। वह बूढ़ा बदमाश। सोंग चांग और वेई शियांगरो ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन कोसने लगे। युवक, मैं एक और सैर पर जा रहा हूँ। खरगोश पर बैठे शेन होंगे ने उत्साह से ये मिंग से कहा। ये मिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ जाओ। शेन होंगे को खरगोश पर सवार होकर जाते देख सभी ने तुरंत ये मिंग को घेर लिया। ये मिंग, देखो, तुम्हारे मोटे चाचा ने तुम्हें पहले ही सेनापति बना दिया है, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे? मैं तो बस एक चक्कर लगाने से ही हौंफ रहा हूँ, क्यों ना तुम मुझे एक राक्षसी सवारी भी दिला दो। हम ये मिंग, क्या तुम्हें लगता है कि अंकल ली आमतौर पर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? है ना? तुमने खुद भी हाँ में सिर हिलाया था। अंकल ली के गठिया का दर्द हाल ही में बढ़ गया है और उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है। क्यों ना हम अंकल ली के लिए एक राक्षसी सवारी भी ले लें? छोटी ये मिंग, ये शियाओ मिंग, दादाजी सोंग आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपके पास अभी भी कोई राक्षस सवारी है? यदि है तो क्या दादाजी सोंग बदले में सोंग परिवार के खजाने हमें दे देंगे? ये मिंग, मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूँ। तुम्हें मार्शल आर्ट की तकनीकें चाहिए या खजाने? बस कह दो, हमारे वेई परिवार को अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेई वानली, ली चेंगमिंग, सोंग चांग और वेई जियांगरोग ने ये मिंग को घेर लिया, कुछ दया का दिखावा कर रहे थे, अन्य खजाने को लालच के रूप में पेश कर रहे थे। सभी ये मिंग से एक दानव पशु सवारी प्राप्त करना चाहते थे। पैचेंग के कर्मचारी और सेनापति लेई वानली और उसके 3 साथियों को देखकर अचंभित रह गए, मानो उनके दिमाग में हजारों घास के घोड़े दौड़ रहे हों, जिससे वे पूरी तरह से व्याकुल हो गए हों। क्या ये सचमुच वही नगर स्वामी है जिसे वे जानते हैं? वो इतना निर्लज कैसे हो सकता है? अध्याय 219। गलत कछुआ और सांप जुआनबू के रूप में। क्या आपके लिए बच्चों से इस तरह झूठ बोलना वाकई ठीक है? ये मिंग ने पलकें झपकाई और असहाय होकर लेई वानली और उन अन्य लोगों को देखा जो बेशर्मी से उससे चिपके हुए थे। खासकर ली चेंगमिंग, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि उनके जैसा गंभीर व्यक्ति बिना पलक झपकाए एक बच्चे से झूठ बोल सकता है। ये गठिया आखिर है क्या? अभी तो वो बवंडर की तरह चल रहा था। हालांकि ये मिंग ने उनके लिए सवारी की व्यवस्था पहले ही कर ली थी, इसलिए उसने उन्हें और नहीं छिपाया। मोटे चाचा, ये बड़ा कछुआ आपके लिए है। ये मिंग ने हाथ के इशारे से एक अजीबोगरीब जानवर को बुलाया जिसका शरीर कछुए जैसा और सिर सांप जैसा था। उसका पूरा शरीर काला था और एक गहरे प्रकाश से चमक रहा था। बड़ा कछुआ शब्द सुनते ही लेई वानली लगभग मुंह से खून थूकने ही वाला था, लेकिन जब उसने अपने सामने उस अजीब जानवर को देखा तो वह अचानक स्तब्ध रह गया और बोल पड़ा। जुआनबू, दिव्य जानवर। आवाज बंद होते ही जो भीड़ अचंभित थी वह विस्मय से हौंफने लगी। हे भगवान, ये तो सचमुच जुआनबू दिव्य पशु है। ये तो अविश्वसनीय है। जुआनबू, वह तो सचमुच एक दिव्य प्राणी है। एक दिव्य जानवर का अवतरण। क्या यह इस बात का संकेत हो सकता है कि मेरे शहर पेन का भविष्य समृद्धि से भरा है? काला कछुआ संरक्षक है और पंचेंग भाषा में पान अक्षर का अर्थ भी संरक्षक होता है। ये शगुन मेरे पंचेंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। नगर स्वामी, आप अत्यंत प्रसन्न हो। सभी लोग पूरी तरह से चकित थे। कई विद्वान सलाहकारों ने तो गणनाएं भी की और निष्कर्ष निकाला कि जुआनबू का अवतरण एक शुभ संकेत था कि पेंचेंग समृद्धि के लिए नियत था। ये सुनकर ये मिंग ने अपनी आंखें घुमाई और बोली, छी छी छी, ये कैसा जुआनबू है, कैसा शुभ संकेत। ये तो बस एक नाकाम उत्पाद है जिसे मैंने जुआनबू की शक्ल के आधार पर बनाया है। ज्यादा से ज्यादा ये बस एक कछुआ और एक सांप है। हालांकि तुमने खुद अपनी गलती मान ली है, इसलिए मुझे दोष मत दो। झूठ बोलने वाला बच्चा अच्छा बच्चा नहीं होता। ये मिंग ने मन ही मन सोचा। ये मिंग, क्या तुम सचमुच मुझे ये जुआनबू देने जा रहे हो? लेई वानली उत्साह से कांप रही थी। ये जुआनबू दिव्य पशु था जिसे प्राचीन काल से ही शुभ प्राणी माना जाता रहा है। लेई वानली को इतना उत्साहित देखकर ये मिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मोटे चाचा, इसे जुआनबू नहीं माना जा सकता।
ज्यादा से ज्यादा यह जुआनबू का वंशज हो सकता है। ये कहने के बाद ये मिंग ने चुपके से अपनी जीभ बाहर निकाल दी। ये बच्ची झूठ नहीं बोल रही थी, कम से कम इसकी शक्ल तो बिल्कुल शुवानबू जैसी थी। ये सुनकर लेई वानली ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह दिल खोलकर हंसा और बोला, जुआनबू का वंशज? क्या वह अभी भी जुआनबू ही नहीं है? तो फिर यह मोटा चाचा औपचारिकताएं नहीं निभाएगा और खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लेगा। ये देखकर पेनचैन के कर्मचारी और सेनापति अत्यंत प्रसन्न हुए और बधाई देने के लिए लेई वानली को प्रणाम किया। बधाई हो नगर स्वामी, बधाई हो नगर स्वामी। हमारे पैन नगर पर शुभ संकेत बरस रहे हैं, जो महान समृद्धि का सच्चा संकेत है। हा। लेई वानली दिल खोलकर हंसी, विजयी महसूस कर रही थी और महत्वाकांक्षा से भरी हुई थी। ली चेंगमिंग, सोन चांग और वेई जियांगरोग ईर्ष्या और जलन से भरे हुए थे। वो मोटा तो बड़ा भाग्यशाली है। ये मिंग ने उसे शुवानबू दिव्य पशु दे दिया। अगर ये खबर फैल गई और आज उन्होंने जंगली भेड़ियों की सेना का सफाया कर दिया तो पेंचेन की प्रतिष्ठा आसमान छू जाएगी। कुछ पल की आत्मसंतुष्टि के बाद लेई वानली खुशी खुशी कछुआ सांप पर चढ़ गई, सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर गर्व से मुस्कुराते हुए सवारी के लिए निकल पड़ी। ये मिंग, ली चेंगमिंग और बाकी दोनों ने ये मिंग की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। उनके चेहरे दयनीय भावों से भरे हुए थे। अब लेई वानली और शेन होंगे दोनों ने मॉन्स्टर माउंट प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने नहीं। ये मिंग ने ली चेंगमिंग और अन्य दो लोगों पर एक नजर डाली, फिर अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया। एक सिर के बदले 100 मार्शल आर्ट की नियमावली। ये सुनकर ली चेंगमिंग और बाकी दोनों और भी ज्यादा निराश हो गए। ये मिंग उनके साथ अलग अलग व्यवहार कर रहा था। उस बूढ़े बदमाश शेन होंगे और मोटे लेई को कुछ भी क्यों नहीं देना पड़ा। अध्याय 220। इस बच्चे की तो लॉटरी लग गई। क्या हमें इसे बदलना चाहिए या नहीं? ये मिंग ने अपना सिर झुकाया और ली चेंगमिंग, सोन चांग और वेई शियांगरों को देखकर मुस्कुराए। ली चेंगमिंग और सोन चांग चुप रहे। बेशक वे 100 मार्शल आर्ट मैनुअल तैयार कर सकते थे, लेकिन 100 मार्शल आर्ट मैनुअल के बदले एक राक्षसी जानवर पर सवार होना कुछ ज्यादा ही खर्चीला लग रहा था। आखिरकार एक राक्षसी जानवर पर सवार होना भी तो सिर्फ एक सवारी ही है। वेई शियांगरोग हालांकि कोशिश करने के लिए कुछ हद तक उत्सुक था। उसके वेई परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों को शियाओ यान ने खत्म कर दिया था, केवल वह वेई नान और झांग सियू ही बचे थे। उसके पास जो भी मार्शल आर्ट थे, उनका कोई खास उपयोग नहीं था। उन्हें किसी राक्षसी पशु पर सवार होने के बदले में देना अधिक उपयोगी होगा। जैसे ही वेई शियांगरोग बोलने ही वाली थी, शेन होंगे अपने बड़े खरगोश पर सवार होकर लौट आया था। मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, तुम लोगों में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। मैंने तुम्हें कभी नुकसान कब होने दिया है? छोटे भाई, तुमने मुझे सवारी दी, लेकिन मैं इसे यूं ही मुफ्त में नहीं ले सकता। बदले में मैं तुम्हें 100 मार्शल आर्ट की किताबें दूंगा। शेन होंगे की घमंडी आवाज गूंजी, जिससे ली चेंगमिंग और वहां मौजूद अन्य लोगों को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। हाँ, ये मिंग ने उन्हें कभी नुकसान पहुंचाया है क्या? ये बात समझते ही ली चेंगमिंग और अन्य लोगों ने तुरंत हिचकिचाना बंद कर दिया। ये मिंग, मैं इसे बदल दूंगा। ये तो बस 100 मार्शल आर्ट की नियमावली है। हाँ, 100 मार्शल आर्ट की नियमावली मेरे सोन परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी मार्शल आर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये मिंग, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। उन तीनों ने बारी बारी से बोलना शुरू किया और यह सुनकर ये मिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जब वे बातें कर रहे थे तभी लेई वानली बड़े उत्साह से अपने कछुए सांप पर सवार होकर वापस आ गया। सबकी बातें सुनकर उसने तुरंत हाथ हिलाया और कहा, क्या आपको मार्शल आर्ट की तकनीकें चाहिए? मेरे लेई परिवार के पास बहुत सारी हैं। मैं आपको 200 दूंगा। लेई वानली का वाहन शुवानबू नामक दिव्य पशु था। हालांकि ये मिंग ने उससे मार्शल आर्ट कौशल नहीं मांगा था, फिर भी वह उसे मुफ्त में नहीं ले सकता था। 200 मार्शल आर्ट की नियमावली के बदले एक शुवानबू दिव्य जानवर प्राप्त करना एक बहुत बड़ी जीत होगी। वाह, एक ही बार में 600 मार्शल आर्ट तकनीकें। मैं आखिरकार उन्हें फिर से एक शक्तिशाली तकनीक में संयोजित कर सकता हूँ। ये मिंग बेहद खुश था। उसने कुछ बेकार घोड़ों के बदले में ढेर सारी मार्शल आर्ट स्किल्स हासिल कर ली थी। मार्शल आर्ट स्किल्स को मिलाकर वह उन्हें दूसरी चीजों के बदले में इस्तेमाल कर सकता था। मैं कितनी प्रतिभाशाली हूँ, ये मिंग ने मन ही मन प्रसन्नता से सोचा। ये मिंग इसके बारे में सोचते सोचते और भी खुश होता गया। उसने हाथ हिलाते हुए एक और राक्षसी वाहन को बाहर फेंक दिया। अंकल ली, यह मेढक आपके लिए है। ली चेंगमिंग अपने सामने विशालकाय मेढक को देखकर दंग रह गया, जो एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था। इस तरह मेढक पर सवारी करना थोड़ा शर्मनाक है। ली चाचा, इस मेढक को कम मत समझिए, यह मेढक राजकुमार है। ये मिंग इसे देखकर मुस्कुराए। ऐसा लगा मानो मेढक ने ये मिंग की बातें सुन ली हो और तुरंत ही विजयी स्वर में टर्राया। कर्क, जैसे ही वह आवाज गूंजी, उसी क्षण मेढक के विशाल मुंह से जहरीले धुएं का एक गुबार निकल आया। जहरीला धुआं तेजी से आगे बढ़ा और पास ही जमीन पर पड़े वाइल्ड वुल्फ लीजन के कई सैनिकों के शव नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से हड्डियों के ढेर में बदल गए। ये देखकर ली चेंगमिंग सदमे से हौंफने लगा। यह मेढक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। शुरुआती हैरानी के बाद ली चेंगमिंग को अब घृणा महसूस नहीं हुई और वह खुशी खुशी मेढक पर चढ़ गया। जैसे ही वह बैठा, ली चेंगमिंग को अपने शरीर में एक ठंडी अनुभूति हुई, जिससे उसका मन तुरंत शांत हो गया और वह तरोताजा और स्पष्ट दिमाग वाला महसूस करने लगा। क्या इससे वास्तव में खेती में सहायता मिलती है? ली चेंगमिंग दंग रह गया। मेढक का विषैला धुआं पहले से ही बेहद भयानक था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उस पर बैठने से साधना में भी सहायता मिलेगी। ये तो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। ऐसे घोड़े के लिए 100 मार्शल आर्ट मैनुअल, ये तो सरासर सौदा है। ली चेंगमिंग तो बेहद खुश था ही, ये मिंग भी मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। मैंने एक बेकार मेढक के बदले 100 मार्शल आर्ट की किताबें ले ली। मुझे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। अध्याय 221 मनमोहक मुर्गा। सोन चांग और वेई शियांगरोग बढ़ती ईर्ष्या के साथ ये मिंग को देख रहे थे। उनके चेहरे दयनीय भावों से भरे हुए थे। दादाजी सोंग, ये लो, इसे ले लो। अपनी कलाई की एक झटके से ये मिंग ने एक और घोड़ा बाहर फेंक दिया। जैसे ही यह वाहन प्रकट हुआ, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सबके सामने एक विशाल मकड़ी प्रकट हुई, जिसका शरीर चमकीले रंगों से ढका हुआ था, जो स्पष्ट रूप से एक अत्यंत विषैला जीव था। सोन चांग ने घबराकर बड़ी सी मकड़ी की ओर इशारा करते हुए मुश्किल से अपनी घबराहट को काबू में किया। मैं इस पर सवारी करूंगा। स्पाइडर, क्या तुम इस पर सवारी कर सकते हो? दादाजी सोंग, क्या आप डरे हुए हैं? ये देखकर ये मिंग ने सोन चांग की ओर मुस्कुराते हुए देखा।
सार्वजनिक स्थान पर एक छोटे बच्चे द्वारा इस तरह से बात किए जाने से सोनचांद को शर्मिंदगी महसूस हुई। हे मुझे डर क्यों लगेगा। अपने डर को दबाते हुए सोनचांद ने घबराते हुए मकड़ी की पीठ पर चढ़ गया। जैसे ही वह बैठा, विशाल मकड़ी खुशी से इधर उधर दौड़ने लगी। कुछ देर सवारी करने के बाद सोनचांद का डर धीरे धीरे गायब हो गया और उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। ये मीन जो कुछ भी लेकर आया वह सब बेहतरीन था। यह मकड़ी देखने में काफी डरावनी लगती है, लेकिन वास्तव में यह बेहद असाधारण है। यह न केवल अविश्वसनीय रूप से तेज है, पहाड़ों और घाटियों को ऐसे पार कर सकती है जैसे समतल जमीन पर चल रही हो, बल्कि यह अपने दुश्मनों को बांधने के लिए अनगिनत सफेद रेशमी धागे भी थूक सकती है। जब सोनचांद इधर उधर घूम रहा था तो वे शियांगरो खुद को और रोक नहीं पाया। मेरा क्या बूढ़े वे, तुम इस पर सवारी कर सकते हो। यह सुनकर ये मीन ने तुरंत एक बड़ा मुर्गा बाहर फेंक दिया। यह मुर्गा लगभग 2 मीटर लंबा है, इसके पंख चमकीले रंगों के हैं और दूर से देखने पर यह आग के गोले जैसा दिखता है। वह वहां गर्व और भव्यता से खड़ा था, उसकी निगाहें अधिकार और असीम गर्व से भरी हुई थी। वे जियांगरो पूरी तरह से अवाक रह गई और उसे रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं बचे थे। लेई वानली का अवतार शिवानुभु दिव्य पशु है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इसका रूप निश्चित रूप से सबसे आकर्षक है। शेष खरगोश, मेढक और मकड़ियां हालांकि कुछ हद तक विचित्र हैं, लेकिन कम से कम कुछ हद तक स्वीकार्य हैं। लेकिन अपने घोड़े को देखो, एक बड़ा मुर्गा, मुर्गे पर इस तरह सवारी करना, ये कैसी बेवकूफी है। बूढ़े वे, क्या तुम मेरे मुर्गे को नीचा देख रहे हो। ये देखकर ये मीन तुरंत नाराज हो गया। यह मुर्गा काफी ताकतवर था, अगर उसे बूढ़े वे पर दया न आती तो वह इसे उसे नहीं देता। ये मीन की बातें सुनकर मुर्गे ने घमंड से अपना सिर घुमाकर वे शियांगरो की ओर देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। तुरंत ही उसकी चीख गूंज उठी, क्लक 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 क्लक। एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चीख गूंजी और उनके चारों ओर युद्ध क्षेत्र की सफाई कर रहे सैनिक अनायास ही मुर्गियों की तरह नाचने और बांग देने लगे। क्लक 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 क्लक। यहाँ तक कि लेई वानली, शेन होंगे और वे जियांगरो भी अपने शरीर को मरोड़ने, अपनी बाहों को फैलाने और मुर्गे की तरह लड़खड़ाते हुए चलने से खुद को रोक नहीं पाए। पूरा युद्ध क्षेत्र मुर्गों की बांग से गूंज रहा था। ये शैतानी और बेहद भयानक है। ये मीन लगभग हंस पड़ा। जब उसने इस मुर्गे को बनाया था तो उसने इसमें मुर्गे की बांग की धुन को शामिल किया था और अब ऐसा लग रहा था कि इसका असर वाकई बेहद जबरदस्त था। हे रुको, हे अभी रुक जाओ। लेई वानली और उसके दोनों साथी भयभीत थे। ये स्थिति पूरी तरह से अनियंत्रित थी और उनके शरीर उनके नियंत्रण से बाहर थे। ये देखकर ये मीन ने मुर्गे को थपथपाया और मुर्गे का बांग देना तुरंत बंद हो गया। अगले ही पल युद्ध के मैदान में मौजूद हर कोई जम गया और फिर हर कोई पूरी तरह से अचंभित हो गया। उनके चेहरे भ्रम से भरे हुए थे। वे अचानक नाचने क्यों लगे। वे शियांगरोग अचानक उछल पड़ी और मुर्गे को कसकर गले लगा लिया। मुझे ये मुर्गा चाहिए, मुझे ये मुर्गा चाहिए। अध्याय 222 प्रथम सलाहकार कोन बुमिंग। इस मुर्गे की मनमोहक धुन इतनी सम्मोहक है कि ये जिन स्तर का मार्शल आर्टिस्ट भी इसका विरोध नहीं कर सकता। फिर ये मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर वे शियांगरोग और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। ये तो अद्भुत है। अगर आप इस स्थिति से बच निकले तो भले ही आपका सामना यीजिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों के समूह से हो जाए, मुर्गे की बांग उन्हें पूरी तरह से बेकाबू कर देगी। किनारे पर खड़ी लेई वानली और शेन होंगे भी ईर्ष्या से भर उठी। वह मुर्गा वाकई शानदार था। इसी क्षण ली चेंगमिंग और सोनचांग अस्त व्यस्त अवस्था में अपने घोड़ों पर सवार होकर भीड़ के सामने प्रकट हुए। एक दूसरे को देखते ही दोनों सदमे से चिल्ला उठे। अभी क्या हुआ। मुर्गे की बांग सुनने के बाद मेरा शरीर अनियंत्रित रूप से क्यों उछल पड़ा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बहुत दुख की बात है कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मुर्गे की तरह बांग देता हूँ। इसके बारे में सोचकर ही शर्म आती है। ली चेंगमिंग और सोनचांग दोनों ही बेहद निराश थे। ये सुनकर वे शियांगरोग जोर जोर से हंसने लगी। हा, इस मुर्गे को हाथ में लेकर कौन मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करेगा। वे शियांगरोग को इतना आत्मसंतुष्ट देखकर ये मिंग ने मुंह बनाया और बोलना शुरू किया। बूढ़े वे, हंसना बंद करो, जाओ और मुझे कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें सिखाओ। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वे ये मिंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। ये छोटा शैतान इतना भयानक था, कौन जानता था कि उसके हाथों में इससे भी अधिक शक्तिशाली कुछ हो सकता है। उसी क्षण समूह ये मिंग को वापस नगर स्वामी के महल में ले गया। इस युद्ध क्षेत्र की सफाई और उसे व्यवस्थित करने का काम स्वाभाविक रूप से इवाकी के सैनिकों द्वारा किया जाएगा। ये मिंग द्वारा पहले निकाले गए उन अजीब हथियारों सहित उन सभी को पेंचेन के जनरलों और उनके सैनिकों द्वारा वापस सैन्य शिविर में भेज दिया गया। शहर के स्वामी के महल में वापस आकर लेई वानली और अन्य लोगों ने समझौते के अनुसार आज्ञाकारी रूप से अपनी मार्शल आर्ट कौशल ये मिंग को सौंप दी। ये मिंग ने हाथ हिलाया, 600 मार्शल आर्ट मैनुअल को सिस्टम वेयरहाउस में फेंका और फिर पलक झपकते ही भाग गई। मार्शल आर्ट की तकनीकें सीखने के बाद स्वाभाविक रूप से वह नई तकनीकों को संश्लेषित करने का प्रयोग करना चाहता था। ये देखकर लेई वानली और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। ये मिंग इतनी ही सहज स्वभाव की है। हालांकि जब सबने इस बारे में सोचा तो ये मिंग की उम्र सिर्फ 6 साल थी, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। भला किसका बच्चा इतना शरारती नहीं होता। सबके बैठ जाने के बाद लेई वानली के मुख्य सलाहकार कोन बुमिंग ने तुरंत झुककर गंभीरता से बोलना शुरू किया। नगर के स्वामी, जंगली भेड़ियों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और अन्य 3 टुकड़ियां भी जल्दबाजी में पीछे हट गई हैं। आपने शुभ काले कछुए को भी प्राप्त कर लिया है, जिससे हमारे पेन सिटी का मनोबल बहुत बढ़ गया है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए नगर स्वामी को अपने पेन सिटी की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक सैन्य परेड आयोजित करनी चाहिए, ताकि गठबंधन और आसपास की सेनाएं मेरे पेन सिटी पर हमला करने में संकोच करें। बोलने के बाद कोन बुमिंग ने उत्सुक आंखों से लेई वानली की ओर देखा, स्पष्ट रूप से आशा करते हुए कि लेई वानली उसकी सलाह सुनेगी। ये सुनकर लेई वानली ने कुछ देर सोचा और फिर ली चेंगमिंग और अन्य लोगों से पूछा, भाई ली, आप सभी इस विचार के बारे में क्या सोचते हैं। लेई वानली काफी आकर्षित हुआ, लेकिन वह फिर भी ली चेंगमिंग और अन्य लोगों की राय सुनना चाहता था। ली चेंगमिंग और अन्य लोग अब लेई वानली के मेहमान माने जाते हैं। हालांकि लेई वानली जानती है कि ली चेंगमिंग बेहद प्रतिभाशाली है और सोनचांग और अन्य लोग भी कम बुद्धिमान नहीं है, इसलिए लेई वानली उनकी राय को भी बहुत महत्व देती है। ये वह समय है जब पेंचेंग अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में है। इस समय सैन्य परेड आयोजित करने के कई फायदे होंगे। भाई ली, आप इस पर विचार कर सकते हैं।
ली चेंगमिंग ने कुछ देर सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया और कोन बुमिंग के सुझाव के प्रति अपनी प्रबल स्वीकृति व्यक्त की। अध्याय 223 सुअज से भी बदतर। फुफकार। वांग आन और मेंग तियान उपग्रह वीडियो में इवाकी शिविर की घनी आबादी वाली टैंक संरचनाओं को देखकर सदमे से हौंफ उठे। ये कैसे संभव है? पेंचेन के लेई वानली को इतने सारे हथियार और उपकरण खरीदने के लिए इतनी पूंजी कहां से मिली होगी? वांग आन ने अविश्वास से कहा। पेंचेन एजियोर स्टार के दक्षिणी भाग में स्थित एक छोटा सा शहर है, जिसका क्षेत्रफल केवल कुछ 100 मील है और जनसंख्या केवल कुछ लाख है, लेकिन इसमें सैकड़ों मुख्य युद्धक टैंक हैं, जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह कैसे संभव है। मोंटेग चुप रहे, वीडियो में टैंकों के गठन को ध्यान से देखते रहे। उनके भीतर भावनाओं का एक ज्वार उमड़ रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लेंगे हार गया। कौशल में इतना बड़ा अंतर होने के कारण अगर मैं स्वयं टीम की कमान संभालता तब भी मुझे करारी हार का सामना करना पड़ता। पलक झपकते ही वीडियो से तोपों की गड़गड़ाहट की आवाज फिर से सुनाई दी। वांग आन और मोंटेग दोनों भयभीत थे। इतनी भीषण तोपखाने की गोलाबारी के सामने अगर वाइल्ड वुल्फ लीजन पराजित न हो तो यह अजीब बात होगी। पूरा वीडियो चलने के बाद मोंटेग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और बार बार कहा, लेंगे को दोष मत दो, लेंगे को दोष मत दो, ये युद्ध की गलती नहीं है। वांग आन ने बार बार सिर हिलाकर मोंटेग के शब्दों से पूरी तरह सहमति जताई। इवाकी के साजो सामान के साथ जीतने की संभावना के लिए कम से कम पूरी सेना की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में लेंगे का प्रदर्शन वास्तव में उसकी गलती नहीं है। ये कहने के बाद वांग आन ने तुरंत फिर से व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, हालांकि लेई वानली की सैन्य शक्ति प्रभावशाली है, फिर भी वह गठबंधन की तुलना में बहुत कमजोर है। गठबंधन के नेता चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे और लेई वानली को मजबूत होने नहीं देंगे। जनरल मिंग, आपको तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर मोंटेग गहरी सोच में डूबे हुए प्रतीत हुए और उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। जैसा कि वांग आन ने अनुमान लगाया था, गठबंधन ने जल्द ही एक आदेश जारी कर मोंटेग को तत्काल हमला करने और लेई वानली को पूरी तरह से नष्ट करने का निर्देश दिया। पिछली लड़ाई में वाइल्ड वुल्फ लीजन पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जिससे गठबंधन में सत्ता पर काबिज ब्लू स्टारगुट को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और मी यूनियन स्टारगुट के बड़े नेताओं द्वारा उसकी आलोचना की गई। इसलिए गठबंधन ने तुरंत एक निर्णय लिया, लेई वानली को खत्म करना होगा, अन्यथा इसे मिलियन स्टार, ओ हुआंग स्टार और शेयाओ यू स्टार जैसी ताकतों को उन पर महाभियोग चलाने का बहाना मिल जाएगा। आदेश मिलते ही मोंटेग की सेना तुरंत ही लगातार इधर उधर घूमने लगी। मोंटेग के हाथों से एक के बाद एक सैन्य लामबंदी के आदेश जारी किए गए। सब कुछ समाप्त करने के बाद मोंटेग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान छा गई। लेई वानली, तुमने मुझे गठबंधन के आरोपों का शिकार बनाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं भी तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। इस बार मैं एक सेना और 5 विशिष्ट रेजिमेंट भेज रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम प्रतिरोध करने के लिए क्या कर सकते हो। कुछ देर बाद मोंटेग ने खुद को संभाला और अपने बगल में खड़े गार्ड से गहरी आवाज में बात की। जुआनगु सेना के कमांडर हाची, हुआंगरोग रेजिमेंट के कमांडर हुआंग ताइजी, बाई रेजिमेंट के कमांडर आओबाई, लानू रेजिमेंट के कमांडर कियान लोन, गुडी रेजिमेंट के कमांडर कांगशी और किंगमान रेजिमेंट के कमांडर गुआंगजू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित करो। जी हाँ जनरल, गार्ड ने हाथ जोड़कर स्वीकृति व्यक्त की और चला गया। कुछ ही देर बाद हाची और अन्य लोग अंदर आए और मोंटेग के सामने घुटने टेक दिए। हम महान जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मोंटेग ने हल्के से सिर हिलाया और अपना हाथ उठाया। उठना। हाची और बाकी लोगों के शांत हो जाने के बाद भी मोंटेग की आवाज गूंजती रही। इस बार मैं तुम में से कुछ लोगों को पेंचेन के लेई वानली को जीतने के लिए भेजूंगा। एक सेना, साथ ही 5 विशिष्ट रेजिमेंट। साजो सामान के मामले में तुम्हें प्राथमिकता दी जाएगी। 200 mm मुख्य युद्धक टैंक, 300 तियांकी टैंक, 100 वाइपर हमलावर हेलीकॉप्टर, 500 स्टॉर्म पैदल सेना लड़ाकू वाहन। क्या ये पर्याप्त है? ये सुनकर हाची और बाकी सब लोग बेहद खुश हो गए। इतनी बड़ी सेना और बेहतरीन हथियारों के बावजूद अगर हम लेई वानली को नहीं हरा सकते तो हम सुअरों से भी कमतर हैं। अध्याय 224 ये बच्चा सैनिकों का निरीक्षण कर रहा है। मोंटेग अपनी सेना को जुटा रहा था, जिसका इरादा इवाकी पर फिर से कब्जा करना था, जबकि लेई वानली और उसके आदमी इस बात से पूरी तरह अनजान थे और अभी भी बड़े उत्साह के साथ सैन्य परेड की तैयारी कर रहे थे। हालांकि यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था, लेकिन इवाकी पहले से ही युद्ध की तैयारी की स्थिति में था, इसलिए सैन्य समीक्षा के लिए सेना को अस्थायी रूप से बाहर निकालना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। समय बहुत जल्दी बीत जाता है और 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। इवाकी के निवासियों को पहले से ही पता था कि नगर प्रमुख आज एक सैन्य परेड आयोजित करेंगे और वे सभी बेहद उत्साहित थे। कुछ ही क्षण बाद अचानक व्यवस्थित कदमों की आवाज सुनाई दी। पेंचेन के कई निवासियों ने अपनी खिड़कियां खोली और बाहर की ओर देखा। पेंचेन की मुख्य सड़क पर सैनिकों की एक सुव्यवस्थित टुकड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनका मनोबल ऊंचा था और उनका रुतबा प्रभावशाली था। इवाकी के निवासी जो कुछ उन्होंने देखा उससे पूरी तरह से चकित रह गए। आकाश में एक हेलीकॉप्टर तेजी से गुजरा जो सैनिकों की टुकड़ी का ठीक पीछे पीछे चल रहा था। लेई वानली ने विशेष रूप से पेंचेन टीवी के साथ सहयोग करते हुए पूरी सैन्य परेड का सीधा प्रसारण किया। सैनिकों की टुकड़ी के गुजरने के बाद टैंक कोर प्रकट हुई। लगभग 20 पंखों वाले टैंक व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े होकर धीरे धीरे मुख्य सड़क पर से गुजरे। हेलीकॉप्टर के अंदर परेड की प्रभारी महिला होस्ट यान रोक्सी तुरंत अवाक रह गई। क्या यह एक टैंक है? क्या टैंकों के पंख उग सकते हैं? वीडियो बनाने का जिम्मा संभाल रहे फोटोग्राफर भी दंग रह गए। उन्होंने अपना लेंस टैंकों की ओर ही ताने रखा। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे पैदल सेना के लड़ाकू वाहन को दिखाई दे रहे हैं। इवाकी के निवासी भी चौंक गए। सभी लोग अविश्वास से देखते रह गए जब पंखों वाला टैंक कुछ देर तक चला और फिर हवाई जहाज की तरह उड़ गया। हे भगवान, ये कौन सा हथियार है? क्या ये टैंक है या हवाई जहाज? मुझे सैन्य मामलों में रुचि होने पर गर्व है, फिर भी मैंने पहले कभी इस तरह का नया टैंक नहीं देखा। क्या ये वही पौराणिक उभयचर टैंक हो सकता है? अगर टैंक उड़ सकते हैं तो हवाई जहाज पानी में तैर भी सकते होंगे, है ना? ये दुनिया सचमुच विशाल और चमत्कारों से भरी है। हमारे पास मौजूद ऐसे हथियारों के साथ हमें किससे डरने की जरूरत है? पूरे पंचेन शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई उन अजीब हथियारों और उपकरणों के बारे में चर्चा कर रहा था जो अभी अभी प्रकट हुए थे। टैंक उड़ सकते हैं, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन हेलीकॉप्टर बन गए हैं और सशस्त्र हेलीकॉप्टर मुख्य युद्धक टैंक बन गए हैं। हर तरफ पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। जब सभी लोग आश्चर्यचकित और उत्साहित थे, तभी उनके सामने जो दृश्य प्रकट हुआ उसने उन्हें एक बार फिर पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया।
लाल और नीले धब्बेदार चमड़े का सूट पहने, नमकीन अंडे जितनी बड़ी आंखों वाला एक अजीब दिखने वाला आदमी युद्ध का झंडा लिए धीरे धीरे मुख्य सड़क पर चल रहा था। ये युद्ध ध्वज चमकीले रंगों से सजा है, जिसके केंद्र में एक पौराणिक अल्पाका की कढ़ाई की गई है और उसके नीचे शानदार और प्रभावशाली, दीर्घायु, सभी का प्रिय और फूलों द्वारा प्रशंसित और जनरल ये मिंग शब्द अंकित है। युद्ध ध्वज को देखते ही सब लोग खुशी से चिल्ला उठे। अगर ईश्वर की कृपा से जनरल ये मिंग न होते तो शायद पेंचेंग पर जंगली भेड़ियों के गिरोह ने बहुत पहले ही कब्जा कर लिया होता। पेंचेंग के सभी निवासी ये मिंग के प्रति अत्यंत आभारी हैं। सभी की जय जयकार के बीच ये मिंग उनके सामने प्रकट हुई। जनरल ये मिंग, जिन्हें हर कोई धरती पर अवतरित दिव्य प्राणी मानता है, घास के घोड़े पर सवार थे और उन्होंने एक बहुत ही अनोखी सैन्य वर्दी पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी मुस्कान थी जिसे वे छिपा नहीं सकते थे। ये मिंग गंभीर भाव से अपने अल्पाका पर धीरे धीरे सवार होकर आगे बढ़ा। अचानक उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और भीड़ की ओर हाथ हिलाया। ये देखकर आसपास के शहर इवाकी के निवासी खुशी से झूम उठे। जनरल ये मिंग बहुत शक्तिशाली है। जनरल ये मिंग तो बड़े ही दबंग हैं। जनरल ये मिंग कितने प्यारे हैं, कितने मनमोहक। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ कि उन्हें एक चुंबन दूं। जल्दी बड़ी हो जाओ ये मिंग, जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पहले सुनाई देने वाले प्रभावशाली नारों का लहजा अचानक बदलते सुनकर ये मिंग का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। अरे वाह, मैं तो सैन्य परेड कर रही हूँ। सच में। अध्याय 225। यह एक राक्षस है। जब इवाकी में एक भव्य सैन्य परेड आयोजित की जा रही थी, उसी दौरान मोंटेग का पक्ष भी व्यस्त था। जनरल मिंग हमेशा निर्णायक और कुशल होते हैं। उन्हें गठबंधन का आदेश केवल 3 दिन पहले ही मिला था और पेंचेंग पर विजय प्राप्त करने की सभी तैयारियां पूरी करनी थी। शुवानबु सेना और उसकी 5 विशिष्ट रेजिमेंटें पहले ही रवाना हो चुकी है। जब मोंटेग को पता चला कि सेना पहले ही जा चुकी है, तो उसने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। इस बार देखते हैं ली वानली, तुम मेरी सेना के आक्रमण का सामना कैसे कर पाती हो। हालांकि पेन सिटी की सैन्य शक्ति मोंटेग की उम्मीदों से कहीं अधिक थी, लेकिन ब्लू स्टार के ग्रैंड जनरल के रूप में ब्लू स्टार की पूरी सेना मोंटेग के नियंत्रण में थी। उन्होंने पेन सिटी को गंभीरता से नहीं लिया। अगर वह ये लड़ाई जीत जाता है तो उसका अपराध बोध धुल जाएगा और उसे पुण्य भी मिलेगा, जो कि एक जीत जीत की स्थिति है। ये सोचते ही मोंटेग महत्वाकांक्षा से भर गए। उसी क्षण मोंटेग के एक कर्मचारी अधिकारी ने हड़बड़ी में अंदर प्रवेश किया। जनरल, मेरे पास कुछ चौंकाने वाली खबर है। ये सुनकर मोंटेग ने आश्चर्य से ऊपर देखा और पूछा, क्या खबर है। कर्मचारी अधिकारी ने झुककर उत्तर दिया, इवाकी में एक भव्य सैन्य परेड आयोजित की जा रही है। ये सुनकर मोंटेग ने एक पल के लिए रुका, फिर पागलों की तरह हंसने लगा। हा, क्या मैंने सही सुना। पंचेंग सैन्य परेड। इवाकी एक छोटा सा कस्बा है जहां न तो सैनिक है और न ही सेनापति। सैनिकों की कुल संख्या शायद 3000 से अधिक नहीं होगी। हालांकि जब उन्होंने वाइल्ड वुल्फ रेजिमेंट से लड़ाई लड़ी थी, तब उनके पास सैकड़ों टैंक, पैदल सेना के वाहन, हेलीकॉप्टर आदि थे। लेकिन सिर्फ इतने हथियारों से सैन्य परेड में शामिल होने की योग्यता हासिल करना नामुमकिन है। इतने कम हथियारों के साथ क्या उन्हें खुद को मूर्ख साबित करने का डर नहीं है। कुछ देर हंसने के बाद मोंटेग ने अपने स्टाफ अधिकारी से कहा, क्या इवाकी में सैन्य परेड का सीधा प्रसारण हो रहा है। अगर हाँ तो जल्दी करो और इसकी व्यवस्था करो ताकि यह जनरल देख सके कि इवाकी की भव्य सैन्य परेड आखिर क्या होती है। हाँ, अंत में मोंटेग खुद को दोबारा हंसने से नहीं रोक पाए। पंचेंग में टीवी स्टेशन और इंटरनेट पर इसका सीधा प्रसारण एक साथ हो रहा है। कर्मचारी ने जवाब दिया, फिर अपना लैपटॉप खोला। कुछ ही क्षणों बाद इवाकी में सैन्य परेड का लाइव वीडियो मोंटेग की आंखों के सामने आ गया। वीडियो में मोंटेग ने इवाकी सैनिकों की प्रभावशाली और राजसी संरचना को देखा। उनका मनोबल ऊंचा था क्योंकि वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। मेरी नजर में इवाकी के सैनिक तो बस दूसरे दर्जे की सेना है। ये सुनकर स्टाफ अधिकारी ने बार बार सिर हिलाया। जनरल जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। पंचेंग एक प्राचीन बर्बर भूमि से ज्यादा कुछ नहीं है। इनमें से अधिकांश सैनिक स्थानीय लोगों के वंशज हैं। उनकी युद्ध क्षमता कितनी होगी। दोनों व्यक्तियों ने इवाकी शहर के सैनिकों के बारे में बिना किसी संकोच के बात की। उनकी नजर में इवाकी शहर की सेना बिल्कुल महत्वहीन थी। वीडियो में दिख रही सैनिकों की टुकड़ी तेजी से गुजर गई और फिर टैंक कोर दिखाई दी। मोंटेग मुस्कुरा रहे थे और आसपास के नजारे की ओर इशारा कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर पंखों वाले टैंकों के एक समूह पर पड़ी। अगले ही पल मोंटेग चौंक कर बैठ जाने वाले खरगोश की तरह उछल पड़ा। ये क्या है। कर्मचारी अधिकारी ने जल्दी से उधर देखा और उसे देखकर वह अवाक और पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये तो टैंक जैसा दिखता है। स्टाफ ऑफिसर की हकलाती आवाज अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि वीडियो से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी और फिर वे पंखों वाले टैंक एक एक करके आसमान में उड़ गए। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह एक टैंक है। मोंटेग ने अपने स्टाफ अधिकारी की ओर मुड़कर देखा। कर्मचारी अधिकारी ने एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा, जनरल शायद यह एक हवाई जहाज है। स्टाफ ऑफिसर की बातें सुनकर मोंटेग ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और दहाड़ मारी। ये विमान और टैंक आखिर क्या है। ये तो राक्षस है। अध्याय 226। ऐसी बेतुकी बात कैसे हो सकती है। मोंटेग और उनके कर्मचारियों के बीच का यह दृश्य केवल उन्हीं तक सीमित नहीं था। एज और स्टार राजधानी ईस्ट टॉवर निवास। कमरे के अंदर से वांग आन की तीखी आवाज आई। क्या कोई मुझे बता सकता है कि पैदल सेना के लड़ाकू वाहन के ऊपर प्रोपेलर क्यों उड़ रहा है। पूर्वी टावर के चारों ओर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट अपने सामने लगी बड़ी स्क्रीन को अविश्वास भरी निगाहों से घूर रहे थे। स्क्रीन पर पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के प्रोपेलर अचानक तेजी से घूमने लगे। फिर एक के बाद एक पैदल सेना के लड़ाकू वाहन प्रोपेलरों की गर्जना के बीच नीले आकाश में उड़ गए। वे पैदल सेना के लड़ाकू वाहन उड़ गए। वांग आन ने बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया और एक तीखी आवाज लगातार गूंज रही थी। उसकी आवाज भय से भरी हुई थी। यह अज्ञात का भय है। वांग आन ने अपने जीवन में कभी ऐसे विचित्र रथ नहीं देखे। भगवान ही जाने ये रथ कहां से आए होंगे और कितने शक्तिशाली होंगे। एक पल के लिए वांग आन डर से भर गया। पेचेंग इतना अजीब क्यों हो गया था। पहले तो सैकड़ों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और अन्य अजीबोगरीब चीजें अचानक कहीं से प्रकट हो गई। अब उन्होंने ये विचित्र हथियार बना लिए हैं। हे भगवान, टैंकों के पंख क्यों होते हैं। बख्तरबंद वाहनों के सिर पर प्रोपेलर क्यों लगे होते हैं। वांग आन को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया हो। लेकिन जो बात उन्हें और भी ज्यादा चौंका देने वाली थी वह तो अभी बाकी थी।
जब अल्ट्रामैन टिगा झंडा लिए और जबरदस्त जोश के साथ प्रकट हुआ, वांग आन की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। वांग आन के विश्वासपात्र होने के नाते लुओ यी स्वाभाविक रूप से उनके साथ था। जब उसने तिगा को देखा तो वह अचानक आश्चर्य से चिल्ला उठा, यही है, यही है, यही वह है, वह कठपुतली। क्या? ये सुनकर वांग आन अचानक पीछे मुड़ गया। वो बदमाश ये मेंग, उसके हाथ में जो कठपुतली है वो चमड़े के डिब्बे में बंद वही आदमी है जिसकी आंखें नमकीन अंडे जैसी हैं। लुओ यी ने स्क्रीन पर अल्ट्रामैन टिगा की ओर इशारा किया और हकलाते हुए बोला। ये सुनकर वांग आन की निगाहें तुरंत अल्ट्रामैन टिगा पर टिक गईं। वो उनसे नजरें नहीं हटा पा रही थी। क्या ये यीजिन क्षेत्र की कठपुतली है? लेकिन ये पंचेंग सेना का झंडा क्यों लिए हुए है? रुको, इस झंडे पर क्या बना है? वांग आन का ध्यान तुरंत सैन्य ध्वज की ओर आकर्षित हुआ, लेकिन उसे देखते ही वह हंसी रोक नहीं पाया। हे जनरल ये मेंग, छोटे ही, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये मेंग सिर्फ 6 साल का बच्चा था? वह पंचेंग का जनरल कैसे बन गया? लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्क्रीन पर ये मेंग की आकृति दिखाई दी। अजीबोगरीब सैन्य वर्दी, अजीबोगरीब वाहन, छोटा कद और ये मेंग के चेहरे पर गंभीर भाव ने एक मजबूत विरोधाभास पैदा किया। ये देखकर वांग आन जोर जोर से हंसने लगी। हा, क्या लेई वानली पागल हो गया है? उसने सचमुच एक 6 साल के बच्चे को सेनापति नियुक्त कर दिया। इस दुनिया में ऐसी बेतुकी बात कैसे हो सकती है? उस दिन वांग आन और मोंटेग ने जो सैटेलाइट वीडियो देखा उसमें ये मेंग बिल्कुल भी नहीं दिखी, इसलिए उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इवाकी की जीत पूरी तरह से ये मेंग की वजह से हुई थी। वांग आन जोर जोर से हंस रही थी और मोंटेग भी जोर जोर से हंस रहा था। वे सभी लेई वानली और ये मेंग की बेतुकी हरकत पर हंस रहे थे। सैन्य परेड मूल रूप से बहुत गंभीर थी, लेकिन जनरल ये मेंग के आते ही माहौल तुरंत बदल गया। ये जनरल हंसते हंसते लोटपोट हो रहा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में ऐसी बेतुकी बात भी हो सकती है? एक 6 साल का बच्चा जनरल बन गया है। वो क्या कर सकता है? युद्ध के मैदान में जाकर प्यारा और नादान बनने का नाटक करेगा। हाँ, हंसते हंसते मोंटेग का चेहरा मानो अकड़ गया था और उनके बगल में बैठे उनके सलाहकार भी उनके साथ हंस रहे थे। एक पल के लिए पूरा कमरा बेकाबू हंसी से गूंज उठा। अध्याय 227 दैवीय पशु द्वारा उत्पन्न प्रभाव। ये मेंग अपने अल्पाका पर सवार होकर धीरे धीरे और शान से आगे बढ़ रही थी। इसके तुरंत बाद लेई वानली, ली चेंगमिंग, सोन चांग, शेन होंगे, वेई जियांगरोग और अन्य लोग भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर सबके सामने प्रकट हुए। जब उनके विचित्र वाहन प्रकट हुए तो पंचेंग के निवासी लगभग हंसते हंसते लुटपोट हो गए। ये सब चीजें क्या है? मेढक, खरगोश, मकड़ी और विशालकाय कछुए, खासकर वो मुर्गे पर सवार वाला, क्या वो वाकई इतना मजेदार है? अगर ये मेंग के अल्पाका ने सबको प्यारा सा एहसास दिलाया तो वेई शियांगरांग का मुर्गा तो बस चौंकाने वाला था। पल भर में पूरा पंचेंग शहर इतनी जोरदार हंसी से गूंज उठा कि आसमान भी कांप उठा। लेकिन वांग आन और मोंटेग नहीं हंसे, उनका ज्ञान स्वाभाविक रूप से आम लोगों के ज्ञान से कहीं अधिक था। ली चेंगमिंग और अन्य लोगों के वाहनों को देखकर वे जान गए कि ये सभी वाहन राक्षसी जानवर हैं और उनके चेहरे कुछ हद तक गंभीर हो गए। विशेषकर जब लेई वानली कछुए और सांप पर सवार होकर उनकी नजरों में आई तो वे दोनों तुरंत उछल पड़े। जुवानबू दिव्य जानवर। वांग आन और मोंटेग की आंखों में गहरा सदमा झलक रहा था। पौराणिक जीव जंतु हमेशा से केवल मिथकों और किंवदंतियों में ही दिखाई देते रहे हैं। वांग आन और मोंटेग हमेशा से यही सोचते थे कि तथाकथित पौराणिक जीव जंतु प्राचीन लोगों की रचना मात्र है। लेकिन अब उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से पौराणिक जीव जंतुओं को देख लिया है। किसी को नहीं पता कि वह पौराणिक जीव कितना शक्तिशाली है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। हाची को तुरंत अपनी सेना वापस बुलाने का आदेश दो। होश में आने के बाद मोंटेग मुड़ा और अपने बगल में खड़े स्टाफ ऑफिसर पर जोर से चिल्लाया। पेंचेंग में शुवानबू दिव्य पशु का अस्तित्व कोई मामूली बात नहीं है। अगर यह शुवानबू दिव्य जानवर वाकई उतना ही शक्तिशाली है जितना कि किंवदंतियों में बताया गया है, तो क्या हाची और अन्य लोगों को एक और करारी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा? एहतियात के तौर पर मोंटेग ने तुरंत अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया। हम किसी भी समय इवाकी को हरा सकते हैं, लेकिन अगर हम इवाकी की ताकत और कमजोरियों को नहीं समझते हैं तो हमें इस लड़ाई को लड़ने का कोई भरोसा नहीं होगा। जैसे ही मोंटेग ने अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया, वांग आन ने एक संदेश भेजा जिसमें मोंटेग को अभियान स्थगित करने की सलाह दी गई थी। इवाकी इतना विचित्र था कि मोंटेग और वांग आन दोनों को ही डर का बढ़ता हुआ एहसास होने लगा। तरह तरह के विचित्र हथियारों, उड़ने और जमीन में गायब हो जाने की क्षमता और दिव्य जीवों की सहायता के साथ कुछ भी सामान्य नहीं लगता। पेंचेंग में दूर स्थित लेई वानली और उनके समूह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन राक्षसी पशु सवारियों के प्रकट होने से पेंचेंग अस्थायी रूप से युद्ध से बच गया था। विशेष रूप से लेई वानली के कछुए और सांप ने कई ताकतों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार कछुए और सांप की शक्ल बिल्कुल शुवानबू जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए हर कोई इसे शुवानबू ही समझेगा। ऑनलाइन विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने शुवानबू पौराणिक जानवर की शक्ति को बड़ा चढ़ाकर पेश किया है, जिससे पंचेंग सैन्य परेड, लेई वानली और शुवानबू पौराणिक जानवर जैसी सुर्खियां देखते ही देखते सबसे चर्चित विषय बन गई हैं। कई इंटरनेट उपयोगकर्ता तो शुवानबू के प्रकट होने को नीले तारे की रक्षा करने वाले स्वर्ग के प्रतीक के रूप में देखते हैं। अन्यथा मिलियन तारा और शियाओयू तारा जैसे स्थानों पर कोई दिव्य प्राणी क्यों प्रकट नहीं होता, बल्कि केवल नीले तारे पर ही शुवानबू प्रकट होता है। इस विश्लेषण ने ब्लू स्टार पर सवार अनगिनत लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया, जिन्होंने इस पर अपार गर्व महसूस किया। इस तरह के भारी सैन्य प्रदर्शन ने गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान भी आकर्षित किया। गहन विचार विमर्श के बाद गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने पेंचेंग के खिलाफ किसी भी प्रकार की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया। गठबंधन के बड़े नेताओं की निगाहें एक बार फिर शुवानबू पर टिक गई हैं। इस समय जो भी शुवानबू दिव्य पशु को प्राप्त कर लेगा, उसे अपार प्रसिद्धि मिलेगी और वह जनता का दिल भी जीत लेगा। सभी गुटों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अनगिनत दूत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से पैन सिटी की ओर चल पड़े। अध्याय 228 अंकल फैटी आपसे पेंचेंग का सौदा करेंगे। सैन्य परेड के बाद लेई वानली और अन्य लोग समाज के सभी वर्गों से मिली प्रतिक्रियाओं और इंटरनेट पर मची हलचल को देखकर बेहद खुश थे। लेई वानली के मुख्य सलाहकार कोन बुमिंग ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए मन ही मन प्रसन्न हुए। यही तो वो नतीजा था जो वो देखना चाहते थे। शुवानबू दिव्य पशु की उपस्थिति के साथ पेंचेंग का प्रभाव जितना अधिक होगा, गठबंधन के लोग उन्हें छूने की हिम्मत उतनी ही कम करेंगे।
शहर के स्वामी के महल के अंदर लेई वानली और अन्य लोग एक साथ इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। इस बार उन्होंने वाकई खूब आनंद उठाया। विशेष रूप से लेई वानली के शिवानगु दिव्य पशु ने पूरे ब्लू स्टार को चौंका दिया। हमें हमेशा अपनी खुशियों के स्रोत को याद रखना चाहिए। लेई वानली ये मेंग को कभी नहीं भूल सकते थे, जो उनके जीवन में सबसे बड़ा योगदान करता थे। अगर ये मेंग न होते तो लेई वानली शायद बहुत पहले ही कैदी बन चुके होते और आज वे इस मुकाम पर न होते। उसने चारों ओर देखा लेकिन ये मेंग को नहीं पाया, इसलिए उसने आश्चर्य से पूछा, ये मेंग कहाँ है? मैंने उसे अभी कुछ देर पहले ही देखा था, वो पलक झपकते ही कैसे गायब हो गया? आवाज के शांत होते ही ये मेंग अंदर आ गई। उसका छोटा सा चेहरा मुस्कान से दमक रहा था और उसकी आंखें मानो पतली पतली हो गई थी। लेई वानली और बाकी लोग अब ये मेंग के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझ चुके हैं। जैसे ही उन्होंने उसके चेहरे के भाव देखे, वे समझ गए कि ये मेंग ने जरूर कोई अनोखी और अद्भुत तरकीब अपनाई होगी जिससे वह इतना खुश है। ये मेंग, इस बार तुमने क्या कमाल की चीज बनाई है? ये देखकर लेई वानली और बाकी लोगों ने चिढ़ाते हुए कहा। ये मेंग ने अपना छोटा हाथ पलटा और अचानक उसके हाथ में एक किताब प्रकट हो गई। उसने लेई वानली की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मोटे अंकल, इसे देखो। यह क्या है? लेई वानली ने हाथ बढ़ाकर किताब ले ली, मानो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। लेकिन ली चेंगमिंग, सोन चांग और अन्य लोग ध्यानपूर्वक पुस्तक को घूर रहे थे। यह शायद मार्शल आर्ट की कोई तकनीक है। जब लेई वानली बोल रहा था तो उसने लापरवाही से किताब खोली, उस पर कुछ बार नजर डाली और फिर उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। जब उसने आखिरकार पूरी किताब पढ़ ली तो वह अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घोर अविश्वास के भाव थे। स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक? क्या? ली चेंगमिंग, सोन चांग, शेन होंगे और वे शियांगरोग अनायास ही उठ खड़े हुए। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। हालांकि उन सभी को कुछ हद तक यह अंदाजा था कि किताब में मार्शल आर्ट की तकनीकें होंगी, लेकिन उन्होंने केवल यही सोचा था कि यह जुबान स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक होगी। हालांकि ये वास्तव में स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक थी। ये साधना विधि सर्वव्यापी है, जो किसी भी मार्शल आर्ट तकनीक से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। विशेष रूप से ये साधना विधि स्वर्गिक स्तर तक पहुंच चुकी है, जिसे देखकर ली चेंगमिंग और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक का मूल्य सोन चांग और वहां मौजूद अन्य लोगों की समझ से परे था, क्योंकि वे इसका अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त उच्च स्तर पर नहीं थे। राजधानी के प्रतिष्ठित ली परिवार के वंशज ली चेंगमिंग को ही इसके मूल्य का स्पष्ट रूप से अंदाजा था। राजधानी का ली परिवार ब्लू स्टार के 4 शीर्ष परिवारों में से एक है। वे हजारों वर्षों से ब्लू स्टार पर अडिग खड़े हैं। उनकी समृद्ध विरासत और अपार शक्ति है। हालांकि ली परिवार के पास भी केवल एक ही स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक थी। यह उन्हें उनके पूर्वज द्वारा एक असाधारण प्रतिभा को जन्म देने के बाद मिला एक पुरस्कार था, जिसने एक गुप्त संप्रदाय में प्रवेश किया था। इससे पता चलता है कि स्वर्ग स्तर की साधना तकनीकें कितनी अनमोल है। लेकिन अब उनके सामने स्वर्ग स्तर की ऐसी साधना तकनीक मौजूद है। लेई वानली के हाथ हल्के से कांप रहे थे। काफी देर तक कांपने के बाद आखिरकार उसने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। ये मेंग, ये क्या है? ये मेंग ने हंसते हुए कहा, बदले में मेरे लिए कुछ लाओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर लेई वानली पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। ये मेंग वास्तव में उसके बदले में इस स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक का आदान प्रदान करने को तैयार था। ये जानकर लेई वानली इतना उत्साहित हो गया कि वह बेसुध हो गया। मैं तुम्हें पैचेन के बदले में ये दूंगा। WTRLAB दिव्य बालक प्रणाली च 229/3886 5.89%। #229 ये बच्चा इवाकी टावर को खाना चाहता है। अध्याय 229 ये बच्चा इवाकी लॉह टावर को खाना चाहता है। स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक के बदले एक शहर पर कब्जा करके लेई वानली ने भारी मुनाफा कमाया है। ली चेंगमिंग और बाकी लोग लेई वानली को ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे थे और उन्हें असहनीय दुख हो रहा था। अगर उनके पास एक भी शहर होता तो वे उसे भी लेई वानली के बदले दे देते। एक छोटे से कस्बे की तो बात ही छोड़िए, वे अपनी सबसे कीमती चीजों को भी छोड़ने को तैयार हैं। स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक से एक उच्च कोटि का हजारों साल पुराना परिवार निर्मित हो सकता है। जो कोई भी इसका आदान प्रदान नहीं करता वह मूर्ख है। क्या तुम मेरे बदले पैचेन का सौदा करोगे? ये मेंग अचंभित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके द्वारा संश्लेषित दोषपूर्ण साधना तकनीक इतनी मूल्यवान साबित होगी। ये सुनकर लेई वानली ने अनुमान लगाया कि ये मेंग पेंचेन को नीचा समझता है और वह तुरंत घबरा गई। ये मेंग, अंकल फैटी जानते हैं कि पेंचेन थोड़ा छोटा है। इसे अपनी स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीकों में से एक के बदले में लेना तुम्हारे लिए पहले से ही फायदे का सौदा है, लेकिन अंकल फैटी की सारी दौलत यही है। मैं इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। क्यों न हम अंकल फैटी को कुछ छूट दे दें? ली चेंगमिंग और आसपास खड़े अन्य लोग तुरंत अपने मन में शिकायत करने लगे। यह मोटा लेई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? छूट की पेशकश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि उच्च स्तरीय खेती की तकनीकें आम बात है? दुर्भाग्यवश ली चेंगमिंग और उनके समूह कोई अधिक मूल्यवान वस्तु पेश नहीं कर सके, अन्यथा वे निश्चित रूप से लेई वानली के खिलाफ कीमत बढ़ा देते। शुरुआती हैरानी के बाद ये मेंग ने अपना सिर हिलाया। अरे, मुझे पेंचेन की क्या जरूरत है? सुनो मोटे चाचा, तुम मुझे ये एक चीज खाने को दो और मैं तुम्हें ये साधना तकनीक सिखा दूंगा। ये मेंग को पेंचेन बिल्कुल नहीं चाहिए था। नगर स्वामी बनने में ऐसी क्या खास बात थी? ये सुनकर लेई वानली को तुरंत ही बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और वह दंग रह गई। क्या मैंने सही सुना? ये मेंग की मांगे इतनी कम है। अगर मैं सिर्फ एक चीज खा लूं तो वो मुझे स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक दे देगी। ली चेंगमिंग और बाकी लोग इतने ईर्ष्यालु हो गए थे कि वे लगभग पागल ही हो रहे थे। ये तो स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक है। ये मेंग ने सचमुच इसका इस्तेमाल खाने के बदले में किया। क्या ये कुछ ज्यादा ही खर्चीला है? इस विचार ने उन्हें और अधिक संयमित रखने से रोक दिया। ये मेंग, तुम क्या खाना चाहोगी? अंकल ली के पास भी कुछ है। क्यों न तुम अंकल ली से अदला बदली कर लो? युवक, मैं बूढ़ा शेन तुम्हारे प्रति पूर्णतः वफादार हूँ। मुझे मत भूलना। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूँ। हम नन्ही ये मेंग, दादाजी सोन के घर में बहुत सारे खजाने हैं। ये मेंग, मेरे वे परिवार के पास कहीं अधिक खजाने हैं। मुझ जैसे बूढ़े आदमी का कोई काम नहीं है। इस स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक को देखो। वे शियांगरों के बोलने से पहले ही लेई वानली और अन्य लोग एक साथ चिल्ला उठे। बूढ़े वे, आपका वे वंश तो पहले ही समाप्त हो चुका है। स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक का आपको क्या उपयोग है? आप इसे किसे सौंपेंगे? ये सुनकर वे शियांगरोग इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी दाढ़ी फुला ली और उसे घूर कर देखा।
अरे, मेरा पोता वेईनान अभी भी जीवित है, कोई वंशज नहीं, कहने का आपका क्या मतलब है? ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। तभी उन्हें याद आया कि वेईनान अभी भी जीवित है। अपनी दिव्य साधना तकनीकों के बल पर वे परिवार शायद फिर से उठ खड़ा हो सके। ये देखकर ये मिंग ने नाक सिकोड़ी। कितना शोर है। आवाज बंद होते ही लेई वानली और बाकी सभी ने अपने मुंह बंद कर लिए और आज्ञाकारी बच्चों की तरह बैठ गए। मैं इवाकी टावर खाना चाहता हूँ। इवाकी टावर इवाकी की एक प्रतिष्ठित इमारत और एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। ये मिंग लंबे समय से इसके बारे में सोच रहा था। इतना ही नहीं, इवाकी टावर में भोजन करने की उसकी इच्छा महज एक संयोग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक और कारण था। अब जब उन्हें यह अवसर मिला है तो वे इसे निश्चित रूप से हाथ से जाने नहीं देंगे। क्या पेचेंग आयरन टावर ही काफी है? लेई वानली के स्वर में अविश्वास झलक रहा था। ये तो महज एक पर्यटक आकर्षण है, इसकी तुलना दिव्य स्तर की साधना तकनीक से कैसे की जा सकती है? दिव्य स्तर की साधना तकनीक के सामने मीनार की तो बात ही छोड़िए, अगर ये मिंग पूरे 5 शहर को भी निगल जाए तो भी लेई वानली को उस पर कोई दया नहीं आएगी। स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक से लेई परिवार जल्द ही शीर्ष श्रेणी के कुलीन परिवार में शामिल हो जाएगा। उस समय वे दुनिया में कहीं भी जा सकेंगे तो उन्हें अपने पूर्वजों के पंचेंग की परवाह क्यों होगी? अध्याय 230 धन देने वाला लड़का, उसका नाम बिल्कुल सार्थक है। ली चेंगमिंग और बाकी लोग आश्चर्यचकित और ईर्ष्यालु दोनों थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये मिंग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह पेंचेंग आयरन टावर में खाना खाना चाहती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि लेई वानली ने वास्तव में ये मिंग की स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक को केवल एक पंचेंग लॉ टावर के बदले में दे दिया था तो वे लगभग पागल हो गए। वाह इवाकी टावर, एक बार जब मैं तुम्हें खा लूंगा तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। ये मिंग ने मन ही मन प्रसन्नता से सोचा। उसने विशेष रूप से इवाकी टावर का अनुरोध किया, न केवल इसलिए कि वह व्यक्तिगत रूप से ईर्ष्या करता था, बल्कि इसलिए भी कि सिस्टम ने स्पष्ट रूप से एक कार्य जारी किया था। कार्य यह है कि ये मिंग को पेंचेंग आयरन टावर खिलाना है। कार्य पूरा करने पर उसे एक रहस्यमय पुरस्कार मिलेगा। ये मिंग, जो सिस्टम के कार्यतंत्र को कभी समझ नहीं पाई थी, आखिरकार उसे एक ऐसा कार्य दिखाई दिया जिसे वह पूरा कर सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे ठीक से पूरा करना चाहती थी। खुद को शांत करने के बाद ये मिंग ने ली चेंगमिंग और अन्य लोगों की ओर एक नजर डाली। जब मैं तय कर लूंगा कि मुझे क्या खाना है तो मैं तुम्हें अपनी दिव्य स्तर की साधना तकनीक दे दूंगा। ये शब्द सुनते ही ली चेंगमिंग और बाकी सब लोग आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये मिंग के पास वास्तव में स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीकें हैं और ऐसा लगता है कि उसके पास एक से अधिक तकनीकें हैं। भगवान ही जाने उसे इतनी सारी स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीकें कहां से मिली। अच्छी खबर यह है कि ये मिंग के लहजे से ऐसा लगता है कि उन्हें स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। हालांकि ये मिंग ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वह क्या खाएगी। एक पल के लिए ली चेंगमिंग और बाकी लोग बेहद खुश हो गए। लेई वानली के संतुष्ट चेहरे को देखकर उन्हें आखिरकार चैन की सांस लेने का मौका मिल गया। बिगड़ा हुआ अमीर लड़का सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। कोन बूमिंग, जो अब तक चुप था, मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। ये मिंग के खर्चीले स्वभाव का जिक्र लेई वानली ने पहले भी किया था, लेकिन वह हमेशा इसे कुछ हद तक नजरअंदाज करता रहा था। हालांकि आज उससे मिलने के बाद वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। इस दुनिया में बहुत से धनी लोग हैं जो पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ये मिंग की एक ही चाल में स्वर्ग स्तरीय तकनीक का उपयोग करने की क्षमता के मुकाबले वे उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं है। जैसे ही कोन बूमिंग भावुक महसूस कर रहा था, ये मिंग की आवाज फिर से गूंज उठी। मोटे अंकल, मैं अभी एफिल टावर खाने जाना चाहता हूँ। ये सुनकर लेई वानली थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने बार बार सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है, कोई बात नहीं। जल्दी खाना खाओ या देर से, सब एक जैसा ही है ना? लेई वानली के लिए तो कोई फर्क ही नहीं था। ये मिंग, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, अंकल फैटी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। इवाकी टावर अभी भी जनता के लिए खुला है। हालांकि प्रतिदिन बहुत अधिक आगंतुक नहीं आते, लेकिन लेई वानली स्वाभाविक रूप से ये मिंग के आनंद में किसी को भी बाधा नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसे पहले से कुछ तैयारियां करनी पड़ी। ये सुनकर ये मिंग ने सिर हिलाया। कुछ ही क्षणों बाद इवाकी टावर के पास मौजूद सभी पर्यटकों को वहां से भगा दिया गया और पूरे टावर को इवाकी सेना ने घेर लिया, जिन्होंने किसी और को अंदर जाने से मना कर दिया। जब लेई वानली और ये मिंग पेंचेंग लॉ टावर के बाहर दिखाई दिए तो वह क्षेत्र पहले से ही दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। नगर स्वामी के महल से पर्यटकों को अचानक निष्कासित करने और उसके बाद इलाके की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने से पंचेंग के लोगों में काफी जिज्ञासा पैदा हो गई। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि नगर स्वामी का महल आखिर क्या कर रहा है, और इसलिए वे सब यहाँ देखने के लिए एकत्रित हो गए। हालांकि जब उन्होंने लेई वानली, ये मिंग और अन्य लोगों को देखा तो वे सभी अचानक समझ गए कि क्या हो रहा है। नगर के स्वामी और जनरल ये मिंग ही इस मीनार का दौरा करना चाहते हैं, इसलिए इसमें किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पेंचेंग के लोगों ने स्वाभाविक रूप से यही सोचा होगा, आखिर किसने सोचा होगा कि ये मिंग आयरन टावर में खाना खाने आएगा। मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। टावर के तलहटी में पहुंचते ही ये मिंग मुस्कुराए और लेई वानली से कुछ कहा और फिर अचानक उसका शरीर ऊपर की ओर तैरने लगा। अध्याय 231 आयरन टावर को खाना। ये देखकर आसपास मौजूद पेंचेंग के लोग आश्चर्य से दंग रह गए। हे भगवान, जनरल ये मिंग कैसे उड़ते थे? दिव्य बालक। जनरल ये मिंग निश्चित रूप से दिव्य बालक है। उनके जैसा हवा में तैरने की क्षमता किसी और मार्शल आर्टिस्ट में नहीं है। नगर के स्वामी ने सचमुच एक दिव्य बालक को सेनापति के रूप में आमंत्रित करने में कामयाबी हासिल कर ली है। हमारा पेन सिटी सचमुच धन्य है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में सचमुच दिव्य संतानें होती हैं। ये तो अद्भुत है। लेई वानली और बाकी लोग पहले से ही जानते थे कि ये मिंग उड़ सकता है, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि कोन बूमिंग और पेंचेंग के सैनिक इसे पहली बार देख रहे थे और वे सभी मन ही मन आश्चर्यचकित थे। ये मिंग ऊंचाई पर उड़ती चली गई और देखते ही देखते वह टावर की चोटी पर पहुंच गई। इवाकी टावर 333 मीटर ऊंचा है, जो इसे इवाकी की सबसे ऊंची इमारत बनाता है। ये मिंग जब मीनार की चोटी पर खड़ी हुई तो उसने झुककर नीचे जमीन की ओर देखा। उसने देखा कि लेई वानली और जमीन पर मौजूद अन्य लोग, साथ ही उनके चारों ओर मौजूद पेंचेंग के सैनिक और लोग सभी चींटियों की तरह छोटे छोटे काले बिंदुओं में बदल गए थे। वाह, ये तो बहुत लंबा है। हाँ, ये मिंग मुस्कुराया, फिर उसने मीनार के शीर्ष के बीच में स्थित विशाल लोहे के खंभे की ओर देखा, जो लोहे की मीनार का बिल्कुल ऊपरी सिरा था। चलो यहीं से खाना शुरू करते हैं। ये मिंग ने उस पर सरसरी नजर डाली और मन ही मन फैसला कर लिया।
एक हल्की सी हरकत से ये मिंग पल भर में टावर की चोटी पर पहुंच गई। पेंचेंग के लोग मीनार के ऊपर एक छोटी सी आकृति को धुंधले ढंग से देख पाए और वे हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि ये मिंग क्या करने वाला है। इस समय ये मिंग टावर की चोटी पर खड़ी थी। वह झुकी और उसने एक बड़ा निवाला लिया। एक ज्वार की लहर की तरह भरपूर ऊर्जा का प्रवाह उसके शरीर में उमड़ पड़ा। डिंग, मेजबान ने पेंचेंग आयरन टॉवर को निगल लिया है और 10 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, मेजबान ने पेंचेंग आयरन टॉवर को निगल लिया है और 10 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए हैं। जैसे ही ये मिंग ने पेंचेंग आयरन टॉवर को बेतहाशा कुतरना शुरू किया, सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार बजता रहा। हालांकि हर बार मिलने वाला अनुभव कम होता है, लेकिन पूरे पेंचेंग आयरन टॉवर का विशाल आकार ये मिंग को टॉवर को पूरी तरह से निगलने तक कई बार लेवल अप करने में सक्षम बनाता है। कानों में लगातार बजने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की आवाज को सुनते हुए ये मिंग ने और भी अधिक उत्साह से खाना खाया। जल्द ही उसने पूरी मीनार को निगल लिया। नीचे खड़े दर्शक उस समय अचंभित रह गए जब उन्होंने इवाकी टावर का शिखर अचानक गायब होते देखा। क्या हो रहा है? मीनार कहाँ गायब हो गई? हाँ, जनरल ये मिंग ऊपर चढ़ने से पहले बिल्कुल ठीक थी, तो वह अचानक गायब क्यों हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि जनरल ये मिंग ने टावर का शिखर हटा दिया हो? ये बात समझ में नहीं आती। जनरल ये मिंग बिल्कुल ठीक है, वह टावर के शीर्ष के खिलाफ क्यों जाएंगे? पेंचेंग के लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये मिंग ने लोहे के टावर का शिखर खा लिया था। लेई वानली और बाकी लोग ये बात स्वाभाविक रूप से जानते थे, लेकिन वे जाकर उन लोगों को ये बात समझा कैसे सकते थे? एफिल टावर में 3 स्तर हैं, जिसमें सबसे ऊपरी अवलोकन डेक शिखर के नीचे स्थित है। शिखर को खाने के बाद ये मिंग ने तेजी से लोहे के टावर के शीर्ष को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आओ आओ, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलते हुए पूरी इवाकी आयरन टॉवर धीरे धीरे एक दृश्य गति से सबकी नजरों से ओझल हो गई। तभी पंचेन के लोगों और सैनिकों को यह एहसास हुआ कि ये मिंग पंचेन के लौह टॉवर को खा रहा था। इस खोज ने उन्हें तुरंत और पूरी तरह से चौंका दिया। कुछ ही देर बाद सबको समझ आ गया कि क्या हो रहा है और सब लोग हंगामा करने लगे। हे भगवान, इस दुनिया में सचमुच ऐसे लोग हैं जो स्टील खा सकते हैं। ये तो भयानक है। क्या जनरल ये मिंग एक दिव्य प्राणी नहीं है? लेकिन एक दिव्य प्राणी इस्पात की संरचनाओं को कैसे खा सकता है? वह कुछ राक्षस जैसा दिखता है। क्या वह सच में राक्षस हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, इतनी प्यारी गुड़िया दानव कैसे हो सकती है? शायद दिव्य बालक वैसा नहीं है जैसा हम कल्पना करते हैं। अध्याय 232 पश्चिमी मंडप के लियुगोंग। पेंचेंग के लोग, जिनमें से अधिकांश एक ऐसे परी बच्चे को स्वीकार करने में असमर्थ प्रतीत होते थे जो इस्पात खा सकता था, सभी भयभीत थे। ये देखकर लेई वानली अचानक दहाड़ उठी। चुप रहो तुम सब। ये मिंग स्वर्ग द्वारा मेरे पान नगर को दिया गया एक दिव्य बालक है। वह राक्षसी जानवर कैसे हो सकता है? अगर किसी ने फिर से गपशप करने की हिम्मत की तो मुझे अभद्र होने के लिए दोष मत देना। आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोग एकदम चुप हो गए। वे इतने भयभीत थे कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। लेई परिवार ने हजारों वर्षों तक पेंचेंग पर शासन किया, अपार शक्ति और प्रभाव अर्जित किया और लोगों का दिल जीत लिया। इसलिए अधिकांश लोगों ने स्वाभाविक रूप से लेई वानली की बातों पर बिना किसी संदेह के विश्वास कर लिया। यदि नगर प्रमुख ने कहा कि जनरल ये मिंग एक दिव्य संतान है, तो वह निश्चित रूप से एक दिव्य संतान ही होगा। कुछ ही लोगों को अभी संदेह था, लेकिन मौजूदा रुझान को देखते हुए उन्होंने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। ये मिंग ने सब कुछ बहुत जल्दी खा लिया। महज 10 मिनट में पेंचेंग लौह टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पूरी तरह से चट हो गई। इसके बाद दूसरी मंजिल आई, जो धीरे धीरे सबकी नजरों से ओझल हो गई। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई और उनके शरीर में ठंडक दौड़ गई। हालांकि लेई वानली और अन्य लोग ये मिंग को बहुत अच्छी तरह जानते थे, फिर भी जब उन्होंने विशाल पेंचेंग लौह टावर को धीरे धीरे ये मिंग के पेट में समाते हुए देखा तो वे चौंक गए। ये मिंग वाकई बहुत ही असामान्य है। उसके छोटे से पेट में इतना विशाल पेंचेंग आयरन टावर कैसे समा सकता है? सभी लोग लोहे के टावर के ऊपर ये मिंग को देख रहे थे। उनकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी क्योंकि वह उन्मत्त होकर पेंचेंग लोहे के टावर को कुतर रहा था। तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर गर्जना करते हुए आया। हेलीकॉप्टर के अंदर 50 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, अचानक बोलने लगा। शाओ लिंजी, नीचे क्या हो रहा है? इतने सारे लोग क्यों जमा हैं? उनकी आवाज बेहद तीखी थी, जिसमें थोड़ी सी स्त्रीत्व की झलक थी। ये बिल्कुल किसी प्राचीन हिजड़े की आवाज जैसी लग रही थी। ये सुनकर शियाओलिनजी नामक व्यक्ति ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत हेलीकॉप्टर की खिड़की से नीचे देखा। लॉर्ड लियू, ऐसा लगता है कि कोई बच्चा किसी तरह इवाकी लौह टावर पर चढ़ गया है और नीचे मौजूद इवाकी सैनिक शायद उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी ये शब्द कहे ही थे कि आश्चर्य से चीख पड़े। इवाकी आयरन टावर का केवल आधा हिस्सा ही क्यों बचा है? पेंचेंग आयरन टावर ब्लू स्टार पर एक काफी प्रसिद्ध इमारत है और शियाओलिनजी स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानता था। यही कारण है कि जब उसने इसे देखा तो वह इतना आश्चर्यचकित हुआ। ये सुनकर लियू गोन भी देखने के लिए आगे झुका, लेकिन उसकी नजर तुरंत लेई वानली और अन्य लोगों पर पड़ी। लेई वानली भी यहाँ है? अगर ऐसा है तो मुझे नगर प्रमुख के महल में जाने की जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर उतारो, मैं अभी लेई वानली से मिलने चलता हूँ। हेलीकॉप्टर पायलट ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और बार बार जवाब दिया। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर उतरा और लियू गोन, शियाओलिनजी और ब्रोकेड ब्लेड हॉल के सदस्यों के रूप में कपड़े पहने कई मार्शल आर्टिस्ट बाहर निकले। पंचेंग लेई वानली अब काफी मशहूर हो गए हैं। आप सब मेरे साथ उनसे मिलने आइए। लियू गोन की कोमल स्त्री जैसी आवाज गूंजी और फिर वह लेई वानली की ओर बढ़ गया। ये देखकर शियाओलिनजी और बाकी लोग भी तुरंत उनके पीछे पीछे चल दिए। लेई वानली और बाकी लोग लोहे के टावर पर ये मिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वहां कोई और भी मौजूद था। लियू गोंग ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए लेई वानली के पास जाकर उसे सांत्वना दी। लॉर्ड ले, आप कैसे हैं? आवाज तो निकली, लेकिन लेई वानली बिना हिले डुले अपना सिर पीछे झुकाए पंचेंग आयरन टावर को खाली निगाहों से घूरता रहा। न केवल वह, बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों ने यही मुद्रा बनाए रखी और किसी ने भी लियू गोंग और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं दिया। लियू गोंग की मुस्कान पल भर में जम गई और वह कुछ शर्मिंदा सा दिखने लगा। ये देखकर उसके पीछे खड़ी शाओलिनजी अचानक चिल्ला उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेई वानली? तुम भगवान लियू को प्रणाम क्यों नहीं करते? अध्याय 233। अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम डर के मारे मर जाओगे। वह चीख बिजली की कड़क जैसी थी, जिसने तुरंत लेई वानली और बाकी लोगों को होश में ला दिया। लेई वानली ने अपना सिर घुमाया और उसकी नजर लियू गोंग पर पड़ी।
उसे देखते ही वह चौंक गया। लियू, भगवान लियू, लेई वानली की तनावग्रस्त आवाज गूंजी और उसने घबराए हुए अंदाज में जल्दी से लियू गोंग को प्रणाम किया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक असाधारण शख्सियत है जिसकी तुलना लेई वानली से नहीं की जा सकती। उनका नाम लियू मान है और वे शिगे के लियू जिन के दत्तक पुत्र हैं। आपको पता ही होगा कि लियू जिन पश्चिमी पवेलियन में एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं जिनके पास अपार शक्ति और प्रभाव है। उन्हें गठबंधन नेता के रूप में जाना जाता है। लियू जिन के दत्तक पुत्र होने के नाते लियू मान का पश्चिमी मंडप में एक महत्वपूर्ण स्थान था। भला उनका दर्जा इससे कम कैसे हो सकता था? लेई वानली हैरान तो था ही साथ असमंजस में भी था। पश्चिम मंडप का ये बड़ा अधिकारी अचानक उसके पैन सिटी में क्यों आ गया? ली चेंगमिंग और आसपास खड़े अन्य लोग और भी ज्यादा चौंक गए और चुपके से सतर्क हो गए। हाँ, लॉर्ड लेई, आप तो बहुत ही विनम्र हैं। कृपया उठिए, कृपया उठिए। लियू मान दिल खोलकर हंसा, फिर तुरंत उत्साह से भरे चेहरे के साथ लेई वानली को उठने में मदद की। ये देखकर लेई वानली और भी ज्यादा हैरान और शंकालु हो गई। उसका और लियू मान का कभी कोई रिश्ता नहीं था और उनकी सामाजिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। फिर लियू मान उसके प्रति इतनी उत्साहित क्यों थी? इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता। लेई वानली ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसके विचारों की घमाघमी चल रही थी, लियू मान बोलने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण उन्हें अचानक एक और विस्मयबोधक आवाज सुनाई दी। उन्होंने इतनी जल्दी खा लिया? कितना समय बीत गया, पूरी दूसरी मंजिल गायब हो गई। ये तो भयानक है। वह सचमुच एक दिव्य बालक है, हम मनुष्यों की समझ से परे। बातें करना बंद करो। वह फिर से निम्न वर्ग का फायदा उठाने के अपने पुराने तरीकों पर लौट आया है। मुझे डर है कि आधे घंटे के भीतर ही इवाकी टावर इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, ये बहुत दुख की बात है कि 100 साल पुराना इवाकी टावर इस तरह यूं ही नष्ट हो गया। लियू मान शोर से थोड़ा परेशान था, लेकिन जब उसने सुना कि क्या कहा जा रहा है, तो वह आश्चर्य से ऊपर देखने लगा। उसे देखते ही पश्चिमी मंडप के मुखिया लियू मान तुरंत दंग रह गए। उसकी आवाज सदमे से भरी हुई थी, उसके शब्द अविश्वास से लबालब थे। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या वह बच्चा इवाकी टावर को खा रहा है? लियू मान के पीछे खड़ी शियाओ लिंजी और जिन दाओ तान के विशेषज्ञ सभी भयभीत और पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। ये देखकर लेई वानली मन ही मन मुस्कुराई। मैंने सोचा था कि वेस्ट पवेलियन का बड़ा बॉस, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, शांत और संयमित होगा। किसने सोचा होगा कि ये मेंग बिल्कुल मेरे जैसा होगा, ओल्ड लेई। जैसे ही लेई वानली मन ही मन मुस्कुरा रहा था, तभी लियू मान की आवाज फिर से सुनाई दी। हे भगवान, ये बच्चा तो अविश्वसनीय है। यह एफिल टावर को इतनी जल्दी कैसे खा सकता है? मैंने अपने जीवन में ऐसा अनोखा व्यक्ति कभी नहीं देखा। शाओ लिंजी और बाकी सबने गहरी सहमति में सिर हिलाया। वे लियू मान की बातों से असहमत हो ही नहीं सकते थे। एफिल टावर को खाते हुए ये बच्चा कितना अजीब है। हे प्रभु लियू, मैं ये मेंग हूँ, पंचेन का महान सेनापति। लेई वानली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कुछ कहा, उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। यह अद्भुत बच्चा मेरे पंचेन का महान सेनापति है। अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम डर जाओगे क्या? ये सुनकर लियू मान और बाकी सभी लोग अवाक रह गए। पता चला कि एफिल टावर को खा रहा बच्चा वही प्यारा बच्चा है जो सैन्य परेड में भी दिखाई दिया था। अजीबोगरीब हथियार, विचित्र राक्षस, शिवानबु दिव्य पशु का प्रकट होना और अब लोहे के टावर खाने वाला बच्चा। हे भगवान, अचानक पैचेंग इतना अजीब क्यों हो गया है? जैसे जैसे लियू मान इसके बारे में सोचता गया, उसका डर बढ़ता गया और अचानक उसके दिल में निराशा की एक आहट उठी। अध्याय 234 अंधेरी झील के किनारे दादी रोंग। ये मेंग ने लोहे के टावर की सबसे निचली परत को तेजी से निगल लिया और उसकी साधना का स्तर प्रेरण के पहले स्तर से चौथे स्तर तक पहुंच गया। दुर्भाग्यवश लोहे की मीनार के शेष 4 स्तंभों से प्राप्त अनुभव ये मेंग के लिए चिशोधन के 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि ये मेंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उसका मुख्य लक्ष्य सिस्टम के मिशन को पूरा करना था। लोहे के टावर के चारों पैर खुशी खुशी पूरे करने के बाद ये मेंग ने अपने पेट पर हाथ फेरा और संतुष्टि भरी डकार ली। डिंग, मेजबान को पैचेंग आयरन टावर का भक्षण नामक साइड क्वेस्ट पूरा करने के लिए बधाई। इनाम, किसी अन्य आयाम से एक यादृच्छिक पात्र। सिस्टम की आवाज सुनकर ये मेंग खुद को सिर खुजलाने से रोक नहीं पाए। मुझे लगा था कि यह किसी तरह का रहस्यमय इनाम होगा, लेकिन पता चला कि यह तो बस किसी दूसरे आयाम से एक यादृच्छिक पात्र को बुलाना है। ये मेंग इनाम से पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं थी, लेकिन निराश भी नहीं थी। पहले इनाम का दावा कर लेते हैं और देखते हैं कि यह किस वैकल्पिक आयाम का पात्र है। पलक झपकते ही सिस्टम इन्वेंटरी में अचानक एक कार्ड जैसी वस्तु प्रकट हो गई। ये मेंग ने अपना ध्यान कार्ड पर केंद्रित किया और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने एक पंक्ति दिखाई दी। किरदार, रोंग मामा, एक अलग समय और स्थान में शियाओकिंग राजवंश की एक महल की नौकरानी, पूछताछ में माहिर, अजय, सुनहरी सुई तकनीक की स्वामी, मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र से नीचे का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट उसकी सुनहरी सुइयों का सामना नहीं कर सकता। ये देखकर ये मेंग सदमे से हौंफने लगी। अब तक उसने जितने भी मार्शल आर्टिस्टों का सामना किया है, उनमें सबसे शक्तिशाली ये जिन स्तर का है। ये जिन स्तर से ऊपर दुवानगु स्तर है और दुवानगु स्तर से ऊपर शी सुई स्तर है। हालांकि अस्थि निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ भी रोंग मामा की स्वर्ण सुई तकनीक का सामना नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब यह है कि अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र से नीचे रोंग मामा अजय है? ये सोचकर ये मेंग बेहद खुश हो गई। वाह, सिस्टम के रिवॉर्ड्स तो कमाल के हैं। पहले मैं थोड़ा नाखुश था, लेकिन क्या ये दादी रोंग, द प्रिंसेस हु सेंड्स पर्ल्स की कोई पात्र नहीं है? मार्शल आर्ट न जानने वाली ये बूढ़ी औरत इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? लगता है सिस्टम ने उसे भ्रष्ट कर दिया है। एक पल के विचार में ये मेंग ने अचानक दादी रोंग को बुलाया। ये मेंग की आवाज गूंज उठी जब उसने अपने सामने खड़ी बूढ़ी औरत को देखा, जिसका चेहरा द्वेष से भरा हुआ था और जो स्पष्ट रूप से एक अच्छी इंसान नहीं थी। क्या आप अंधेरी झील वाली बूढ़ी औरत रोंग है? ये सुनकर दादी रोंग ने सिर हिलाया और फिर ये मेंग को प्रणाम किया। ये नौकरानी रोंग मामा, युवा स्वामी मेंग का अभिवादन करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे साथ आओ। ये देखकर ये मेंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जैसे ही उसने ये कहा, ये मेंग पहले ही लेई वानली और अन्य लोगों की ओर बढ़ चुकी थी। ये देखकर दादी रोंग भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। लेई वानली और बाकी लोग ये मेंग और दादी रोंग को खाली निगाहों से देखते रहे, उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। विशेष रूप से लियू मान और उनके अधीनस्थ कर्मचारी तो हक्का बक्का रह गए। इससे पहले उस बच्चे द्वारा पूरे पेंचेंग लॉ टावर को खा जाने की घटना ने ही उनके विश्व दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया था। अब ये मेंग को बस हाथ हिलाते हुए और अचानक एक बूढ़ी औरत को प्रकट होते देख उनका भय चरम पर पहुंच गया।
ऐसा विचित्र बच्चा सचमुच अभूतपूर्व है। ये मिंग, मैं लियुमान लियुगोन हूँ। जल्दी आओ और अपना सम्मान व्यक्त करो। लेई वानली ने बात की और ये मिंग को इशारा करते हुए कहा कि वह आगे आकर अपना सम्मान व्यक्त करे। लियुमान एक बड़ा आदमी है और उसने अस्थि निर्माण के क्षेत्र में साधना की है। वह वास्तव में एक महाशक्तिशाली व्यक्ति है, इसलिए लेई वानली ने स्वाभाविक रूप से उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की। ये मिंग ने ओह कहकर जवाब दिया, लेकिन झुकी नहीं। इसके बजाय उसने उत्सुकता से लियुमान को ऊपर से नीचे तक देखा। लियुमान के मन में उसके सामने खड़ा बच्चा एक असाधारण व्यक्ति था। ये मिंग द्वारा उसे घूरने से उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पीछे खड़ी शियाओ लिंजी गुस्से से आग बबूला थी। अरे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड लियू के सामने इतनी बदतमीजी करने की। शियाओ लिंजी के दिल में लियुमान ही सब कुछ है और वह किसी को भी लियुमान का अपमान करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगा। गुस्से भरी चीख गूंजने के बाद जियाओ लिंजी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं और उसकी आभा विस्फोटित हो गई। अध्याय 235 दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हड्डी गढ़ने की कला का विशेषज्ञ। ये देखकर लेई वानली और बाकी लोग सदमे से हौंफने लगे, मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल गई हो। अस्थि निर्माण कौशल में निपुण मार्शल आर्टिस्ट टेंडन परिवर्तन कौशल में निपुण मार्शल आर्टिस्ट से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हालांकि ये मिंग शक्तिशाली है, लेकिन वह केवल टेंडन परिवर्तन कौशल में निपुण लोगों के विरुद्ध ही प्रभावी है। अब लियुमान के पीछे खड़ा हिजड़े जैसा दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में अस्थि निर्माण कौशल का विशेषज्ञ है। ये लेई वानली और बाकी सभी के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। सदमे में आकर वे सब आश्चर्य से चिल्ला उठे, हे प्रभु लियू, कृपया दया कीजिए। ये मिंग, सावधान रहो। युवक, जल्दी पीछे हट जाओ। वह अस्थि निर्माण के क्षेत्र का विशेषज्ञ है। लियुमान भी अचंभित रह गया। उसका ये मिंग को दोषी ठहराने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शियाओ लिंजी ने खुद ये मिंग पर हमला करने का जिम्मा उठा लिया था। छोटी लिंजी। लियुमान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और अपना मुंह खोला। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जियाओ लिंजी ने हाथ बढ़ाकर ये मिंग को पकड़ लिया। अगर तुमने यंग मास्टर मिंग को छूने की हिम्मत की तो दादी रोंग, मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। जैसे ही शियाओ लिंजी हिली, रोंग मामा ने ठंडी सी आवाज निकाली और अपनी कलाई को झटकते ही ठंडी रोशनी से चमकती हुई एक सुनहरी सुई उनके हाथ में प्रकट हो गई। सुनहरी रोशनी जगमगा उठी। शियाओ लिंजी का शरीर अचानक रुक गया और फिर अचानक सुअर जैसी चीख सुनाई दी। आह, बहुत दर्द हो रहा है। घटनाक्रम पलक झपकते ही घटित हो गया और यहाँ तक कि लियुमान, जो अस्थि निर्माण क्षेत्र में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी थे, को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। इसी क्षण शियाओ लिंजी की दर्द भरी चीख सुनाई दी और आखिरकार उन्हें होश आया। जब सबकी निगाहें शियाओ लिंजी पर पड़ी तो सभी को एक सिहरन सी महसूस हुई और सब एक साथ कई कदम पीछे हट गए। इस समय जियाओ लिंजी एक हेजहॉग की तरह दिख रहा था। उसका पूरा शरीर सुनहरी सुइयों से ढका हुआ था। ये छोटी छोटी सुनहरी सुइयां वास्तव में जियाओ लिंजी को, जो अस्थि निर्माण क्षेत्र का विशेषज्ञ था, असहनीय दर्द दे रही थी। रोंग मामा के चेहरे पर भयावह और क्रूर भाव थे और वह ठंडी हंसी हंस पड़ी। पुराने जमाने में कियू जिवेई और दयानजी नाम की वो दो बदनसीब लड़कियां मेरी रोंग मामा की सुनहरी सुइयों का सामना भी नहीं कर सकती थी, तो तुम्हारे जैसे निकम्मे, जिसके पास अंकुश भी नहीं है, का तो कोई बस यही हाल होगा। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। लियुमान, लेई वानली, ली चेंगमिंग और बाकी सभी कांप उठे। वह बुढ़िया बहुत ही दुष्ट है। हालांकि वे कियू जिवेई और दयानजी को नहीं जानते थे, लेकिन बूढ़ी औरत के लहजे से यह स्पष्ट था कि वे कोई साधारण लोग नहीं थे। आखिरकार बोन फोजिंग क्षेत्र की विशेषज्ञ जियाओ लिंजी भी इस बुढ़िया की नजर में एक बेकार बेजान इंसान थी। लेकिन ये मिंग मुस्कुराते हुए और उत्साह से ताली बजाते हुए देख रही थी। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, वास्तव में डार्क लेक की दादी रोंग कहलाने के योग्य एक महान हस्ती, जो कियू जिवेई और दयानजी का सामना कर सकती थी। ये सुनकर रोंग मामा के बुरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल उठी। ये सेवक युवा स्वामी मिंग को प्रशंसा के लिए धन्यवाद देता है। इस समय जियाओ लिंजी दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौट रहा था, चीख रहा था, लेकिन उसके शरीर पर लगी सोने की सुइयां बिल्कुल भी नहीं गिरी। दादी रोंग ने शियाओ लिंजी की ओर एक नजर डाली, फिर अपना सिर उठाया और ये मिंग से चापलूसी भरे लहजे में बात की। युवा स्वामी मिंग, मैं उसे 7 दिन और 7 रात लगातार विलाप करवाऊंगा। 7 दिनों के बाद उसका पूरा शरीर घावों से भर जाएगा और उसकी साधना का स्तर अस्थि निर्माण क्षेत्र से गिरकर नस परिवर्तन क्षेत्र में आ जाएगा। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? यदि युवा स्वामी मिंग संतुष्ट नहीं हुए, तो ये सेवक और भी क्रूर सुई तकनीक का उपयोग करके ये सुनिश्चित करेगा कि वह अपने शेष जीवन भर घोर पीड़ा में रहे। ये सुनकर सभी को ऐसा लगा मानो उनके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो और अनायास ही उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ये तो बहुत डरावना है। रोंग मामा नाम की यह बूढ़ी औरत बिल्कुल निर्दयी है। लियुमान को रोंगटे खड़े हो गए। मेरी शिगे को हमेशा शैतान समझा जाता रहा है, लेकिन मेरे सामने खड़ी इस बुढ़िया के सामने हम उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं है। अध्याय 236। क्या आप एक दिव्य पशु चाहते हैं? इस छोटे से जीव के पास वह है। हालांकि वह सदमे में थी और भयभीत भी थी, लेकिन लियुमान के पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवा ये मिंग, कृपया थोड़ी दया दिखाए और शियाओ लिंजी को छोड़ दीजिए। मैं वापस आकर उसे जरूर कड़ी सजा दूंगा। लियुमान जानता था कि ये मिंग ही वह व्यक्ति है जो वास्तव में निर्णय ले सकता है, इसलिए उसने दादी रोंग की बात अनसुनी कर दी और ये मिंग से दया की भीख मांगी। ये सुनकर लेई वानली और बाकी सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उन्हें चक्कर आने लगे, मानो वे किसी सपने में हो। लियुमान कौन है? वह पश्चिमी मंडप के नेता और गठबंधन के प्रमुख लियुजिन का दत्तक पुत्र है। वह अत्यंत शक्तिशाली और उच्च पदस्थ है। वह इतना विनम्र कब दिखा है, लेकिन अब वह ये मिंग से भीख मांग रहा है। लेई वानली और बाकी लोगों के लिए यह बात अविश्वसनीय क्यों नहीं होगी? ये मिंग ने नाक सिकुड़ी और फिर अपना छोटा हाथ हिलाया। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कितना प्यारा और दयालु बच्चा हूँ, दादी रोंग, उसे जाने दो। ये सुनकर दादी रोंग ने लियुमान की ओर तिरछी नजर डाली। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और उन्होंने एक भयावह लहजे में कहा, तुम भाग्यशाली हो। छोटे मालिक मिंग उदार हैं और तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराएंगे, वरना मैं, दादी रोंग, उस निकम्मे को ऐसे ही जाने नहीं देती। जैसे ही दादी रोंग ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने अपना हाथ हिलाया और शियाओ लिंजी के शरीर पर मौजूद सुनहरी सुइयां पल भर में गायब हो गई। रोना बंद हो गया और जियाओ लिंजी अचानक उछल पड़ी, रोंग मामा से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए मानो किसी सांप या बिच्छू से बच रही हो।
वह पहले से ही सदमे में था। वह बुढ़िया बहुत क्रूर थी। उसने न केवल उसे सोने की सुइयों से तब तक गोदा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया, बल्कि सुइयां निकालने के बाद उसकी साधना का स्तर एक पायदान नीचे गिर गया। वह अस्थि निर्माण क्षेत्र के दूसरे स्तर से सीधे पहले स्तर पर पहुंच गया। इतनी खौफनाक शख्सियत के सामने शियाओ लिंजी भला उसे उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसे तो ये मिंग से गहरा डर लगने लगा था। वापस आने पर मैं तुमसे निपट लूंगा। ये देखकर लियू मान ने शियाओ लिन को जमकर फटकार लगाई। फिर लियू मान ने दोबारा मुस्कुराते हुए लेई वानली के प्रति सम्मान का भाव दिखाते हुए अपने हाथों को जोड़ लिया। मेरी स्मृति को देखिए लॉर्ड लेई, मुझे आपको बधाई देनी ही होगी। ये सुनकर लेई वानली अचंभित रह गई। इस आनंद का स्रोत क्या है? लियू मान पश्चिमी मंडप में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका पेनचेंग में आगमन पहले से ही काफी अचानक और संदिग्ध था। अब उनके बधाई भरे शब्दों ने लेई वानली को और भी अधिक उलझन में डाल दिया। ये ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि पेनचेंग और गठबंधन ने सार्वजनिक रूप से संबंध नहीं तोड़े हैं, वास्तव में सभी जानते हैं कि गठबंधन अब लेई वानली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्यथा वाइल्ड वुल्फ गैंग पेनचेंग पर हमला क्यों करता? लेई वानली हमेशा से लियू मान के प्रति काफी सम्मानजनक व्यवहार करता था, क्योंकि वह पश्चिमी मंडप को फिर से उकसाना और अपने लिए एक और दुश्मन पैदा करना नहीं चाहता था। अन्यथा यदि पूर्वी टावर और पश्चिमी मंडप एक साथ मिल जाएं, तो पेनचेंग वास्तव में गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। लियू मान दिल खोलकर हंसी और चौड़ी मुस्कान के साथ बोली, हे भगवान, कृपया भ्रमित होने का नाटक करना बंद करें। आपके नगरपान को शुभ संकेतों का आशीर्वाद मिला है और शिवानुगु दिव्य पशु अचानक प्रकट हो गया है। क्या यह एक खुशी का अवसर नहीं है? ये सुनकर लेई वानली और बाकी लोग तुरंत समझ गए। पता चला कि लियू मान शिवानुगु दिव्य पशु के लिए आया था, इसीलिए उसका चेहरा ऐसा था। जाहिर है लियू मान की नजर शिवानुगु दिव्य पशु पर थी। लियू मान का इरादा जानकर लेई वानली अचानक थोड़ी परेशान हो गई। वह लियू मान और जिगे को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह दिव्य पशु को बलिदान करने को तैयार था। आखिरकार शिवानुगु दिव्य पशु पेनचेंग के लोगों के लिए पूजा का एक पात्र बन गया था। यदि वह शिवानुगु दिव्य पशु का बलिदान करता है, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि पेनचेंग दिव्य पशु धारण करने के योग्य नहीं है? ऐसे में पेनचेंग के लोग धीरे धीरे उसका समर्थन खो देंगे। जब लेई वानली अपने फैसले को लेकर दुविधा में था, तभी ये मिंग ने अचानक अपनी आंखें घुमाई और फिर बचकाने लहजे में बोली, अरे बुरे आदमी, क्या तुम्हें कोई पौराणिक जीव चाहिए? मेरे पास है। अध्याय 237 नीला ड्रैगन। दिव्य जानवर मुझ पर ड्रैगन की लार थूकता है। आपके पास? लियू मान की निगाहें अनजाने में ये मिंग पर पड़ी और उसके होठों पर उदासीनता की एक झलक दिखाई दी। पौराणिक जीव इतने अनमोल होते हैं, भला तुम्हारे जैसे छोटे से शरारती बच्चे के पास उनमें से कोई कैसे हो सकता है? ये बच्चा शायद थोड़ा जादुई हो सकता है, लेकिन लियू मान कभी विश्वास नहीं करेगी कि उसके पास एक पौराणिक जानवर है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे हैं। क्या आपको नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, लाल पक्षी या किलिन चाहिए? ये मिंग ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा। हंसना। लियू मान लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। ये लड़का वाकई शेखी बघारना बखूबी जानता था। अपना सिर हिलाते हुए लियू मान ने अपनी नजरें वापस लेई वानली की ओर घुमा ली। लॉर्ड लेई, मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे ग्रैंड एल्डर शिवानुगु डिवाइन बीस्ट की बहुत प्रशंसा करते हैं। उन्होंने स्वयं कहा था कि पैन सिटी के लेई वानली एक वफादार और नेक इंसान है जिन्हें खलनायकों ने फंसाया था, इसीलिए उन्हें एलायंस के खिलाफ लड़ना पड़ा। ये बहुत दुख की बात है। लियू मान ने यही रुककर लेई वानली को ठंडी निगाहों से घूरना शुरू कर दिया। ये सुनकर लेई वानली का दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि लियू मान ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन उनके शब्दों का अर्थ पहले से ही स्पष्ट था। पश्चिमी मंडप के प्रधान सचिव लियू जिन को लेई वानली के शिवानुगु दिव्य पशु से लगाव हो गया है। यदि लेई वानली विवेकपूर्ण होकर शिवानुगु दिव्य पशु को उन्हें सौंप देते हैं, तो उन्हें अभी भी एक वफादार और धर्मी व्यक्ति माना जाएगा और लियू जिन अपना नाम साफ करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे यह नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो मुझे खेद है। एक पल के लिए लेई वानली बेहद दुविधा में पड़ गया। वह सहज रूप से इनकार करना चाहता था, लेकिन तर्क ने उसे बताया कि इनकार के परिणाम पेनचेंग का सर्वनाश कर देंगे। अरे बुरे आदमी, मेरी अनदेखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उफ, इस बार तुमसे मोटी रकम वसूल किए बिना मुझे चैन नहीं आएगा। ये देखकर कि लियू मान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और इसके बजाय चुपके से लेई वानली को धमकी दी, ये मीन गुस्से से आग बबूला हो गई। बिना कुछ और कहे उसने अपनी कलाई घुमाई और अचानक हवा में से एक नीला अजगर प्रकट हो गया। अपना सिर ऊंचा रखो। बिजली की तरह गूंजती हुई अजगर की तेज दहाड़ सबके कानों में गूंज उठी। सभी लोग चौंक गए और स्वाभाविक रूप से देखने के लिए मुड़ गए। इसे देखते ही वे तुरंत भयभीत हो गए। उनके सिर में झंझनाहट होने लगी और उनके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। अचानक एक भव्य और विस्मयकारी नीले रंग का अजगर अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और अपने पंजे लहराते हुए उनकी ओर दहाड़ता हुआ बढ़ा। उस विशालकाय अजगर का सिर भव्यता और पवित्रता की आभा से परिपूर्ण था। उसका शरीर कई मीटर लंबा था, जो नीले शल्कों से ढका हुआ था और हल्की पन्ना जैसी चमक बिखेर रहा था। जैसे ही वे नाचने लगे, हवा और बादल उमड़ पड़े, जिससे एक शानदार दृश्य उत्पन्न हो गया। हे भगवान, ये तो एक अजगर है और वह भी पौराणिक नीला अजगर। यह अविश्वसनीय है। मैंने अभी अभी जनरल ये मिंग को अपनी कलाई हिलाते देखा और नीला ड्रैगन प्रकट हो गया। एक दिव्य बालक। जनरल ये मिंग निश्चित रूप से एक दिव्य बालक है। जो कोई भी इस पर दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत करेगा, मैं सबसे पहले जाकर उसकी पिटाई करूंगा। बिल्कुल सही, वरना यह समझाना नामुमकिन है कि यह नीला ड्रैगन कहां से आया। केवल एक दिव्य बालक ही नीले ड्रैगन नामक दिव्य प्राणी को बुला सकता है। आसपास मौजूद भीड़ उत्साह से भरी हुई थी, उनके शरीर भावनाओं से कांप रहे थे। यह नीला ड्रैगन है, एक पौराणिक प्राचीन जीव। हालांकि शिवानुगु दिव्य प्राणी एजियो ड्रैगन से कम शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ब्लू स्टार के लोगों में ड्रैगन की पूजा की गहरी आस्था है। इसलिए उनकी नजर में एजियो ड्रैगन निस्संदेह एक उच्च स्तर का प्राणी है। लियू मान नीले ड्रैगन को अपनी ओर दहाड़ते हुए खाली निगाहों से देखता रहा। उसने ये भी महसूस किया कि उसका चेहरा गीला था, मानो हल्की फुहार उसके चेहरे पर पड़ रही हो। लियू मान पल भर में सिहर उठी और उत्तेजित हो गई। ड्रैगन की लार, ये ड्रैगन की लार है। हा, नीला ड्रैगन दिव्य जानवर मुझ पर ड्रैगन की लार थूक रहा है। जब वह बोल रहा था, तभी लियू मान ने हाथ बढ़ाकर अपना चेहरा पोंछा। तुरंत ही एक पालतू कुत्ते की तरह उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और नीले ड्रैगन की हथेली से लार चाटकर साफ कर दी। सचमुच इसे अजगर की लार कहना उचित है।
मैंने बस थोड़ी सी मात्रा का सेवन किया है, फिर भी मुझे पहले से ही एक हल्का सा एहसास हो रहा है। अध्याय 238। क्या यह अभी भी वही लॉर्ड लियू है जिन्हें मैं जानता हूँ? ये देखकर सब लोग दंग रह गए। ठीक है, भले ही यह एम्बरग्रीस है, लियूमैन पश्चिमी मंडप के एक प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में क्या आपको ये घृणित नहीं लगता? ये मिंग और भी ज्यादा आश्चर्यचकित थी। दूसरों को शायद पता न हो और वे इसे असली नीला ड्रैगन समझ लें, लेकिन ये मिंग को ये बात अच्छी तरह से पता थी। ये स्पष्ट रूप से एक असफल संश्लेषण है, एक विशालकाय जलसर्प दानव जानवर जो केवल नीले अजगर की तरह दिखता है, लेकिन उसमें अजगर का कोई सार नहीं है, और फिर भी ये किसी तरह थोड़ी सी लार का सेवन करने के बाद अस्तित्व में आने में कामयाब रहा। क्या ये बूढ़ा आदमी बंदरों द्वारा भेजा गया कोई मस्खरा है? ये मिंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए मन ही मन सोचा। एक पल के विचार में ये मिंग ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और नीले ड्रैगन को थपथपाया। अगले ही पल नीला ड्रैगन सफेद रोशनी की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। पेंचेन के आसपास रहने वाले लोग एक बार फिर आश्चर्य से हौंफने लगे। अब वे ये मिंगजियांटोग के बारे में फैली अफवाहों पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे हैं। जिन लोगों को पहले संदेह था, अब उनका भी संदेह दूर हो गया, उनकी आंखें प्रशंसा से भर गईं। हे भगवान, परी की बच्ची सचमुच हमारे पंचेंग में बस गई है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारा पंचेंग एक धन्य भूमि है और भविष्य में बहुत ऊंचाइयों को छुएगी? पेंचेंग के सभी लोग रोमांचित और बेहद उत्साहित थे। लियूमान और उसके अधीनस्थ एक बार फिर चौंक गए। एजियो ड्रैगन नामक पौराणिक जीव अचानक गायब हो गया। लियूमान और अन्य लोगों को गहरे दुख और निराशा का अनुभव हुआ। रुको, अभी क्या हुआ? उस बच्चे ने हाथ हिलाया और नीला ड्रैगन दिव्य प्राणी प्रकट हो गया। उसने उस दिव्य प्राणी को थपथपाया और वह फिर गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इस दिव्य जानवर को बुलाया हो? फिर लियूमान को बच्चे की कही हुई बात याद आ गई। इस बच्चे में कई पौराणिक जीव जंतुओं के चित्र हैं। पल भर में लियूमान सिहर उठी और फिर उसने ये मिंग को बेहद चापलूसी भरी निगाहों से देखा। छोटी परी, क्या तुमने इस नीले ड्रैगन जैसे दिव्य जीव को बुलाया है? अब लियूमान ये मिंग को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये लड़का तो दिव्य प्राणियों को भी बुला सकता था, इसलिए वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। क्या तुमने सुना नहीं कि पेंचेन के लोग उसे क्या कहते थे? परी बालक। उस परी जैसे लड़के का सामना करते हुए लियूमान ने पश्चिमी मंडप के किसी भी प्रकार का घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं की। अरे, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मेरे पास किस तरह का पौराणिक जीव नहीं है। बुरे आदमी, तुम मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करोगे। ये सुनकर लियूमान का दिल तुरंत उत्साह से भर गया। अगर वह एजियो ड्रैगन डिवाइन बीस्ट को हासिल कर लेता तो गठबंधन में लौटने के बाद उसके दत्तक पिता लियू जिन का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ जाता। ऐसे में लियूमान को भला क्या फायदा नहीं होता? मुझे नीले ड्रैगन दिव्य जानवर को प्राप्त करना ही होगा। केवल इसी तरह मैं अपने दत्तक पिता के अधीन सबसे योग्य और भरोसेमंद दत्तक पुत्र बन सकता हूँ। मेरे दत्तक पिता के देहांत के बाद शायद ग्रैंड सेक्रेटरी का पद मुझे लियूमान को प्राप्त होगा। हा, लियूमान गठबंधन के नेता, क्या शानदार उपाधि है। मुझे ये पसंद है। लियूमान का मन बेतहाशा विचारों से भरा हुआ था और भविष्य में मिलने वाली प्रसिद्धि की संभावना को लेकर वह अपनी उत्तेजना को अब और नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। परी बालक, यह मेरी गलती थी शियाओमांजी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। कृपया मुझे क्षमा कर दो। लियूमान चापलूसी भरे चेहरे के साथ ये मिंग के पास दौड़ी और झुककर विनम्रतापूर्वक मुस्कुराई। ये देखकर सब लोग अवाक रह गए और सभी ने खाली निगाहों से लियूमान को घूरना शुरू कर दिया। लियूमान की सबसे विश्वसनीय विश्वासपात्र शियाओ लिंजी अवाक और हक्का बक्का रह गई। क्या ये वही गरिमापूर्ण और गंभीर लॉर्ड लियू हैं जिन्हें मैं याद करता हूँ? शियाओ लिंजी तुरंत ही अचंभित हो गई। ये मिंग ने घमंडी नजर से लियूमान की ओर देखा और नाक सिकुड़ी। अपनी कलाई को एक और झटके से घुमाते ही आकाश में एक स्पष्ट फीनिक्स की चीख गूंज उठी। अध्याय 239। मैं अमीर हूँ। एक फीनिक्स की चीख आसमान को चीरती हुई मीलों तक गूंज उठी। अचानक एक विशालकाय पक्षी, जिसका पूरा शरीर मानो भयंकर लपटों से घिरा हुआ था, सबके सामने प्रकट हुआ। ये सुजाकू है, लाल पक्षी दिव्य दानव। हे भगवान, लाल पक्षी दिव्य दानव फिर से प्रकट हो गया है। हे भगवान, 4 दिव्य प्राणियों में से 3 तो प्रकट हो ही चुके हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आंखों से दिव्य प्राणियों को देख पाऊंगा। जनरल ये मिंग, नहीं, अमर बालक, ये मिंग शक्तिशाली है। पेंचेन के चारों ओर मौजूद लोगों ने अपनी बाहें उठाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी भावनाएं उफान पर थीं। वर्मिलियन बर्ड की आवाज के साथ मिलकर ये और भी प्रभावशाली लग रहा था। शियाओ लिंजी और जिन दावतान के अन्य सभी योद्धा सदमे से हौंफने लगे। मुझे पहले से ही यह आश्चर्यजनक लग रहा था कि यह बच्चा एजियो ड्रैगन को बुला सकता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह वर्मिलियन बर्ड को भी बुला लेगा। हालांकि लेई वानली और अन्य लोग ये मिंग की असाधारण क्षमताओं के बारे में जानते थे, फिर भी वे इस क्षण स्तब्ध रह गए। आपको यह समझना होगा कि यह एक पौराणिक जीव है, ये कहीं से भी अचानक प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन ये मिंग ने बार बार उनके विश्व दृष्टिकोण को उलट दिया। यहाँ तक कि लेई वानली और अन्य लोगों के मन में भी अब इस बात को लेकर गहरा संदेह है कि क्या ये मिंग वास्तव में पृथ्वी पर अवतरित एक दिव्य प्राणी है। आपको ये पता होना चाहिए कि लेई वानली और अन्य लोगों ने ये मिंग को दिव्य बालक की उपाधि केवल इसलिए दी थी ताकि पंचेन के लोग ये मिंग को राक्षसी जानवर समझने की गलती न करें। लेकिन अब लेई वानली और अन्य लोग भी आश्वस्त हैं कि ये मिंग वास्तव में एक दिव्य संतान हो सकती है। जहां तक लियूमान की बात है, वह तो पहले से ही उत्साह से काम रहा था। मैं अमीर हूँ। मुझे इस छोटी परी की अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। जब समय आएगा मैं बस एक दिव्य जानवर प्राप्त कर लूंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए लियूमान ये मिंग के प्रति और भी अधिक चापलूसी करने लगी। एक बार चखने पर आप परी बच्चे बन जाएंगे, दूसरी बार चखने पर आपको चेतावनी मिलेगी। दूसरों की सेवा करने की बात आती है तो लियूमान का दावा है कि वह वहां मौजूद सभी लोगों में किसी से कम नहीं है। यहाँ तक कि महल की नौकरानी की पृष्ठभूमि से आने वाली रोंग मामा भी उसके जितनी अच्छी नहीं है। छोटी परी, सावधान रहना, शियाओमानजी तुम्हारी मदद के लिए यहाँ है। ये मिंग को आते देख लियूमान तुरंत आगे दौड़ी और उसे उठाने में मदद करने के लिए झुक गई। वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए, मन ही मन सोच रहे थे कि पूर्वी और पश्चिमी मंडपों के लोग वास्तव में दूसरों की सेवा करने में माहिर थे और कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। ठीक है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? अगर तुम्हें कोई पौराणिक जीव चाहिए तो बदले में कुछ लाओ। ये मिंग ने हाथ हिलाया, सिंदूरी पक्षी को वापस लिया और लियूमान से कहा,
ये सुनकर लियू मान मन ही मन बहुत खुश हुई। लियू मैन के लिए बिना कोई कीमत चुकाए एक दिव्य जानवर को प्राप्त करना सबसे अच्छा परिणाम होगा। लेकिन उसके सामने मौजूद दिव्य बालक को नाराज करना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने कुछ वस्तुओं के बदले एक दिव्य पशु प्राप्त करने से ही संतोष कर लिया। छोटी परी, तुम्हें क्या चाहिए? लियू मान ने सावधानी से पूछा, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि वह छोटा परी लड़का बहुत अधिक रकम न मांग ले, अन्यथा वह सचमुच मुसीबत में पड़ जाएगा। ये मेंढक ने थोड़ी देर सोचा और फिर बदले में पूछा, आप क्या पेशकश कर सकते हैं? ये सुनकर लियू मान अवाक रह गया। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वह ये मेंढक को बदले में क्या दे सकता है। एक दिव्य प्राणी का महत्व अतुलनीय है। भले ही वह पश्चिमी मंडप का सदस्य हो, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका निर्णय लेना उसके बस में नहीं है। लियू मान के चेहरे के भाव देखकर ये मेंढक समझ गया कि वह पूरी तरह से अवाक रह गया था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। कैसा रहेगा अगर तुम मुझे एनचैन दे दो और अंकल फैटी और अंकल ली के अपराधों को माफ कर दो और मैं तुम्हें नीला ड्रैगन दे दूंगा। आवाज सुनकर लेई वानली, ली चेंगमिंग, सोन चांग, शेन होंगे और वे जियानेग्रोन तुरंत इतने भावुक हो गए कि शब्दों से परे कहा जा सकता है। अध्याय 240 गठबंधन की स्थापना, नेता लियू जिन। ये सुनकर लियू मान की पहली प्रतिक्रिया यह नहीं थी कि यह बेतुका है, बल्कि यह थी कि उसे सोने की खान मिल गई है, बहुत बड़ी सोने की खान। अनचेंग तो बस एक छोटा सा शहर है। मैं लेई वानली और बाकी सबको आसानी से माफी दे सकता हूँ। बस मेरे धर्मपिता से पुष्टि करवानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नन्हा सा परी बच्चा इतनी छोटी सी विनती कर रहा है, कहीं वो मुझे परखने की कोशिश तो नहीं कर रहा। आरंभिक उत्साह के बाद लियू मान शांत हो गई और धीरे धीरे अधिक चिंतित होने लगी। परी बालक, क्या तुम बस यही चाहते हो? लियू मान ने सावधानी से पूछा। ठीक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए बेहतर होगा कि आप फैसला कर लें। ये मेंढक ने इसे ऐसे कहा मानो ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। उसके लिए एक टूटा हुआ जल सर्प न केवल उसे एनचैन ले आया, जो उसके लिए विशेष महत्व का स्थान था, बल्कि लेई वानली और अन्य लोगों को क्षमा भी दिला दी। उसने बहुत बड़ा लाभ कमाया। जब लियू मान ने ये मेंढक को फिर से यह पुष्टि करते हुए देखा कि उसे केवल एनचैन को सुरक्षित करना है और एजियो ड्रैगन के बदले में लेई वानली और अन्य लोगों के अपराधों को क्षमा करना है, तो वह तुरंत अत्यधिक प्रसन्न हो गया। अमर बालक, मैं एनचैन के बारे में निर्णय ले सकता हूँ, लेकिन नगर स्वामी लेई और अन्य लोगों के अपराधों के बारे में निर्णय नहीं ले सकता। मुझे मुख्य सचिव से परामर्श करना होगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। यह सुनकर ये मेंढक ने अपना छोटा हाथ हिलाया। इसे ज्यादा देर तक मत खींचो, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। लियू मान ने सहमति में बार बार सिर हिलाया, फिर शियाओ लिंजी को आंख मारी और दोनों जल्दी से हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। जिन दाओ हॉल के योद्धाओं ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया और सतर्कतापूर्वक उसकी सुरक्षा की। मंत्रिमंडल मंत्री और महासचिव के बीच हुई बातचीत लीक नहीं होनी चाहिए, इसलिए जिन दाओ हॉल के योद्धा जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हेलीकॉप्टर में प्रवेश करते ही लियू मान ने तुरंत शियाओ लिंजी को निर्देश दिए। छोटी लिन, जल्दी से मेरे लिए ग्रैंड सेक्रेटरी से संपर्क करो। जी हाँ लॉर्ड लियू, जियाओ लिंजी ने जवाब दिया और तुरंत ग्रैंड सेक्रेटरी लियू जिन से संपर्क करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षण बाद हेलीकॉप्टर के अंदर लगी एलसीडी स्क्रीन पर पश्चिमी पवेलियन के ग्रैंड सेक्रेटरी लियू जिन का चेहरा दिखाई दिया। मैनर, तुमने इतनी जल्दी अपने पिता से संपर्क क्यों किया? लियू जिन की आवाज लियू मान और शियाओ लिंजी की तरह ही बेहद कोमल और स्त्रीत्वपूर्ण निकली। आपका बेटा लियू मान अपने धर्मपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लियू मान ने तुरंत घुटने टेक दिए, मानो वह अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता हो। स्क्रीन पर लियू जिन ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, मैं अभी व्यस्त हूँ, आपको जो चाहिए बस बता दीजिए। ये सुनकर लियू मान ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत बोलना शुरू कर दिया। धर्मपिता, ये बहुत खुशी की बात है। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, लियू जिन को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने जल्दबाजी में पूछा, लेकिन क्या लेई वानली शुवानबु दिव्य पशु की बलि देने को तैयार है? नहीं गॉडफादर, कृपया मेरी बात सुनिए। लियू मान ने सिर हिलाया और जल्दी से कहा, यह नीला ड्रैगन दिव्य जानवर है। मैं पेंचेंग में एक दिव्य बालक से मिला और वह नीला ड्रैगन दिव्य जानवर अर्पित करने को तैयार है। यह सुनकर लियू जिन बेहद प्रसन्न हुआ। ब्लू स्टार जनजाति के लोगों के दिलों में एजियो ड्रैगन डिवाइन बीस्ट ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन बीस्ट से भी कहीं अधिक प्रतिष्ठित था। लियू मान ने एजियो ड्रैगन डिवाइन बीस्ट को कैसे प्राप्त कर लिया? खुशी के एक पल के बाद लियू जिन को अचानक एक संभावना का ख्याल आया और उसका चेहरा उतर गया। नीला अजगर एक प्राचीन दिव्य प्राणी है। इस दुनिया में नीला अजगर कहाँ मौजूद होगा? क्या तुम अपने पिता से झूठ बोलने और उन्हें धोखा देने की हिम्मत करते हो? लियू मान चौंक गई और उसने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया। हे भगवान, मैंने आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे की? यह नीला ड्रैगन दिव्य प्राणी सचमुच एक असली दिव्य प्राणी है। मैंने गलती से इसकी थोड़ी सी लार खा ली और लगभग अगले स्तर पर पहुंच ही गया। यह सुनकर लियू जिन दंग रह गई। इस दुनिया में सचमुच एक नीला ड्रैगन नामक दिव्य प्राणी मौजूद है। अगर, जैसा कि लियू मान ने कहा, उसने सचमुच नीला ड्रैगन नामक दिव्य प्राणी प्राप्त कर लिया है, तो क्या लियू जिन की प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि नहीं होगी और वह और भी आगे नहीं बढ़ेगा?